तेवाकाना की सबसे क्रूर और खूंखार भाड़े की सेना के कमांडर ने राजकुमारी सायंस को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने विवाह का प्रस्ताव रखा था, एक ऐसा समझौता विवाह जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता था। लेकिन उस पत्र का 2 हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। राजकुमारी सायंस यानी लायना आरसाक बार बार उस विवाह प्रस्ताव को पढ़ती रहती थी। उसके सलाहकार उसकी अनिर्णय की स्थिति को लेकर चिंतित थे। वे कहते थे कि ये कमांडर एक असली जंगली है और उसके लोग तो सम्मान का अर्थ भी नहीं जानते। उसके सबसे करीबी सहयोगी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो ऐसा प्रस्ताव देने की जरूरत करे, ये जानते हुए भी कि राजकुमारी का पहले से एक मंगेतर है। नायिका ने दरबार के अधिकारियों से पूछा कि अगर वो इस प्रस्ताव को ठुकरा दे तो क्या किया जाए। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे सब जानते हैं कि उनका राज्य आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में असमर्थ है। कमांडर का दावा था कि आरसाक अब भी लड़ने की ताकत रखता है और वो खुद अपनी रानी के लिए मरने को तैयार है। उसने सर वेरेस से कहा कि टेवाकाना की सेना इस प्रस्ताव को लेकर 1 महीने से किले की घेराबंदी किए बैठी है और सारी आपूर्ति के रास्ते काट दिए गए हैं। उसने दुख भरे स्वर में अधिकारियों को याद दिलाया कि 2 हफ्तों के बाद आरसाक में खाने और पानी का भंडार लगभग खत्म हो गया है। नायिका जानती थी कि उसके लोग थक चुके हैं और उसके सैनिकों ने जीतने की उम्मीद छोड़ दी है। जो आक्रमणकारी किले की घेराबंदी कर रहे थे वे इस दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी भाड़े के सैनिक थे। कोई भी उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा करना बेकार था। ये तो जैसे मौत को गले लगाने जैसा था। यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य लेजिस भी मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर चुका था और अपमानजनक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। टेवाकाना के लिए उस छोटे और आधे खंडहर बन चुके राज्य की घेराबंदी करना किसी कमजोर खरगोश का शिकार करने जैसा था। उनके लिए ये बस एक खेल था। लायना समझ गई थी कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। किले के लोग भूखमरी से मरने से पहले बहुत कम समय बचा था। नायिका ने घोषणा की कि वो टेवाकाना के कमांडर का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। उसके सलाहकार ये सुनकर दंग रह गए और गुस्से से भर उठे। वे कहने लगे कि वो बहुत लापरवाही कर रही है और उसे ये भी नहीं पता कि वो किस तरह के राक्षस से सामना करने जा रही है। लड़की ने कहा कि उसने उसके बारे में काफी अफवाहें सुनी हैं, जिनमें से कुछ तो सच में डरावनी है। कहा जाता है कि वो औरतों की बजाय मर्दों को पसंद करता है। राजकुमारी की एक सहायक ने समझाया कि जो औरतें उसके साथ रात बिताती थीं, वे जिंदा नहीं बचती थीं। उसकी क्रूरता के आगे वे टेक नहीं पाती थीं। सर वेरोस चिल्ला उठा कि राजकुमारी आखिर इस तरह के आदमी से शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है, जब उसके साथियों की लाशें बिस्तर पर ही मिलती हैं। लाइना ने कहा कि उसे पता है ये लोग राक्षस हैं, लेकिन कोई भी आदमी जो ऐसे इरादे रखता हो वो शादी का प्रस्ताव नहीं देता। नायिका को लगा कि वो डाकू कमांडर उसे मारने का इरादा नहीं रखता। उस आदमी ने फिर भी उसे दोबारा सोचने की सलाह दी। उसे लॉर्ड फेल्टर ही याद दिलाई, जो शार्क किंगडम से मदद लेने गया था। वही उसका सच्चा प्यार था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा मानती थी और अपनी आंखों के तारे की तरह उसकी रक्षा करती थी। लड़की ने याद दिलाया कि उसने 10 दिनों में लौट आने का वादा किया था, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा वक्त बीत चुका था। तब से फेल्टर परिवार बस खामोश बैठा तमाशा देख रहा था। सर वेरेस ने बताया कि वे नाका के सबसे ताकतवर परिवार हैं और उनसे रिश्ते तोड़ना आसान नहीं है। राजकुमारी लायना ने कहा कि अब वो इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब और इंतजार नहीं हो सकता। उसने घोषणा की कि आरसाक की उत्तराधिकारी होने के नाते उसे अपने लोगों और अपने राज्य को बचाने के लिए कीमत चुकानी ही होगी। 1 घंटे बाद किले की दीवारों के पास एक बातचीत के लिए तंबू लगाया गया, लेकिन भाड़े के सेनापति की कुर्सी अब तक खाली थी। सर वेरेस गुस्से में था कि इतनी अहम मुलाकात के लिए कोई देर कैसे कर सकता है। उसने कहा, लगता है इन लोगों को शिष्टाचार का कोई अंदाजा नहीं। राजकुमारी ने कहा, अच्छा ही है, इससे उसे मानसिक रूप से तैयारी करने और सब सोचने का समय मिल गया। लॉर्ड टेवाकान, जो पूरे महाद्वीप की सबसे ताकतवर सेना का कमांडर था, कहा जाता है वो एक युद्ध देवता और एक नश्वर औरत के संबंध से जन्मा था, जिसे उसने अपनी शक्ति से मोहित किया था। किंवदंती थी कि मृत्यु देवता ने उस नवजात पर शाप दिया था, जिससे धरती ने उसके शरीर को ठुकरा दिया और उसे अनंत युद्धों में जीने और कभी न मरने की सजा मिली। लायना ने सोचा कि इतने निर्दयी व्यक्ति के सामने उसे किसी भी हालत में अपना डर जाहिर नहीं करना चाहिए।
तभी सर वर्ज ने कहा कि उसने घोड़ों के हिनहिनाने, लोगों के चिल्लाने और तलवारों की टकराहट की आवाजें सुनी हैं। उसे लगा ये युद्ध की आवाजें हैं और शायद लॉर्ड फेल्टर लौट आया है और टिवाकान की सेना से लड़ रहा है। लड़की को राहत मिली कि शायद उसका राज्य बच गया है और उसे वो भयावह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। सलाहकार ने भी राहत की सांस ली, लेकिन कहा कि उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह जाना चाहिए। कुछ दूरी बनाकर स्थिति को शांति से समझना जरूरी है, क्योंकि भाड़े के सैनिक फिलहाल व्यस्त हैं। राजकुमारी और सर वेरेस निकलने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी तंबू में घुसा और तेज रोशनी फैल गई। उसने देरी के लिए माफी मांगी। राजकुमारी उसकी ऊंचाई, चौड़े कंधे और मजबूत शरीर को देखकर दंग रह गई। लायना ने सोचा, ये खुरदुरा और खून से लथपथ आदमी सच में युद्ध देवता का नाजायज पुत्र ही होगा। लड़की खुद से सोच बैठी कि उसकी कठोर और गंभीर छवि के बावजूद वो बेहद आकर्षक है। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे, लेकिन अब सब सुलझ गया है। फिर उसने राजकुमारी को बैठने का निमंत्रण दिया। लायना ने खुद को संयत रहने की ताकीद दी कि सिर्फ इसलिए कि वो बाहर से जंगली नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। राजकुमारी ने कहा उसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसने उसे इंतजार क्यों करवाया। उसने कहा कि रास्ते में दुश्मनों के हमले के कारण देर हुई। नायिका ने सोचा कि शायद सच में मददगार सेनाएं पहुंच गई हैं। वो मन ही मन खुश हुई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने कहा कि चाहो तो मीटिंग बाद में रख सकते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास और भी जरूरी काम होंगे। लेकिन उसने कहा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सब काम पहले ही निपट चुके हैं। फिर उसने अपने सहायक को कुछ लाने के लिए कहा। जब सहायक ने मेज पर एक खून से सनी तलवार रखी तो उसकी नजर पड़ते ही लायना समझ गई कि ये लॉर्ड फेल्टर की तलवार है। उसे एहसास हुआ कि उसका प्रेमी बचाने आया था, लेकिन मारा गया। लॉर्ड ने कहा कि ये सबूत है कि उसने अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं और अब सीधा मुद्दे पर आना चाहता है। उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारा जवाब क्या है। नायिका का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। वो उसे शिष्टाचार की याद दिलाना चाहती थी कि किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने तलवार लेकर आना ठीक नहीं माना जाता। उस आदमी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तलवार को इतनी ताकत से जमीन में दे मारा कि वो आधी धंस गई। उसने कहा कि उसका मकसद राजकुमारी का अपमान करना नहीं था, बस ये दिखाना था कि वो आदमी जिसकी वजह से वो ना कह सकती थी, अब रास्ते से हट चुका है। तब लायना को समझ आया कि उसने उसे कम आंका था। वो सिर्फ शादी नहीं करना चाहता, वो सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसका इरादा पूरे नौक राज्य को निगल जाने का है। वो एक शिकारी जानवर की तरह था जो शिकार को निगलने से पहले उसके साथ खेलता है। लायना जानती थी कि उसे किसी तरह इस सगाई को खत्म करना है और युद्ध छेड़ने से बचना है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ये आदमी उसके झूठ पर विश्वास कर ले। उसने कहा कि उसने पहले ही अपने प्रेमी के साथ रात गुजारी थी। फिर उसने आखिरी वार किया और कहा कि वो लॉर्ड फेल्टर के बच्चे की मां बनने वाली है। सर वेरा उसके शब्दों से सन्न रह गया, लेकिन लायना मुस्कुराई और बोली, अब भी इस शादी पर अड़े रहना चाहते हैं मेरे स्वामी। लायना ने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ पत्नी नहीं चाहिए, बल्कि शादी के जरिए नौक पर नियंत्रण चाहिए। उसने चेतावनी दी कि चाहे इस शादी का जो भी परिणाम हो, मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा नौक का अगला शासक होगा और अगला शासक टिवाकान के खून का नहीं होगा। ये कीमत आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है मेरे स्वामी। वो राजकुमारी की ओर मुड़ा और बोला कि अगर तुम इस बच्चे के सिंहासन के अधिकार को मान लो तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। ये सुनकर वो चौंक गई। उसने कहा कि जो होना है वो होगा, लेकिन अब से वे सिर्फ उसके रहेंगे। बातचीत के बाद लॉर्ड टिवाकान ने उसे साथ चलने का प्रस्ताव दिया और अपने घोड़े पर चढ़ने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लायना ने कहा कि वो ऐसी औपचारिकताओं की आदी नहीं है और उसका सहारा लेने से मना कर दिया। उसने वादा किया कि अब से वो ये बदल देगा। उसके आत्मविश्वास ने लायना को थोड़ा प्रभावित किया और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने उसके भरोसे के लिए उसे धन्यवाद कहा और सुझाव दिया कि दोनों इस रिश्ते को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। उसी पल उसने लायना के हाथ पर एक छोटा सा घाव देखा, लेकिन उसे अनदेखा किया। उनकी विदाई एक लंबे गर्मजोशी भरे चुंबन के साथ खत्म हुई, जिसमें अधिकार की आग झलक रही थी। लायना वहां से चली गई और तभी कमांडर का सहायक भड़क उठा कि स्वामी ने एक गर्भवती राजकुमारी से शादी करने के लिए क्यों हाँ कह दी। उसने याद दिलाया कि उनका लक्ष्य खून खराबे से बचना और नौक पर अधिकार करना था, लेकिन ये कीमत बहुत ज्यादा थी। स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, नौक पर नियंत्रण पाना हमेशा से मेरा असली मकसद रहा है। सहायक उसकी साफ स्वीकारोक्ति सुनकर चौंक गया। वर्मोंट ने कहा कि उन्हें इस सौदे से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि एक नाजायज बच्चे के साथ सब कुछ अराजक हो जाएगा।
तब लॉर्ड ने झटके से कहा कि रानी को पाना अब बेहद जरूरी है। उसका सहायक ये अचानक बदलाव देखकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि लॉर्ड टेवाकान हमेशा औरतों से ठंडा व्यवहार करता आया था। उसकी बेरुखी की चर्चा पूरे राज्य में थी। लॉर्ड ने कहा कि वो समझता है कि अगर उसकी महारानी का दिल पहले ही किसी और के पास है तो वो उसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो उस बच्चे को लेकर नहीं मरेगा। वर्मोंट ने हंसते हुए कहा कि तो अब आप प्यार के नाम पर खेल रहे हैं। ये आत्मविश्वास तो उसी पुराने प्रेम की महक दे रहा है जो शायद बहुत पहले शुरू हुआ था। लॉर्ड ने कहा, मैं तो बस वही वापस ले रहा हूँ जो पहले से मेरा था। सहायक ने सिर खुजलाया और उलझन में पूछा, क्या वो नॉक के सिंहासन की बात कर रहा है? लेकिन आखिर इसमें पेच क्या है? तभी लॉर्ड टेवाकान ने उसे चुप करा दिया और कहा कि अपनी नाक वहाँ मत घुसाओ जहाँ उसकी जरूरत नहीं। जब मुझे सही लगेगा तब मैं सब बता दूंगा। उधर लायना आरसाक डूबते सूरज को देख रही थी। उसके मन में अपने प्रेमी की यादें उमड़ आईं। उसे याद आया जब फेल्टर ने कहा था कि वो उस पर भरोसा करे। उसने उससे अपने सच्चे इरादों पर विश्वास करने की विनती की थी। भले ही उसके चाचा ने उस सगाई के लिए दबाव बनाया था, वो याद उसे रुला गई। उसे याद आया कि उसने कहा था, चाहे जितना भी वक्त लगे वो उसका दिल जीत कर रहेगा। लायना ने मन ही मन अलविदा कहा, ये उम्मीद करते हुए कि अगले जन्म में उसे कोई ऐसा मिले जो उसे उतना ही गहराई से प्यार करे। उसने अपने मंगेतर को कभी एक चुंबन से आगे नहीं जाने दिया। उनका रिश्ता पूरी तरह राजनैतिक था। फेल्टर परिवार ने सत्ता के लिए ये शादी तय की थी और लायना ने भी उनके प्रभाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। अब भी वो अपने मरे हुए मंगेतर के नाम का सहारा लेकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन में डर था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे धोखा दे पाएगी जिसकी निगाहें किसी शिकारी की तरह ठंडी और भयानक थीं। तभी सर म्लो की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। उसने माफी मांगते हुए उसे अपनी रिपोर्ट जारी रखने को कहा। उसने बताया कि शहर में 3 महीने के लिए आवश्यक राशन का भंडार फिर से भर दिया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे खर्चे में भारी कटौती करनी पड़ी। ये सुनकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली। अब उसके पास 3 महीने का समय था। सलाहकार ने कहा कि अब उसे जिद छोड़कर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। लायना ने कहा कि 20 साल से चली आ रही सूखा एक रात में खत्म नहीं होगा। वो अपने लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहती। सलाहकार ने कहा कि टैक्स बढ़ाने से हालात सुधर जाएंगे। लायना को उसकी बात में कुछ सच्चाई लगी, क्योंकि राज्य की आय हर साल घट रही थी और व्यापारिक सौदे भी काम नहीं आ रहे थे। राजकुमारी खुश थी कि उसने लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सर म्लो ने कहा कि उसने जल्दबाजी में फैसला किया है और पहले फेल्टर परिवार से सलाह लेनी चाहिए थी। लायना झुंझलाकर बोली कि वो उन्हें केवल अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए संपर्क करेगी, इसमें कोई शक नहीं। सर म्लो ने कहा कि शाही परिवार को शोक मनाना चाहिए, क्योंकि मरा हुआ युवक फेल्टर परिवार का उत्तराधिकारी था। लायना ने कहा कि ऐसा करना उसके वर्तमान मंगेतर को नाराज कर सकता है, इसलिए पहले उससे बात की जानी चाहिए। सलाहकार ने झल्लाते हुए कहा कि एक जंगली के एहसास की परवाह कौन करता है। उसने जोड़ा कि ग्रैंड चांसलर ये सुनकर भयभीत हो जाता। राजकुमारी के शरीर में सिहरन धार गई, क्योंकि ग्रैंड चांसलर लिंडन फेल्टर इस समय क्रोध से जल रहा होगा। वो अपने भतीजे की शादी राजकुमारी से कराकर राज्य पर अधिकार चाहता था, लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी थीं। लायना अंदर ही अंदर गुस्से में जल उठी, क्योंकि वो आदमी पहले ही उसके देश से सब कुछ छीन चुका था और अब भी संतुष्ट नहीं था। राजकुमारी ने कहा कि अगर सर म्लो की रिपोर्ट खत्म हो गई हो तो दस्तावेज मेज पर रखकर चले जाएं। सलाहकार जाते हुए बोला कि फेल्टर परिवार पीढ़ियों से नाकाम से जुड़ा रहा है और उनके हितों की अनदेखी राज्य और खुद राजकुमारी दोनों के लिए भारी पड़ेगी। जब राजकुमारी अकेली रह गई तो उसे एहसास हुआ कि शोक के बीच भी वो राजनीति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही। उसने घड़ी की ओर देखा और समझ गई कि मरे हुए लॉर्ड फेल्टर का शव अब किसी भी वक्त किले में पहुंचने वाला है। लायना ने सोचा कि उसे सुबह तैयार होना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि लॉर्ड टेवाकन खुद बॉडी ट्रांसपोर्ट दल के साथ आने वाले हैं। उसने सोचा उसे अपने नए मंगेतर से ठीक तरह से मिलना चाहिए। राजकुमारी हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दोर्री और खुद में खोई हुई इंसान है।
लायना जानती थी कि वो अब भी किसी दूसरे आदमी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका मंगेतर कई दिन पहले मर चुका था। राजकुमारी के कमरे में दाई आंसू रोकते हुए बोली कि उसने सबसे खूबसूरत कपड़े ला दिए हैं, लेकिन उसे शक था कि वे जंगली लोग किसी अच्छे स्वागत के लायक भी हैं या नहीं। लायना ने पलटकर कहा कि उसे नियमों का पालन करना है और बाहरी दिखावा बनाए रखना है। नौकरानी ने विनती की कि वो बहुत सज धज कर ना जाए, वे जंगली लोग ऐसी सुंदरता देखने के लायक नहीं हैं। उसने याद दिलाया कि वही हत्यारे उसकी महारानी के प्रेमी की जान ले चुके हैं। राजकुमारी ने कहा कि वो समझती है मैडम फ्लोम क्यों ऐसा सोचती हैं, लेकिन अब वो लॉर्ड टिवाकन से सगाई कर चुकी है। उसने समझाया कि अपने भावी पति के सामने अपने पुराने प्रेमी की बुराई करना असभ्य और अनादरपूर्ण होगा। फिर राजकुमारी लायना ने एक ऐसा रहस्य बताया जो किसी को नहीं पता था। उसने घोषणा की कि वो गर्भवती है। ये सुनकर मैडम फ्लॉम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। लायना ने दाई को शांत रहने को कहा और पूछा कि उसका पेट दिखने में कितना समय लगेगा, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई कि टिवाकन की भाड़े की सेना का कमांडर अभी अभी किले के दरवाजे पर पहुंचा है। नागम के ऊपर सूरज चमक रहा था और आरसाक की हवेली पर 6 ताबूत उतारे जा चुके थे। लायना के मन में सवाल उठा कि क्या उसके मंगेतर का पहला तोहफा लाशें ही होंगी। लॉर्ड टिवाकना के सहायक ने ध्यान दिया कि शवों का अपमान नहीं किया गया था और उन्हें सम्मान पूर्वक ताबूतों में रखा गया था। उसकी महारानी को धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने शहीदों को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया। लॉर्ड राजकुमारी के पास आया और कहा कि एक और दिन बीत गया, लेकिन सगाई की शर्तें अब तक तय नहीं हुई। उसने दबाव डालते हुए कहा कि विवाह की शर्तें अभी तय कर लेनी चाहिए। लायना ने सुझाव दिया कि वे सब कॉन्फ्रेंस हॉल में चलें। फ्रैमोस ने बताया कि दोनों परिवार चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। उसने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं और लॉर्ड टिवाकना की सेना को अपना शिविर समेटकर ठंड से बचने के लिए ठिकाना ढूंढना होगा। उस युवा व्यक्ति ने यह भी जोड़ा कि शादी जल्दी करने से महारानी के बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। सर मिशलो बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया। वो जानता था कि राजकुमारी कभी लॉर्ड फेल्टर के साथ नहीं रही थी। उसने पूछा कि ये बच्चा किसका है। राजकुमारी ने कहा ये मेरा है। उसी वक्त लॉर्ड टिवाकन ने कहा कि ये बच्चा उसका भी है। उसी पल लायाना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे डर था कि वो उसकी इज्जत पर झूठा आरोप लगाएगा, लेकिन उसने कहा कि वो बच्चे को अपना मानेगा और उसके नाम से सिंहासन के अधिकार की रक्षा करेगा। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन सर मिशेला गुस्से से भर गया और पूछा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। लायाना जानती थी कि वो इस वक्त बहुत लापरवाही कर रही है, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। वो डर रही थी कि जब वो निर्दयी लॉर्ड सच्चाई जान जाएगा कि उसे झूठ कहा गया है तो क्या करेगा। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सही समय पर गर्भपात का झूठ गाड़ दे या फिर जल्द से जल्द लॉर्ड के साथ सोकर एक झूठी संतान का भ्रम पैदा कर दे। समस्या ये थी कि उसे एक अनुभवी स्त्री होने का अभिनय करना पड़ेगा और अपनी पहली रात की पीड़ा चुपचाप सहनी पड़ेगी। लायाना को चिंता थी कि वो आदमी सब समझ न जाए और जान ले कि कोई बच्चा था ही नहीं। फ्रैमोस ने सारांश में कहा कि शादी 2 हफ्तों के अंदर होनी चाहिए, वरना राजकुमारी की हालत छिपाना मुश्किल हो जाएगा। सर मिशलो ने विरोध किया कि 2 हफ्ते बहुत कम हैं, यहाँ तक कि शादी का जोड़ा तैयार करना भी असंभव होगा। लॉर्ड ने कहा कि राजकुमारी को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो खुद कपड़ों और सारे इंतजाम की जिम्मेदारी लेगा। उसने पूछा कि क्या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो शादी टालना चाहती है। राजकुमारी डर के मारे सच्चाई नहीं कह सकी और जल्दी में बोली कि जोड़ा ही एकमात्र समस्या नहीं है। उसने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लायाना ने जोड़ा कि इतने कम समय में वे शादी की तैयारी के लिए धन नहीं जुटा पाएंगे। लॉर्ड ने कहा कि अगर समस्या सिर्फ पैसे की है तो ये आसानी से हल हो सकती है। उसने फ्रामोस को आदेश दिया कि संदूक ले आओ। उसके सहायक ने बताया कि सोने के सिक्के साथ लाए गए हैं। उसने कहा कि उम्मीद है ये तोहफा ताबूतों से बेहतर साबित होगा। राजकुमारी और उसके सलाहकार सोने के उस संदूक को देखकर हैरान रह गए। फ्रामोस ने बताया कि विवाह अनुबंध के अनुसार नाच का सिंहासन उसी बच्चे को मिलेगा जिसे महारानी जन्म देंगी। साथ ही टिवाकन हाउस आर्ट्स की निष्ठा की शपथ लेगा और उनकी रॉयल गार्ड में शामिल होगा। सर मिशलो ने विरोध किया कि टिवाकन की सेना को रॉयल गार्ड बनाना बहुत महंगा पड़ेगा और ये सोना उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगा। फेरोस ने तुरंत कहा कि मेरे लॉर्ड खुद उन खर्चों को भी वहन करेंगे। लड़की अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना उदार क्यों बन रहा है। अगर टिवाकन के योद्धा शाही परिवार में शामिल हो जाएं, तो नाक राज्य 5 साम्राज्यों में सबसे मजबूत किला बन जाएगा। लायाना ने कहा
कहा कि लॉर्ड ने शादी का पूरा खर्च उठाया है और देश को एक उजला भविष्य दिया है जिस पर भरोसा किया जा सके। उसने राजा के सिंहासन के दावे को मान्यता देने और हाउस आरसा की विष्ठा की शपथ लेने का वादा किया था। उसकी महारानी ने कहा कि मेरे लॉर्ड को इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो अपनी प्रतिष्ठा मिटा देंगे। उसने कहा कि उसे इस पर यकीन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए निश्चित ही इसके पीछे कोई मकसद है। लॉर्ड ने कहा कि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। लायाना ने कहा कि नाग को किसी ताकतवर सहारे की जरूरत नहीं, आखिर कौन दिवालिया जमीनों पर कब्जा करना चाहेगा। उसने बात पलटते हुए राजकुमारी के पुराने मंगेतर लॉर्ड फेल्टर का जिक्र किया और कहा कि शायद कुछ लोग अब भी उन जमीनों को चाहते हों, चाहे वो नाग के लिए हो या खुद राजकुमारी के लिए। फेरोस ने कहा कि वो उनकी खामोशी को सहमति मानेगा और राजकुमारी के सलाहकारों को बाहर जाकर अनुबंध की शर्तें तय करने को कहा। अब उसकी महारानी और लॉर्ड टिवाकन अकेले रह गए। उसे लगा जैसे ये कमरा उसे कुचल रहा हो, वो किसी भी पल दम घुटने से गिर पड़ेगी। लायाना ने सोचा कि शायद ताजी हवा लेने से अच्छा लगेगा। वो किले के पिछवाड़े के बगीचे की ओर चल पड़ी। किसी अतिथि को अकेला छोड़ना शिष्टाचार के विरुद्ध था, इसलिए उसने मेयॉर्ड से साथ चलने को कहा। उस आदमी ने सहमति जताई और अपना मुड़ा हुआ हाथ आगे किया ताकि राजकुमारी उस पर सहारा लेकर चल सके। लड़की हैरान रह गई कि ये जंगली और खूनी व्यक्ति एक सच्चे सज्जन की तरह बर्ताव कर रहा था। लायाना को ऐसा लगा जैसे वो किसी विशाल भालू के साथ टहल रही हो। वो आदमी बहुत ऊंचा और ताकतवर था। उसने देखा कि राजकुमारी के हाथ की चोट और बिगड़ गई है और समझ गया कि उसने उसका इलाज नहीं करवाया। उसने तय किया कि अब से वो खुद उसका ध्यान रखेगा और उसकी हर चोट को अपनी आंखों से देखेगा। फिर वो झुककर उसकी हथेली पर बने घाव को चूमने ही वाला था कि लायाना झट से पीछे हट गई और बोली, मैं ठीक हूँ, ठीक है। लायाना ने कहा कि वे चलना जारी रखें, लेकिन भीतर से उसे ये बहुत विडंबनापूर्ण लगा कि लॉर्ड टिवाकन उसे आत्म देखभाल का पाठ पढ़ा रहा था, जबकि वही इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। दोनों बगीचे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ सूखे पेड़ और मरे हुए पौधे मिले। लायाना ने खुद को कोसा कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाई और मन ही मन प्रार्थना की कि लॉर्ड टिवाकन इसे अपने अपमान के रूप में ना ले। उसे याद आया कि ये बगीचा कभी देश का गर्व हुआ करता था और अब यही सब कुछ बचा था जो वो लॉर्ड टिवाकन को दिखा सकती थी। उसने चाहा कि वो खुद समझ जाए कि ये जगह उसके समय के लायक नहीं है। लॉर्ड टिवाकन ने राजकुमारी के चेहरे पर आई उदासी देखी कि क्या बात है। वह बुदबुदाई कि उसे इस उजड़े हुए बगीचे में नहीं लाना चाहिए था। उसने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आखिर राजकुमारी तो यहाँ है। ये सुनकर रायना चौंक गई क्योंकि उसने उससे इतना फ्लर्टी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तभी लॉर्ड टिवाकन ने उसे पास खींच लिया। वो अचानक उसके ऊपर गिरा और लायना ने देखा कि उसके कंधे में दुश्मन का तीर धंसा हुआ है। उसके सैनिक दौड़ते हुए आए और पूछा कि लॉर्ड ठीक है या नहीं। उस आदमी ने आदेश दिया कि जिसने तीर चलाया है उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। उधर तीरंदाज मुस्कुराते हुए छिप चुका था और चारों ओर फैली अफरा तफरी और चीखों का मजा ले रहा था। महारानी ने लॉर्ड टिवाकन से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है और क्या वो गंभीर रूप से घायल हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन इतनी बड़ी जोखिम लेकर ये हमला करेगा और नाका की मेहमान नवाजी की प्रतिष्ठा पर दाग लगाएगा। वो डर के मारे कांपने लगी और जल्दी से बोली कि नाका का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लायना ने पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकती है, लेकिन लॉर्ड ने कहा कि वह खुद राजकुमारी की सहायता करेगा। उसने उसका हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन महारानी ने विरोध किया क्योंकि दोनों में से लॉर्ड ही घायल था। लॉर्ड ने माना, लेकिन कहा कि राजकुमारी पत्ते की तरह कांप रही है और किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। दोनों करीब थे, इसलिए गलती से लॉर्ड का शरीर उसके कुछ संवेदनशील हिस्सों से छू गया और वह शर्मा गया। उसने कहा कि उन्हें वापस इमारत के अंदर चलना चाहिए क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वह उसका हाथ पकड़कर सहारा देते हुए वापस चला। फुरमन ने हंसते हुए अपने लॉर्ड से कहा कि आप तो तीर भी पकड़ लेते हैं। लॉर्ड टिवाकन ने उसकी व्यंग्य भरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फुरमन की जबान चलती रही। वह कहने लगा कि तीरंदाज की नजर तो बाज जैसी रही होगी जो सीधे लॉर्ड को ही लगा। तब लॉर्ड टिवाकन ने तंग आकर आदेश दिया कि फरमोस अब चुप हो जाए। उसने राजकुमारी से कहा कि वह बैठ जाए क्योंकि वो बमुश्किल खड़ी रह पा रही है और लग रहा है कि किसी भी वक्त गिर जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि वह ठीक है और पूछा कि लॉर्ड की चोट कितनी गंभीर है। लॉर्ड के निजी सहायक ने बताया कि तीर किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं लगा, लेकिन वह गहराई तक धंसा है। उसने कहा कि घायल कंधा बहुत दर्द करेगा और लॉर्ड को बुखार आ सकता है। अगर तीर की नोक में जहर था तो मामला और गंभीर हो जाएगा। सर ने घोषणा की कि किले के पहरेदार हमलावर को जरूर ढूंढ निकालेंगे और अगर तीर जहरीला हुआ तो वे जल्द ही लॉर्ड टिवाकन के लिए इलाज ढूंढ लेंगे।
फेरोज ने कहा कि उसे कोई शक नहीं कि जिसने लॉर्ड पर हमला किया है वह पकड़ा जाएगा, लेकिन असली समस्या वो नहीं है, असली समस्या उसका मालिक है। उसने कहा कि वह ये मानना नहीं चाहता कि ये तीर नाका की असली नीयत दिखाने के लिए चलाया गया था। सर वेयर्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चिल्लाने लगे और बोले कि जो लोग हत्या जैसे नीच काम के बारे में सोच भी रहे हैं उनमें जरा भी सम्मान नहीं है। महारानी ने उसे चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि नाका में ऐसे लोग हैं जो इस विवाह के खिलाफ हैं, लेकिन वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उसने स्वीकार किया कि उसके देश का सबसे बड़ा सपना शांति है और कोई नहीं चाहता कि ये विवाह समझौता टूटे। लॉर्ड टेवाकन ने घोषणा की कि वो भी यही चाहता है, उसकी नीयत अब भी वही है। फेरमोस ने लॉर्ड को सूचित किया कि अगर अनुमति मिले तो वो ये जांच टेवाकन की सेना को सौंपना चाहता है ताकि वे खुद तीर चलाने वाले को ढूंढ सकें। सर वेयर्स फिर भड़क गए और बोले कि जब आरसाक की सेना पहले से इसकी जिम्मेदारी संभाल रही है तो इसे सौंपने की क्या जरूरत है। लॉर्ड के सहायक ने कहा कि इसे निजी तौर पर न लें। टेवाकन की सेना अपने कमांडर पर हमला करने वाले को ढूंढना अपना कर्तव्य समझती है। सलाहकार ने राजकुमारी से कुछ करने को कहा और वो सोचने लगी कि क्या उसका विवाह हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। लॉर्ड टेवाकन को उसके घाव से तेज बुखार हो गया था। राजकुमारी अपने नए पति के बिस्तर के पास हर समय बैठी रही। दाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे भी आराम करना चाहिए। उसने कहा, इतने तेज बुखार में तो उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि आप यहाँ थीं। लड़की ने जवाब दिया कि उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने देखा कि लॉर्ड के शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं और डॉक्टर सही थे, ये बुखार मुश्किल से उतरेगा। लाइना को याद आया कि चोट लगने के बाद भी लॉर्ड कितने शांत थे। उसी ने उसे भरोसा दिया था कि सब ठीक होगा, लेकिन अब उसने समझा कि वो शांति आदत की थी, क्योंकि ये आदमी दर्द सहने का आदी था। उसके शरीर पर बने पुराने निशान बता रहे थे कि उसने बहुत कुछ झेला है। लाइना ने मैडम फ्लोम को रुमाल दिया और कहा, उसका पसीना पोंछो। दाई ने सांस लेते हुए कहा कि जब आप उसे छू भी नहीं सकती तो उससे शादी कैसे करेंगी। नायिका ने धीमे से कहा, शांत रहो, वो यही है। उसने समझाया कि बात ये नहीं है कि मैं उसे छू नहीं सकती, बस मुझे लगा मैडम फ्लोम ये काम बेहतर कर लेंगी। फिर उसने कहा, पानी और तौलिया लाओ, मैं खुद करूंगी। लाइना ने गीले तौलिए से उसका शरीर पोंछा। हर स्पर्श पर उसकी त्वचा सिहर उठती थी, लेकिन दिल के भीतर कुछ और भी जाग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने मंगेतर से नफरत है या नहीं। किसी वजह से ये आदमी उसके अंदर भावनाओं का तूफान खड़ा कर देता था और वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे बेचैन करता है। अचानक लॉर्ड ने आंखें खोलीं और कहा, अगर राजकुमारी को मेरा स्पर्श असहनीय लगता है तो उसे साफ बताना चाहिए कि असल में उसे क्या परेशान कर रहा है। महारानी हक्की बक्की रह गई। उसने समझा कि लॉर्ड सो नहीं रहे थे और सब सुन चुके थे। नायिका ने पूछा कि वो कितनी देर से जाग रहे हैं और कितना सुना है। लॉर्ड ने कहा कि उसने वो हिस्सा सुना जहां राजकुमारी ने माना कि उसका स्पर्श उतना असहनीय नहीं जितना उसने कहा था। वो बोला, शायद बुखार की वजह से उसका दिमाग उलझा हुआ है, लेकिन वो कुछ आजमाना चाहता है। उसने धीरे से अपना हाथ राजकुमारी के चेहरे पर रखा और कहा कि वो जानना चाहता है कि उसकी सीमा आखिर कितनी है। राजकुमारी ने चेहरा झटके से पीछे खींचा और कहा कि मेरे लॉर्ड को तेज बुखार है, उन्हें बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बस आराम करना चाहिए। लॉर्ड ने कहा कि उसकी महारानी ठीक कह रही है, वो वाकई कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ जांचना जरूरी लगा। उसने उसकी होंठों पर उंगली रखी और पूछा कि क्या ये स्पर्श उसके लिए सहनीय है। फिर उसने उसका बालों में हाथ फेरा और पूछा कि क्या वो इससे असहज है। इसके बाद लॉर्ड ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन तक सरकाईं। तब लड़की ने हांफते हुए कहा कि बस बहुत हुआ और उसका हाथ झटक दिया। उसने गुस्से में पूछा कि और कितनी जांच करनी है। आखिर उसने प्रस्ताव तब दिया था जब वो अपने मंगेतर के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। लाइना गुस्से में भर उठी कि लॉर्ड टेवाकन इन हालात में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनसे वैसे ही भावनाएं रखें जैसे प्रेमियों के बीच होती हैं। वो बोला कि अभी बुखार की वजह से दिमाग साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि मैं अपनी दुल्हन किसी और को नहीं सौंपूंगा। उसने लाइना का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि शायद ये सब हरानी के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने कहा हाँ, और वो बोला कि तुम हमेशा मना नहीं कर सकती राजकुमारी, मैं कोई साधारण प्रशंसक नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने आगे दबाव डाला और पूछा कि आखिर क्या करना पड़े कि तुम हाँ कह दो।
लाइना ने सोचा कि चाहे लॉर्ड की भावनाएं कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, मायने सिर्फ उसके वे वादे रखते हैं जिनसे नाका का भविष्य जुड़ा है। उसने ठान लिया कि उन वादों को खोखला नहीं होने देगी। ये रिश्ता सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असली होना चाहिए। लाइना के मन में विचार आया कि जब तक उसका दिमाग बुखार में उलझा है, वो उससे ये वादा करवाए कि वो विनाश नहीं लाएगा। लॉर्ड मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है राजकुमारी, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? नायिका ने महसूस किया कि उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये रिश्ता सच्चा और मजबूत है। उसने मन में कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लॉर्ड टिवाकन, और पूरे दिल से तुम्हें याद रखूंगी। ये सुनकर वो कुछ पल मौन रहा, फिर उसने उसे अपनी ओर खींचा, उसकी कमर थामी और उसे चूम लिया। उसने फुसफुसाया कि अगर मैं विनाश चाहता तो अब तक कर चुका होता। उसके बाद उसके होठों का चुंबन लंबा और गर्म था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसका सर तकिए पर था। लॉर्ड उसके गले पर चुंबनों की बारिश कर रहा था। लाइना खुद से कह रही थी कि उसे अपना होश नहीं खोना चाहिए। ये सिर्फ बुखार की बात है। उसे पता था कि जैसे ही उसका बुखार उतर जाएगा, ये जुनून भी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल उसने तय किया कि वो इस पल को बस जी ले। फिर लॉर्ड अचानक रुक गया। उसे लगा कि अभी के लिए इतना ही काफी है। वो नहीं जानता था कि बुखार की आड़ में वो और कितना आगे जा सकता है। राजकुमारी ने अपने मंगेतर के पट्टियों से बंधे सीने पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में दुख भर आया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना। उसने स्वीकार किया कि एक पल के लिए वो भूल गई थी कि लॉर्ड बीमार है। फिर उसने मन ही मन उसकी जल्दी सेहत पाने की दुआ की और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। गलियारे में चलते हुए वो सोचने लगी कि क्या उसने सच में वो सब कहा था, या वो सब बस बुखार की वजह से था। क्या वो अपना वादा निभाएगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उसके मन में था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या लॉर्ड का वो गर्म जोशी भरा स्नेह और जुनून खत्म हो जाएगा? उधर सर वेरस उस पिछवाड़े वाले आंगन में घूम रहे थे जहां हमला हुआ था। चलते हुए उन्हें जमीन पर एक पत्ते के आकार वाला लॉकेट दिखा और वो ठिठक गए। वो तुरंत समझ गए कि ये किसका है। वो उसे लेकर राजकुमारी के कक्ष की ओर चल दिए ताकि उसे दिखा सकें, लेकिन रास्ते में ही राजकुमारी से टकरा गए। महारानी ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि इतनी रात गए तुम महल में क्या कर रहे हो? सलाहकार ने फौरन कहा, धीरे, मैं अकेला आया हूँ, लेकिन यकीन नहीं कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने वो पत्ते के आकार का लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया और पूछा, इसे पहचानती हैं? लाइना की आवाज कांपने लगी। ये तो लॉर्ड लेफ्ट का है। कमांडर ने कहा, ये वही जगह से मिला है जहां से तीर चला था। ये सुनकर राजकुमारी के दिल पर जैसे किसी ने चोट की। उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना मंगेतर लेफ्ट शायद वही था जिसने लॉर्ड टिवाकन पर तीर चलाया था। ये सोचकर वो संभल नहीं पाई, उसके पैर लड़खड़ा गए। सर वेरस ने उसे थामते हुए कहा कि हम ये पक्का नहीं कह सकते कि मिस्टर फेल्टर सच में जिंदा हैं। उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी और ने सर लेफ्ट का सामान इस्तेमाल किया हो। तभी लाइना को याद आया कि जो ताबूत लाए गए थे उन्हें अभी तक खोला नहीं गया है। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगी और सीधी चैपल की ओर निकल पड़ी। वहां सर वेरस ने मिस्टर फेल्टर का ताबूत खुलवाया। राजकुमारी ने देखा और कहा, हाँ, ये लेफ्ट का कवच है, लेकिन अंदर वो नहीं है। लाइना ने कहा, लगता है मेरा एक्स जिंदा है, उसने ही हमला किया है और अब छिपकर कोई छाया युद्ध शुरू कर रहा है। सलाहकार ने अनुमान लगाया कि वो शायद अपने चाचा ग्रैंड चांसलर के पास छिपा है। लाइना ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा, कम से कम वो सुरक्षित है। सेरोस ने कहा कि उससे संपर्क करो, लेकिन गुप्त रूप से। उसने सुझाव दिया कि राजकुमारी उसे एक चिट्ठी भेज दे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों ने मुड़कर देखा तो फेरमोस खड़ा था। वो शक भरी नजरों से राजकुमारी को देख रहा था और बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने इशारा किया कि राजकुमारी खुद लाशें देखने आई थीं और याद दिलाया कि स्थानीय नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार से पहले किसी को शव देखने की अनुमति नहीं है। लाइना ने शांत स्वर में कहा कि मैं बस मिस्टर फेल्टर के साथ अकेले कुछ पल बिताना चाहती थी। कल ही अंतिम संस्कार है और ये मेरा आखिरी मौका है। उसने पूछा, कोई समस्या तो नहीं? फेरमोस ने कहा, नहीं, बस ये बात लॉर्ड टिवाकन को बतानी होगी। राजकुमारी ने कहा, अब चलने का समय है, और जाते जाते कहा कि वो उम्मीद करती है कि टिवाकन की सेना जल्द से जल्द उस तीरंदाज को पकड़ ले। लॉर्ड के सहायक ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि उसकी शुभकामना कुछ बनावटी सी लगी। कमरे से निकलने के बाद सर वेरस ने हल्के से पूछा कि अब इस नए विवाह के साथ आगे क्या होने वाला है। ये सवाल सुनते ही लाइना गहरे विचारों में खो गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपने पुराने प्रेम लेफ्डू और लॉर्ड के प्रति उठी नई भावना के बीच उलझ गई है। उसे पता था कि फेल्टर परिवार अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए
कुछ भी करेगा, लेकिन लॉर्ड टिवाकन उन्हें खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लाइना नहीं समझ पा रही थी कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और पुराने मंगेतर के साथ रहना चाहिए या फिर टिवाकन के आगे झुककर नॉक के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। वो इतनी सोच में डूब गई कि अचानक जोर से बोल पड़ी कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। सर वेरस ने पूछा, आप किस बारे में कह रही हैं? और वो दोनों तुरंत कुछ बहाना बनाने लगे कि उन्हें मृत सैनिकों से जुड़ी रिपोर्ट चाहिए। उसने कहा कि वो सीधा लॉर्ड से मिलना चाहती है, लेकिन ठिठक गई जब सलाहकार ने कहा कि लॉर्ड को शक हो सकता है। उधर फेरमोस ने अपने लॉर्ड को बताया कि उन्हें धोखा दिया गया है। लेफ फेल्टर वो नहीं था जो मरा है। उसने जोड़ा कि हेलमेट और आरसाक के नाइट कमांडर के कवच में मेल नहीं था, मानो जल्दबाजी में गलत बदल दिया गया हो। लॉर्ड ने कहा कि शायद राजकुमारी का पूर्व मंगेतर भागने के बजाय किसी तरह महल में घुस गया है। लॉर्ड के सहायक ने कहा कि सर फेल्टर तो पहले ही खत्म हो चुका था और कहा कि लड़ाई खत्म होने के बाद दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। लॉर्ड ने सोचा कि लेफ्ट यहाँ किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि राजकुमारी की गुप्त मदद के लिए है। फेरमोस ने पूछा, सच में क्या लॉर्ड को लगता है कि वो आदमी जो अब भी जिंदा है वो अपनी एक्स के साथ भागने की कोशिश कर रहा है? उसने कहा कि ये लगभग नामुमकिन है। देखिए वो अपनी मातृभूमि के हित की रक्षा कितनी दृढ़ता से करती है। उसने पूछा, क्या लॉर्ड सच में सोचते हैं कि लेफ्ट ने ही हमला किया था? उसने कहा कि लेफ्ट एक बेहतरीन धनुर्धर है, वो आरसाक नाइट्स का कमांडर था, और ये भी जोड़ा कि ये संभव नहीं कि उसने लॉर्ड को नुकसान पहुंचाया हो। वो कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे एक सामान्य तीर गिरा दे। उसने हंसते हुए कहा, ये तो लगभग नामुमकिन है जब तक कि लॉर्ड खुद ही मूर्खता में तीर की राह में न खड़े हो गए हों। लेकिन लॉर्ड खामोश रहे। तब फेरमोस चिल्लाया कि ये बेहुदा है, लॉर्ड को अपना दिमाग खोना पड़ा होगा जो अपनी जान विज्ञान के लिए दांव पर लगा दी। उसके सहायक ने शिकायत की कि वो अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, अब ठीक होने में बहुत समय लगेगा। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी का पुराना मंगेतर इतना नीच निकलेगा जो खुद अपनी महारानी पर निशाना साधेगा। फेरमोस ये सुनकर हैरान रह गया कि लॉर्ड सिर्फ एक तीर की वजह से इतना परेशान हो गया जो लगभग लाइना आरसाक को छू ही गया था। जाहिर है कुछ दिन पहले लॉर्ड टिवाकन ने कहा था कि वो राजकुमारी को विज्ञान के अध्ययन के लिए चाहता है। फेरमोस ने सोचा शायद लॉर्ड डर रहा है कि राजकुमारी अभी भी किसी काम की है और अगर वो मर गई तो ये बुरी खबर होगी। उसने कहा, लेकिन ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राजकुमारी को जब तक शव नहीं देखा तब तक वो अपने पूर्व मंगेतर को मरा हुआ मानती रही। लेकिन अब ये भी संभावना है कि वो खुद इस सब में शामिल हो। क्यों ना पूरे फेल्टर पॉट खानदान को ही मिटा दे, आखिर उन्होंने ही राजकुमारी से संपर्क किया था। तभी लॉर्ड टिवाकन को याद आया जब लाइना ने विनती की थी कि विज्ञान को नष्ट मत करना। उसने कसम खाई थी कि वो सच्चे मन से उसका शोक मनाएगी। लॉर्ड ने फेरमोस को आदेश दिया कि अभी के लिए रुक जाओ, राजकुमारी की असली नीयत जल्द ही सामने आ जाएगी। फेरमोस ने हामी भरी लेकिन कहा कि वो नजर रखेगा और खोज को महल की दीवारों के अंदर तक बढ़ाएगा। लॉर्ड टिवाकन ने उसे सतर्क रहने को कहा और भेज दिया। अब अकेला रह गया लॉर्ड अपने घायल कंधे पर हाथ फेरने लगा जो अब भी दर्द से धड़क रहा था। उसे राजकुमारी की वो डरी हुई सूरत याद आई जो डर के मारे कांप रही थी और वो सोचने लगा कि ऐसा घटिया आदमी लेफिट कभी उसका प्रेमी कैसे बन गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि लेफिट को वो जरूर मारेगा। उधर लाइना महल के गलियारे में अपनी सुबह की काली पोशाक में चल रही थी। चलते चलते वो कई बार ठोकर खा गई। उसने बहुत वजन खो दिया था और वो ढीली ड्रेस उसके पैरों में उलझ रही थी। उसे पता था कि वो अभी नई काली ड्रेस नहीं खरीद सकती और ये सोचकर वो उदास हो गई कि जल्द ही उसकी अलमारी में कोई ठीक से फिट होने वाला अच्छा कपड़ा नहीं बचेगा। राजकुमारी ने सोचा अगर लॉर्ड टिवाकन ने उसे इस हाल में देखा तो क्या वो अब भी उसमें दिलचस्पी रखेगा। फिर खुद को डांटा कि वो क्या सोच रही है। उसने तय किया कि उसे अपने रूप से लॉर्ड का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। जैसे ही वो उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंची जहां घायल लॉर्ड लेटा था, उसके मन में सवाल उठा कि क्या वो सहज रह पाएगी जबकि उसे पता है कि लेफिट कब भी जिंदा है। उसे ये भी याद आया कि क्या लॉर्ड को वो गर्मजोशी भरी रात याद होगी जो उन्होंने साझा की थी और वे वादे जो उसने किए थे। लाइना जानती थी कि उससे बात करते हुए उसके गाल लाल पड़ जाएंगे, लेकिन उसने खुद को संयत करने का निश्चय किया। आखिर वो हमेशा के लिए अपने मंगेतर से नहीं बच सकती, उसे अभी से खुद को शांत रखना होगा। लाइना ने दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से कहा, शुभ प्रभात मेरे लॉर्ड, क्या आप जाग गए हैं? कोई जवाब नहीं आया। उसने राहत की सांस ली कि घायल आदमी अभी सो रहा है और तय किया कि ट्रे को दरवाजे के बाहर ही रख देगी। वो उसे नीचे रख ही रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और लॉर्ड खुद सामने आ गए। क्या मैंने अपने अचानक आने से तुम्हें डरा दिया? लाइना ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको यूं बाहर नहीं आना चाहिए था, आपको आराम करना चाहिए।
उसने बताया कि वो ट्रे इसलिए लाई थी ताकि उन्हें अपने घायल हाथ का इस्तेमाल न करना पड़े। लॉर्ड ने कहा वो ट्रे ले लेंगे। राजकुमारी ने कहा ये भारी नहीं है, आप अपने कंधे का ध्यान रखें। तब उसने पूछा क्या उसकी मंगेतर वाकई उसकी तबीयत की इतनी परवाह करती है। लायना ने जवाब दिया कि जाहिर है मैं अपने दूल्हे की चिंता कर रही हूँ। तो उसने कहा कि वो भी चिंतित है। लायना चौंकी और बोली लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। लॉर्ड ने कहा मेरा मतलब तुम्हारी ड्रेस से है। कमरे में मौजूद फेरमोस ने बोल पड़ा लगता है महारानी के पास सिर्फ यही सुबह वाली पोशाक है। ये सुनकर लायना घबरा गई और शब्दों की कमी में अटक गई। फिर बोली मेरे पास कुछ और काली ड्रेस हैं, लेकिन वे साइंस विंग नहीं है। फेरमोस ने अपनी गलती समझते हुए माफी मांगी और कहा क्या राजकुमारी को यही कपड़ा पहनना पड़ा। राजकुमारी शर्म से जलने लगी। उसे एहसास था कि ड्रेस ढीली और फीकी दिख रही है, लेकिन उसने तर्क दिया कि जब खुद लॉर्ड आधे कपड़ों में है तो वो उसकी आलोचना नहीं कर सकते। उसने कहा परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार तक काला पहनना होता है और नई ड्रेस का ऑर्डर देने का समय नहीं मिला। लॉर्ड के सहायक ने फिर माफी मांगी और हकलाते हुए पूछा क्या वो सच में 3 दिन तक यही पहनेंगी। लायना ने पलटकर पूछा क्या मेरी सुबह की पोशाक में कोई समस्या है या ये लॉर्ड टिवाकन के मानकों पर खरी नहीं उतरती। फेरमोस मन ही मन झुंझला गया कि ये राजकुमारी सिर्फ नौक के बारे में ही सोचती है। फिर भी उसे लगा कि उसने ये ड्रेस दिखावे के लिए नहीं पहनी, और वैसे भी लॉर्ड कोई ऐसा नहीं जो ऐसी बातों में फंसे। लेकिन फिर भी उसे लगा कि ड्रेस के कुछ हिस्से बहुत खुलने हैं जो उसके लॉर्ड को नहीं देखने चाहिए। तभी लॉर्ड ने गुस्से में अपने अधीनस्थ पर चिल्लाया कि तुरंत चुप रहो, अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं तो या तो आंखें बंद कर लो या कमरे से निकल जाओ। फेरमोस बार बार माफी मांगता हुआ बाहर चला गया और जाते जाते राजकुमारी से कहा कि वो लॉर्ड का ध्यान रखे। अब जब वो और लॉर्ड अकेले थे, लायना सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी बुरी दिख रही थी। फिर सोचा कि अगर उसका वजन थोड़ा बढ़ जाए तो ये ड्रेस ठीक लगेगी, लेकिन फिर खुद को रोका और पूछा क्या मैं सच में उस आदमी के लिए अच्छी दिखना चाहती हूँ जिसने नौक की शांति को बर्बाद किया। उसने अपने सारे विचार झटक दिए और याद किया कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने पूछा क्या लॉर्ड पहले नाश्ता करना चाहेंगे या पट्टियां बदलवाना। लॉर्ड ने कहा पहले पट्टियां बदलो। उस पल लायना को खुशी हुई कि लॉर्ड का बुखार उतर गया है और उसकी आंखों में फिर वही तेज नजरें लौट आई हैं जैसी पहली बार मिलने पर थीं। पर उसे दुख हुआ कि लॉर्ड का चेहरा फिर वैसा ही ठंडा और भावहीन हो गया था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। उसकी आंखों की वो जंगली चमक गायब थी जिससे लगता था कि वो अब उस रात की गर्मजोशी और किए गए वादे भूल चुका है। लायना ने पट्टियां उठाईं, लेकिन देखा कि वे बिल्कुल साफ हैं, जैसे किसी ने अभी अभी बदली हों। उसे समझ आ गया कि डॉक्टर सुबह ही आकर जा चुका है और अब नई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। लॉर्ड टिवाकन ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी दुल्हन उसे छू सकती है तो उसे ही घाव पर पट्टियां बदलनी चाहिए। लायना ने सहमति जताई और मन ही मन सोचा कि उसने कल की बात क्यों छेड़ी। इसका मतलब लॉर्ड को वो रात याद थी, यानी उसे अपने किए वादे भी याद थे, लेकिन क्या वो उन्हें निभाएगा? ये सोचते ही लायना का मन भारी हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसे भी अपने वादे पूरे करने होंगे। उसे ये बात अजीब लगी कि अगर पट्टियां अभी अभी बदली गई हैं तो लॉर्ड को फिर से क्यों बदलवानी है। उसने बिना विरोध किए सिर झुकाया और आज्ञा मान ली। उधर लेफिट अपने चाचा के किले की खिड़की से बाहर देखते हुए बार बार अपनी प्रेमिका का नाम बुदबुदा रहा था, मानो कह रहा हो थोड़ी देर और रुक जाना। लायना जब घाव पर पट्टी बांध रही थी तो उसे याद आया कि लेफिट के शरीर पर भी ऐसे ही निशान थे जो घोड़े की तेज सवारी में शाखाओं से लगे खरोचों के थे। उसके मन में एक दृश्य कौन था जब मैडम फ्लेम्बे लॉर्ड का जख्म बांध रही थी और लॉर्ड ने उसका हाथ थाम रखा था। वो दर्द से बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था और उससे हाथ न छोड़ने की गुजारिश कर रहा था। लायना जानती थी कि उसके पास बहुत काम है, लेकिन उसका मंगेतर उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं था। उनके साथ बिताए समय में लायना ने 1000 बार सपना देखा था कि वो लेफिट से कहे कि उसे जाने दे। किसी ने नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे कि अब वही राजकुमारी खुद लॉर्ड टिवाकन के घाव पर पट्टी बांध रही है। लॉर्ड ने पूछा क्या राजकुमारी ने सब कुछ देख लिया? वो उसका मतलब नहीं समझी। तब उसने स्पष्ट किया कि क्या उसने लाशें देखीं? लायना ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो कल प्रार्थना गृह में थी, क्योंकि उसे मारे गए सैनिकों का सम्मान करना जरूरी लगा। लॉर्ड ने उसे झूठ में नहीं पकड़ा, बल्कि उसका चेहरा थामते हुए कहा कि वो उसके वादे से जुड़ी एक बात साफ करना चाहता है। उसने याद दिलाया कि राजकुमारी की मुलाकात निरीक्षण के दौरान फेरोज से हुई थी, जो अपनी ड्यूटी के कारण हर बात लॉर्ड को बताने के लिए बाध्य है। लायना समझ गई कि लॉर्ड को पता चल गया है कि आर्सका नाइट्स के कमांडर के कवच में जो शव मिला वो सर लेफिट का नहीं था।
लॉर्ड ने कहा कि वो चाहता है कि उनका विवाह ईमानदारी और सच्चाई से हो। लायना समझ गई कि वो उसके गाल को प्यार से नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर छू रहा है। उसने कहा कि वो भी अब पुरानी बातों को पीछे छोड़ना चाहती है और सब रिश्तों को धूल में मिला देना चाहती है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अपने पुराने प्रेमी का साथ देगी तो ये एक डूबता जहाज होगा और विज्ञान का अंत हो जाएगा। उसका निर्णय स्पष्ट था। उसी क्षण लॉर्ड टिवाकन ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर चुंबन रख दिया। लायना ने भी मन बना लिया कि वो लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। लॉर्ड ने हुए कहा उसने नहीं सोचा था कि वो अपनी निष्ठा इस तरह दिखाएगा, लेकिन उसे ये अच्छा लगा। वो कुछ उसके कपड़ों के बारे में कहने ही वाला था कि लायना ने रोकते हुए कहा, पट्टियां बदल चुकी हैं। तभी उसका हाथ गलती से उसके घायल कंधे से छू गया और उसने तुरंत माफी मांगी कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। लॉर्ड ने कहा कोई बात नहीं, उसने कुछ महसूस भी नहीं किया, बल्कि ये उसकी गलती थी जो वो उस पल में बह गया था। लायना ने देखा कि उसके होंठ कल की तरह फिर से लाल और सूजे हुए थे। उसने मन ही मन सोचा कि लॉर्ड टिवाकन सबसे आकर्षक तब लगता है जब उसकी आंखों में आग सी चमक हो। वो चाहती थी कि वो हमेशा उसे उसी नजर से देखे। तभी उसने खुद को डांटा कि ये गंदी बातें क्या सोच रही है। उसने तुरंत दूरी बनाई और कहा कि वो नाश्ता खुद कर सकता है। उसने उसे जल्द ठीक होने की शुभकामना दी और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ घंटे बाद राजकुमारी के कक्ष में सर वेरा ने कहा कि अब फेल्टर परिवार से मिलने जाना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि इससे शक पैदा हो गया है। लाइना ने कहा कि वो दर्जन भर कारण बता सकती है कि उसे ग्रैंड चांसलर से क्यों मिलना है। सलाहकार ने कहा कि अगर लॉर्ड टिवाकन को पता चला कि उसकी दुल्हन अपने पुराने प्रेमी के परिवार से मिलने गई है तो ये बात अच्छी नहीं होगी। लाइना ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉर्ड टिवाकन को पहले ही पता है कि मिस्टर फेल्टर जिंदा हैं। उस व्यक्ति ने कहा ये नामुमकिन है, क्योंकि न तो कमांडर और न ही उसके सैनिकों ने कभी सर लेफिट को देखा था। तब राजकुमारी ने बताया कि उन्होंने ये इसलिए जाना क्योंकि उन्हें हेलमेट और कवच में असमानता मिली थी। सर वेरा ने कहा कि लॉर्ड टिवाकन और उसका सहायक बहुत चालाक लोग हैं, उनके असली इरादे कोई नहीं समझ सकता। राजकुमारी ने कहा कि उसे हर शब्द याद है जो लॉर्ड ने कहा था जब उसने उसके सामने खून से सना हुआ अपने दुल्हन का तलवार रखा था। उसे लगा कि शायद लॉर्ड शुरू से ही सब जानता था। लाइना ने निष्कर्ष निकाला कि सर वेरा सही है। लॉर्ड एक चालाक और संदेहपूर्ण शख्स है। उसने स्पष्ट किया कि एक अजेय सेना के कमांडर के लिए रहस्य रखना पूरी तरह सामान्य है। उसकी यादों में उनकी एक रात की घटना भी ताजा हो गई। तब उन्हें लगा था कि लॉर्ड की ताकत उतनी अनंत नहीं है जितनी दिखती थी। उसने ठान लिया कि वो सतर्क रहेगी और कभी अपनी सुरक्षा ढीली नहीं छोड़ेगी। सर वेरा ने पूछा कि फेल्टर परिवार से मिलने का असली कारण क्या है। लाइना ने कहा कि उसने तय किया है कि फेल्टर परिवार को समझाना है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। सलाहकार ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसने रोकते हुए कहा कि अगर उसने लॉर्ड के बारे में सब सच बता दिया तो शायद वो परिवार को रोक सके। उसने वादा किया कि ये नाका और लेफिट दोनों के लिए बेहतर होगा। आदमी ने चेतावनी दी कि इसके लिए उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। लड़की ने नोट किया कि लॉर्ड टिवाकन हमेशा फेल्टर परिवार के प्रति उदार रहे हैं, लेकिन अब वो पूरे परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं। राजकुमारी ने कहा कि लिंडन फेल्टर और उसका पूरा परिवार कभी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वे इस बेकार युद्ध को रोकना चाहते हैं। सर वेरा ने चेतावनी दी कि इसका मतलब है कि राजकुमारी फिर कभी जंगली लोगों की पकड़ से बच नहीं पाएगी। राजकुमारी ने कहा कि वो ये अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी मैडम फ्लम्बे धमाके की तरह आई, यात्रा के लिए एक चोगा लेकर, और राजकुमारी को देखकर चिल्ला पड़ी। उसने पूछा कि क्या राजकुमारी सच में अगले 3 दिन उस भयानक ड्रेस में शोक मनाने वाली है। लाइना ने मानसिक रूप से नोट किया कि उसकी सुंदरता पर 3 हरी चोट ने उसके आत्मसम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। लड़की ने कहा कि उसे पता है ड्रेस भद्दी दिख रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं, उसके पास और कोई काले कपड़े नहीं हैं। मैडम फ्लम्बे ने कहा कि ये बिल्कुल उल्टा है, ये बहुत ही खुला और आकर्षक है। महिला ने याद दिलाया कि राजकुमारी ने ये ड्रेस आखिरी बार 5 साल पहले पहना था, तब से उसने बढ़त हासिल की है और हाल के महीनों में वजन कम किया है। उसने बताया कि उसकी मॉर्निंग ड्रेस नवविवाहितों की पहली शादी की रात जैसी लग रही है। नानी ने निष्कर्ष निकाला कि ड्रेस उसके शरीर को बहुत ज्यादा दिखाती है और कल्पना करना डरावना है कि राजकुमारी जंगली लोगों के सामने ऐसी कैसी दिखेगी। मैडम फ्लम्बे को सबसे ज्यादा डर था कि टिवाकना की सेना का कमांडर उस पर लगातार निगाह रखेगा, जैसे उसे निगल जाना चाहता हो। सर वेरोस को भी इसका हिस्सा मिला। मैडम फ्लम्बे गुस्से में थी कि उसने राजकुमारी के साथ इतना समय क्यों बिताया और एक शब्द तक नहीं कहा। उसने जवाब दिया कि राजकुमारी हमेशा शानदार लगती है। नौकरानी ने नाराजगी में फूंक मारते हुए कहा,
कि आप और क्या उम्मीद कर सकते थे। राजकुमारी ने फेल्टर परिवार के किले की ओर अलग ड्रेस में कदम रखा। इसलिए नानी ने घोषणा की कि वो उसे खुला कपड़ा पहनने नहीं देगी। मैडम फ्लम्बे ने लगभग राजकुमारी को बदलने पर मजबूर कर दिया। लायना ने सोचा कि क्या लॉर्ड टिवाकाना को लगा कि उसने जानबूझकर इतनी खुली ड्रेस पहनी है। उसने इधर उधर देखा और पास में कई टिवाकान सैनिक देखे। सर्वेरोस ने समझाया कि वे हमलावर की खोज में हर जगह तलाश कर रहे हैं। लायना ने मानसिक रूप से नोट किया कि यह बहाना पूरे आरसक किले की तलाशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे समय में वो अनायास सोचती है कि क्या हमला मंचित था। सलाहकार ने बताया कि अगर लॉर्ड मारा गया होता तो सब कुछ पूरी तरह अलग होता। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि उस स्थिति में निका के सभी निवासी पहले ही मर चुके होते। टिवाकाना की सेना बिना हिचकिचाए पलटवार कर देती। सर्वेरोस फेल्टर एस्टेट पर पहुंचे और द्वार खोलने का आदेश दिया। राजकुमारी लायना हाउस आरसाक की उत्तराधिकारी पहुंच चुकी थी। लिंडन मुस्कुराया और सोचा कि क्या उनकी उच्चता इतनी दूर सिर्फ ये बुरी खबर खुद देने आई हैं। उसने ग्रैंड चांसलर के चेहरे पर शोक का कोई निशान नहीं देखा। इसका मतलब था कि उसे पता था उसका भतीजा जिंदा और सुरक्षित है। राजकुमारी ने कहा कि वो दूसरा संदेश देने आई है जिसमें अच्छी खबर है। उसने घोषणा की कि लॉर्ड टिवाकाना से शादी 10 दिन में होगी और जोर दिया कि फेल्टर परिवार को इसमें शामिल होना चाहिए। बड़े परिवार का वहां होना सार्वजनिक रूप से उनके गठबंधन को दिखाएगा। लिंडन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उनकी उच्चता सच में सोचती है कि फेल्टर परिवार अपने दुश्मन की शादी में शामिल होना चाहेगा? उसने कहा कि राजकुमारी पागल हो गई हैं, यह साबित करने के लिए कि उन्होंने एक जंगली से शादी स्वीकार की। लायना ने पलटकर कहा कि मना करना असली पागलपन होता। उसने कहा कि बुरी खबर दे दी गई और मुड़कर जाने लगी, अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए। लिंडन ने पूछा कि क्या राजकुमारी नहीं सोचती कि उसे अपने मृत मंगेतर का बदला लेना चाहिए, उसका सिर काट देना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। उसने सोचा कि क्या इतनी सुंदर दिमाग वाली लड़की स्थिति को समझ ही नहीं पा रही। उनकी उच्चता ने ग्रैंड चांसलर को उसकी भाषा पर ध्यान देने के लिए सख्त समय दिया। उसने जोड़ा कि नागा सैनिक अपनी जान दे देते हैं जबकि टिवाकाना के भाड़े के लोग छाया में छिपते हैं। उसने राजकुमारी से कहा कि वो दिखावा बंद करे कि उसने सिर्फ नागा के लिए जंगली लोगों की तरफ झुकाव दिखाया। लिंडन ने अनुमान लगाया कि राजकुमारी कभी अपने भतीजे से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। जब लिंडन ने लड़की को एक बेकार और सस्ती शरीर वाली बताया, उसके भावनाएं फूट पड़ी। उसने एक फूलदान उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर तोड़ दिया और उसे लगा कि राजकुमारी का रवैया खराब है। उसने कहा कि उसे बताओ कि अगर वो अभी भी नागा की रक्षा करना चाहती है तो उसे बदला भूलकर बस चली जाना चाहिए। लिंडन ने नोट किया कि पिछले कुछ वर्षों में लड़की बदल गई है, अब साहसिक है लेकिन फिर भी वही बेकार की कीड़ा। राजकुमारी पर ताने कसते हुए उसने कहा कि चाहो तो जितना बोल लो, लेकिन इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। लियाना ने धीरे से कहा कि वो अब तक बहुत नरम रही है। जब उसने वो फूलदान फेंका था तो उसे फर्श पर नहीं बल्कि लिंडन के सिर पर निशाना लगाना चाहिए था। उस आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें इतना गुस्सा दिखाना है तो जाकर उन बर्बर लोगों पर निकालो, मेरे घर में नहीं। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो साबित करे जब कोई उसकी कमजोरी पर वार करे। तभी राजकुमारी चिल्लाई कि अब चुप रहो। उसी वक्त सर अंदर आए और अपने चाचा से कहा कि अब ये अपमान बंद करें। इससे लिंडन और गुस्से में आ गया। उसने पूछा कि जब उसे साफ मना किया गया था तो ये बीच में क्यों आया। लड़के ने कहा कि वो चुप नहीं रह सकता जबकि एक फेल्टर उत्तराधिकारी होते हुए अपनी राजकुमारी का अपमान सुन रहा हो। लिंडन ने उसे शांत रहने को कहा। उसने बताया कि आरसाक परिवार अब उनके खिलाफ हो चुका है, लेकिन लेफिट ने अपने चाचा से थोड़ी देर अकेले बात करने की विनती की। लिंडन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया, सोचते हुए कि यह लड़का कितना मूर्ख है, कोई औरत इतनी परेशानी के लायक। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लेफिट ने तुरंत लियाना को गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत कसकर था। वो बार बार राजकुमारी का नाम ले रहा था और विनती कर रहा था कि बस थोड़ा और सब्र करो। लियाना का दिल उसके कांपते स्वर से भर आया। वो समझ गई कि उसे बस आखिरी अलविदा कहना है। लेफिट बड़बड़ाता रहा कि उसने उसे निराश किया, अपना वादा नहीं निभा पाया, शार्क राज्य ने मदद नहीं की। लियाना ने कहा कि अब उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, जबकि लॉर्ड टिवाकान अभी भी चुप बैठा है। लॉर्ड फेल्टर को नाका से तुरंत निकलना होगा। लेफिट ने पूछा, क्या वो सच में चाहती है कि वो अकेला भागे? उसने कहा, यही एक रास्ता है जिससे सबकी जान बच सकती है। लेफिट ने पूछा, उसका असली प्लान क्या है? लियाना ने कहा कि उसके लिए नाका सब कुछ है, इसलिए वो लॉर्ड टिवाकान से शादी कर रही है।
अचानक लेफिट भड़क उठा, कहा कि तुम मुझे छोड़कर नाका की रक्षा नहीं कर सकती। लियाना ने जवाब दिया, यही सबसे समझदारी भरा कदम है। हमारे परिवार तिवाकान का सामना नहीं कर सकते। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो, सब कुछ उन बर्बरों को दे रही हो और खुद को भी। लियाना ने उससे रुकने की विनती की। उसी वक्त सर अंदर आए और अपने चाचा से कहा कि अब ये अपमान बंद करें। इससे लिंडन और गुस्से में आ गया। उसने पूछा कि जब उसे साफ मना किया गया था तो ये बीच में क्यों आया। लड़के ने कहा कि वो चुप नहीं रह सकता जबकि एक फेल्टर उत्तराधिकारी होते हुए अपनी राजकुमारी का अपमान सुन रहा हो। लिंडन ने उसे शांत रहने को कहा। उसने बताया कि आरसाक परिवार अब उनके खिलाफ हो चुका है, लेकिन लेफिट ने अपने चाचा से थोड़ी देर अकेले बात करने की विनती की। लिंडन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया, सोचते हुए कि यह लड़का कितना मूर्ख है, कोई औरत इतनी परेशानी के लायक। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लेफिट ने तुरंत लियाना को गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत कसकर था। वो बार बार राजकुमारी का नाम ले रहा था और विनती कर रहा था कि बस थोड़ा और सब्र करो। लियाना का दिल उसके कांपते स्वर से भर आया। वो समझ गई कि उसे बस आखिरी अलविदा कहना है। लेफिट बड़बड़ाता रहा कि उसने उसे निराश किया, अपना वादा नहीं निभा पाया, शार्क राज्य ने मदद नहीं की। लियाना ने कहा कि अब उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, जबकि लॉर्ड टिवाकान अभी भी चुप बैठा है। लॉर्ड फेल्टर को नाका से तुरंत निकलना होगा। लेफिट ने पूछा, क्या वो सच में चाहती है कि वो अकेला भागे? उसने कहा, यही एक रास्ता है जिससे सबकी जान बच सकती है। लेफिट ने पूछा, उसका असली प्लान क्या है? लियाना ने कहा कि उसके लिए नाका सब कुछ है, इसलिए वो लॉर्ड टिवाकान से शादी कर रही है। अचानक लेफिट भड़क उठा, कहा कि तुम मुझे छोड़कर नाका की रक्षा नहीं कर सकती। लियाना ने जवाब दिया, यही सबसे समझदारी भरा कदम है। हमारे परिवार तिवाकान का सामना नहीं कर सकते। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो, सब कुछ उन बर्बरों को दे रही हो और खुद को भी। लियाना ने उससे रुकने की विनती की। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन लेफिट को कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि उसने शार्क राज्य में लॉर्ड टिवाकन के बारे में कुछ जानकारी जुटाई है। कहते हैं कि वो बदला लेने आया है क्योंकि उसके परिवार को नाका में मार दिया गया था। लियाना ने खुद को छुड़ाया और कहा, ये सब बकवास है। अगर उसे सच में जीतना होता तो वो युद्ध शुरू करता, शादी का प्रस्ताव नहीं देता। वो चाहती तो आरसाक के किले को कुछ ही दिनों में जीत लेता, 1 महीने तक घेरेबंदी क्यों करता? लेफिट ने पूछा, क्या वो सच में सोचती है कि एक खूनी बर्बर आदमी तर्क से काम लेगा? लियाना ने कहा कि पूरा नाचा पहले ही उसके नियंत्रण में है, अगर चाहता तो वो उसे पल भर में मिटा देता। उसने ये भी कहा कि लोग तिवाकन को समलैंगिक कहते हैं। और लेफिट ने पूछा कि राजकुमारी को कैसे पता कि ये झूठ है? उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसने उसे अपने बिस्तर तक बुला लिया होगा, लेकिन लियाना झल्ला गई और बोली, ये तुम्हारा मामला नहीं। उसने कहा कि वो अपने मंगेतर के साथ क्या करती है ये वो किसी को नहीं बताएगी। लेफिट चिल्लाया कि तुम मेरे सामने उस बर्बर को मंगेतर कैसे कह सकती हो? जब लियाना दरवाजे की ओर बढ़ी तो वो चिल्लाया कि मैं तुम्हारे प्रेमी को किसी और से शादी करते नहीं देख सकता और उसे रोकने की विनती की। लियाना ने पलटकर कहा, अगर मैं न सुनूं तो क्या करोगे? फिर ताना मारा, दोबारा गोली मारोगे क्या? उसने चेतावनी दी कि अगर लोगों को पता चल गया कि लेफिट ने लॉर्ड पर गोली चलाई थी तो पूरा फेल्टर परिवार मिटा दिया जाएगा। उसने कहा कि तब नाका खून से भर जाएगा, इसलिए अब भाग जाओ। अलविदा कहने के बजाय राजकुमारी ने कहा, यही एक तरीका है जिससे नाका को बचाया जा सकता है, और लेफिट ने दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। लियाना चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? उसने जवाब में कहा, पहले ये बताओ, क्या तुम लॉर्ड तिवाकन से प्यार करती हो? उसने कहा, साफ है कि नाका तो बस एक बहाना है। असल में तुम उस लॉर्ड से शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत हो गई है और तुम अपने पूर्व प्रेमी से बदला लेना चाहती हो। लियाना हंस पड़ी और कहा, ये सोच पागलपन है। मगर वो और गुस्से में आ गया और जवाब मांगा। लियाना ने उसे धक्का दिया और कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक आ जाएगी। उसने कहा, लेफिट से बिछड़ना और लॉर्ड तिवाकन से शादी दोनों उसके लिए भारी झटके हैं, लेकिन नाका उसके लिए सबसे कीमती है, इसलिए लेफिट को पीछे हट जाना चाहिए। लेफिट ने उसके जाते वक्त कुछ चिल्लाया, लेकिन लियाना पीछे मुड़े बिना चली गई। फेल्टर महल के गलियारों से गुजरते हुए लियाना को अपने पूर्व प्रेमी का सवाल याद आया कि क्या वो सच में लॉर्ड के लिए कुछ महसूस करती है। एक तरफ वो उससे नफरत नहीं करती, बल्कि उसने तो ये भी वादा किया था कि वो उसे चाहने लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये रिश्ता खून खराबे के बीच शुरू हुआ था जिसमें सच्चे भावनाओं की कोई जगह नहीं थी।
जैसे ही वो पहरेदारों के पास पहुंची, उसने तय किया कि अब उसे लॉर्ड दिवाकन के लिए किसी भी भावना से दूर रहना होगा। उसने पूछा, सर्वेरस कहाँ है? लेकिन गार्ड्स ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। राजकुमारी भड़क गई, ये कैसे हो सकता है? उसने तो यहीं विदा ली थी और उसे इंतजार करने को कहा था। उसने कई बार सलाहकार का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस किले में अकेली रह गई है। उसने तुरंत कहा कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा और गार्ड्स को आदेश दिया कि फाटक खोलो। गार्ड्स ने उसके रास्ते में अपनी भालाएं तान दी और कहा कि उन्हें दरवाजों की रक्षा करने का आदेश मिला है। लियाना ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि वे उसे बाहर नहीं जाने देंगे? उन्होंने कहा कि वे बस अपना काम कर रहे हैं। लियाना ने गुस्से में कहा कि ये पहरेदार नहीं जानते कि वे किससे बात कर रहे हैं। उसने चिल्लाया, हट जाओ, मैं खुद दरवाजे खोल लूंगी। तभी लिंडन फेल्टर आगे आया और ताने मारते हुए बोला कि ये राजकुमारी किसी और के घर में कैसी हलचल मचा रही है। उसने जोर देकर कहा कि ये बेचारी लड़की अब पूरी तरह अकेली रह गई है। लियाना ने पलटकर पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी महामंत्री मिलरोड बड़बड़ाया कि वो हाल की घटनाओं पर सोच रहा था, लेकिन अब भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लियाना ने पूछा, आखिर बात क्या है? तो चांसलर ने जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आता कि राजकुमारी ने ताकत अपने परिवार को देने के बजाय बर्बरों के हवाले क्यों कर दी। अचानक उस लड़की ने महामंत्री मिलरोड को देखा और ऊंची आवाज में पूछा कि मंदिर के बाहर उनका क्या काम है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं। तभी सर लिन ने मुस्कुराया और बोला कि मैंने इन्हें शादी के लिए बुलाया है। राजकुमारी ने पूछा, कौन शादी कर रहा है? महामंत्री ने कहा, इसका जवाब तो अब तक साफ हो जाना चाहिए। लिंडन ने ऐलान किया कि आज आरसाक की उत्तराधिकारी फेल्टर उत्तराधिकारी की पत्नी बनकर उसे अपना प्रेम और निष्ठा सौंपेगी। लियाना को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। वो बिना किसी सहारे के चोरी छिपे यहाँ आ गई थी। उसे याद आया कि महामंत्री हमेशा चालाकी करता था, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। उसने झटके में कहा, क्या लेफिट को इसकी मंजूरी है? उसके चाचा हंस पड़े और बोले, क्या राजकुमारी भूल गई कि वो मर चुका है? फिर गंभीर स्वर में कहा कि राजकुमारी की शादी लयौत से होगी। जो लेफिट का चचेरा भाई है, उसने बताया कि शायद राजकुमारी उसे जानती भी नहीं, क्योंकि वो नाजायज बेटा है। लिंडन ने कहा कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। फेल्टर का बड़ा बेटा अब नहीं रहा। उसने भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं, ये लड़का अपने मरे हुए भाई की तरह ही दिखता है। राजकुमारी ने उसे देखकर कहा, अगर तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं तो तुम नाका को तबाह करने में साथ नहीं दोगे। उस आदमी ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा राजकुमारी किस बारे में बात कर रही है और उसे किसी अजनबी के नाम से पुकारना बंद करे। राजकुमारी ने अपने पुराने प्रेमी का नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वो अब अपने जीवन में शुक्रगुजार रहेगा क्योंकि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। उसने कहा कि उम्मीद है राजकुमारी उसे अपना पति मान लेगी, लेकिन लियाना चिल्लाई कि सब खत्म हो चुका है। उसने कहा सब कुछ फिर से सही किया जा सकता है और उसके करीब झुककर फुसफुसाया कि अब आखिरकार वो उसकी पत्नी बनेगी। लियाना ने उसे धक्का देकर पीछे किया और कहा कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन नया दूल्हा फिर से उसे पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, चुप रहो। सर लिंडन ने झुंझलाकर महामंत्री से कहा कि अब रस्में शुरू करो। उसने कहा कि वो राजकुमारी के वचन खुद दोहराएगा और पुजारी को आदेश दिया कि अभी शुरू करो। महामंत्री मिलरोड ने कहा कि आज ये प्रेमी जोड़ा वेदी पर आकर विवाह बंधन में बंधना चाहता है। लियाना ने पूरी ताकत से विरोध किया। खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसने दूल्हे का हाथ काट लिया, जिससे खून निकलने लगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तभी जब पुजारी ने घोषणा की कि आरसाक और फेल्टर परिवार अब ईश्वरीय सुरक्षा के अधीन है, दरवाजे से एक जोरदार धमाका गूंजा। सभी चौंक गए, लेकिन लिंडन ने कहा कि रस्म जारी रखो। पुजारी ने वचन दोहराना शुरू किया, लेकिन धमाके की आवाज बढ़ती ही गई। महामंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखो क्या हो रहा है। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई और अगले पल विशाल युद्ध कुल्हाड़ी का वार हुआ। राजकुमारी की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि दरवाजे के पीछे की आवाज बहुत जानी पहचानी है। इतनी गहरी और शक्तिशाली आवाज सिर्फ उसके दूल्हे की हो सकती थी। फेरमॉस ने कहा कि लॉर्ड फेल्टर दरवाजा नहीं खोल रहे तो तोड़ देना ही ठीक है। लॉर्ड दिवाकन ने हामी भरी और आदेश दिया कि दरवाजा तोड़ दो। राजकुमारी को महसूस हुआ कि उसका मंगेतर पास है और वो लगातार उसका नाम पुकारने लगी। धमाके रुक नहीं रहे थे और वहां मौजूद लोग डर, गुस्से और अफरा तफरी में गालियां बकने लगे। लेफिट, जो अब किसी और नाम से छिपा हुआ था, अपने चाचा से चिल्लाकर पूछता है, क्या वो सच में बिना बुलाए आए मेहमानों को दुश्मन मानने वाला है? उसने कहा यह गलत है, लेकिन लिंडन ने कहा कि बहस का वक्त नहीं है। उसने युवक को तुरंत छिप जाने का आदेश दिया,
क्योंकि अगर वे लोग उसका चेहरा देख लेते तो हालात और बिगड़ जाते। महामंत्री ने सैनिकों को कहा कि उस युवक को गुप्त कमरे में ले जाओ। लेफिट सैनिकों से जूझता रहा। लिंडन ने राजकुमारी से कहा कि वो चाहे सस्ती औरत हो लेकिन मूर्ख नहीं। अब उसी पर है कि वो सियांस को युद्ध भूमि बनाना चाहती है या नहीं। तभी फेरोस ने बताया कि अब कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं रही, दरवाजे की रुकावट खुद ही हट चुकी है। शायद फेल्टर परिवार अब लड़ना नहीं चाहता। लॉर्ड तिवाकन ने खुद दरवाजा खोल दिया है। जब वो अंदर आया तो लियाना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि वो खुशी में रो रही है। ग्रैंड चांसलर ने पूछा कि उन्हें उसके किले में क्या काम था और अंदाजा लगाया कि मामला बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मेहमान आमतौर पर दरवाजे तोड़ने नहीं आते। आदमी ने ताने मारते हुए कहा कि सभ्य लोग ऐसा नहीं करते, ये तो असली जंगली कुत्तों का काम है। नायिका खुद को रोक नहीं पाई और लिंडन पर चिल्लाई कि अपनी जुबान संभालो। लॉर्ड तफकान ने अपमान को नजरअंदाज किया और पूछा कि लिंडन फेल्टर पहाड़ों में चूहे की तरह क्यों छिपा हुआ था। आदमी चिल्लाया कि किसी को हक नहीं कि वो अपने घर के अंदर क्या करता है। लॉर्ड उसके करीब आया और कहा, फर्क नहीं पड़ता कि ये घर है या गुफा, अगर मेरी दुल्हन तुम्हारे पास है तो दरवाजा बंद नहीं कर सकते। ग्रैंड चांसलर का शरीर कांपने लगा और उसके पैर जवाब दे गए। लिंडन फेल्टर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टूटी और दयनीय हालत देखकर लॉर्ड तफकान ने फैसला किया कि उसे जिंदा सड़ने दो। जवान आदमी अपनी दुल्हन के पास गया और कहा कि वो यहाँ सिर्फ उसे लेने आया है। उसने पूछा कि लियाना कैसी है, कहीं घायल तो नहीं। उसने सोचा कि वो अंदर से टूटी हुई है, गुस्से से कांप रही है। लड़की ने कहा कि उसने परिवार को वारिस की मौत की खबर दी थी, उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। लॉर्ड ने कहा कि अगर राजकुमारी का काम पूरा हो गया है तो अब घर चलें। फेरोस को ये पसंद नहीं आया। उसने कहा कि सब जानते हैं फेल्टर परिवार नॉक का सबसे अमीर घराना है। लॉर्ड के सहायक ने मजाक में कहा कि चलो चाय तो पीकर चलें। उसने घोषणा की कि लॉर्ड तफकान खुद फेल्टर हवेली में आए हैं, वही व्यक्ति जो जल्द ही नॉक का सह शासक बनने वाला है। फेरोस ने कहा कि घर के मालिक को इतने सम्मानित मेहमानों की खातिरदारी करनी चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि उसका दिमाग खराब है। लॉर्ड फेल्टर को सहायक की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रीस्ट को देखा और पूछा कि वो मंदिर के बजाय यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसके आदमी ने कहा कि जब उसकी होलीनेस यहाँ है तो क्यों न रॉयल वेडिंग के बारे में बात कर ली जाए। लियाना ने अपने फियांसे से कहा कि वो आज प्रीस्ट से बात नहीं करना चाहती। आज का दिन उसे बहुत थका चुका है। उसने अपने फियांसे से कहा कि अब वो घर चला जाए और मन ही मन सोचा कि उसे इस वक्त किसी भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लॉर्ड को ये अजीब लगा। उसे लगा कि लियाना कुछ छिपा रही है, लेकिन उसने दबाव नहीं डाला। लियाना ने मन ही मन सोचा कि अगर तिवाकन ने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की तो नॉक के लिए बहुत मुसीबत होगी। लॉर्ड ने अपनी ब्राइड को अपने पास खींचा और कहा कि जैसा वो चाहे वैसे ही दोनों घर जाएंगे। फिर उसने फर्मोस पर झल्लाते हुए कहा कि वो पीछे रह गया और वो स्वागत पा गया जो लॉर्ड तिवाकन के लिए था। फिर लॉर्ड ने अपने सबॉर्डिनेट को आदेश दिया कि वो हिज ग्रेस से बातचीत करे। लॉर्ड तिवाकन ने लियाना से कहा कि अब वे जा सकते हैं। लियाना को लगा कि वो उस आदमी के और करीब आ गई है जिससे उसे डरना और नफरत करनी चाहिए थी। हीरोइन अपने फियांसे के साथ कैसल लौट रही थी। उसने कहा कि वो रेंस खुद संभाल सकती है, क्योंकि उसे पता था कि लॉर्ड का घायल कंधा अब भी दर्द कर सकता है। लेकिन लॉर्ड ने कहा कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। वो चैन से नहीं बैठ पा रहा था, सोच रहा था कि प्रिंसेस के होंठों पर खून कहां से आया और क्या वो सच में घायल है। लियाना ने कहा कि खून गलती से उसके होंठों पर लगा था, लेकिन वो उसका नहीं था। लॉर्ड ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई गलती से अपने होंठों पर खून कैसे लगा सकता है। उसने कहा कि वो देखना चाहता है। लॉर्ड को याद आया फेल्टर कैसल में वो पल जब उसने पहली बार दरवाजा खोला था और ब्राइड को देखा था। उसने कहा कि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और प्रिंसेस से कहा कि वो अपना मुंह खोले। जब उसने वैसा किया तो लॉर्ड झुककर उसे फ्रेंच किस दे बैठा। उस कोमल चुंबन के बाद उसने गंभीरता से कहा कि वहां कोई घाव नहीं है। उसने कहा कि वे जारी रख सकते हैं। प्रिंसेस उस रोमांटिक पल के बाद सांस नहीं ले पा रही थी। लॉर्ड ने पूछा कि वो फेल्टर मैंशन में अकेली कैसे पहुंची। लियाना ने कहा कि वो अकेली नहीं थी। सर वेरोस उसके साथ था, लेकिन अब गायब हो गया है। अचानक उसे एहसास हुआ कि सर वेरोस ऐसा आदमी नहीं जो बिना बताए चला जाए। लियाना चिल्लाई कि वो जरूर किसी मुसीबत में है या कहीं फंस गया है। उसने अपने फियांसे से कहा कि सर वेरोस उन कुछ लोगों में से है जिन पर वो पूरी तरह भरोसा करती है। उसने कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएगी। प्रिंसेस ने विनती की कि वे जल्दी लौटें ताकि वो पैलेस से नाइट्स भेजकर सर वेरोस को बचा सके।
लॉर्ड ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं। उसने उंगलियां चटकाईं और गार्ड्स को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि वे वापस जाएं और फेरोमोस को कहें कि कमांडर नाका को ढूंढे। लियाना ने उसका शुक्रिया अदा किया। लॉर्ड ने कहा कि ये उसका फर्ज था, वो इससे कम नहीं कर सकता था। लियाना ने उस पर झुकते हुए महसूस किया कि उसे उसके पास रहकर एक अजीब सी शांति मिल रही है। उसने उसके जख्म देखे, उसकी चिंताओं को समझा और उसे ऐसे सुकून दिया जैसे कोई सच्चा प्यार करने वाला ग्रूम देता है। कुछ देर बाद प्रिंसेस ने सर मेलो से कहा कि वो ग्रूम के लिए वेडिंग गिफ्ट तैयार करने में उसकी मदद करे। सर मेलो ने याद दिलाया कि लॉर्ड टिवाकिन ने खुद वेडिंग की सारी तैयारी का जिम्मा लिया है। लियाना ने कहा कि ग्रूम के लिए गिफ्ट देना प्रेपरेशंस का हिस्सा नहीं है। उसने पूछा कि हमें बारबेरियन को गिफ्ट क्यों देना चाहिए। लियाना ने कहा कि जब उसे गिफ्ट मिला है तो वो रिटर्न गिफ्ट दिए बिना नहीं रह सकती। उसने कहा कि ब्राइड का गिफ्ट भी उतना ही शानदार होना चाहिए। सर मेलो ने कहा कि गिफ्ट चेस्ट में अब ज्यादा गोल्ड नहीं बचा। लियाना गुस्से में आ गई। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इतना गोल्ड तो अभी अभी मिला था। सर मेलो ने कहा कि किंग की डेथ के बाद ड्रॉट और फैमिन ने किंगडम को बर्बाद कर दिया था। सारे टैक्सेस और इनकम लॉर्ड फेल्टर को जा रहे थे क्योंकि रॉयल फैमिली ने उसी से लोन लिया था। ये सुनकर लियाना हैरान रह गई। उसने कहा कि जब किंग मरा था तो किंगडम की हालत बहुत खराब थी। फैमिन, ड्रॉट, हर नदी सूख गई थी, लोग भूख से मर रहे थे और किसी नोबल फैमिली ने मदद नहीं की थी। सिर्फ लॉर्ड फेल्टर ने ऑफर दिया था, लेकिन उसकी शर्तें इतनी अपमानजनक थीं कि लियाना मान नहीं सकी। उसने कहा कि उसने किंगडम को बचाने की कोशिश की थी, चाहे रॉयल फैमिली को दिवालिया क्यों न करना पड़े, पर हर कोशिश नाकाम रही। फैमिन और ड्रॉट ने सब खत्म कर दिया। आखिर में उसे मजबूर होकर सर लिनलिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसने रॉयल फैमिली को हमेशा के लिए बेड़ियों में जकड़ दिया। लियाना गुस्से में सर मिलो पर चिल्लाई कि उसने फेल्टर को गोल्ड क्यों दे दिया बिना पूछे। सर मिलो ने कहा कि वो बस नियमों का पालन कर रहा था। लियाना ने कहा कि वो बस अमीरों के साथ रहना चाहता था। उसे लगा सर मिलो ने शायद अपने लिए भी कुछ हिस्सा रखा होगा। उसने पूछा कि क्या सच में अब कोई गोल्ड नहीं बचा। सर मिलो ने कहा कि वे लॉर्ड फेल्टर से उधार ले सकते हैं। लियाना ने कहा कि जरूरत नहीं। उसने उसे जाने को कहा और खुद रोने लगी। उसे लगा कि लॉर्ड की नजरों में वो अब एक लालची और बेबस औरत लग रही होगी। लॉर्ड ने शादी के लिए इतना कुछ खर्च किया और वो उसे कुछ दे भी नहीं पाई। उसने महसूस किया कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास एक चीज अब भी है। उसी शाम मैडम फ्लेमिश और लियाना स्टोर रूम गईं और एक ट्रंक खोला। मेड ने कहा कि यहाँ कितनी धूल है। लड़की हैरान रह गई कि उन्होंने उसके पिता के राज्याभिषेक वाले वस्त्र इतने सालों तक संभाल कर रखे हैं। उसने मैडम फ्लॉम से कहा कि उसने शादी के तोहफे की उम्मीद छोड़ दी थी, पहले ही अपनी हर कीमती चीज बेच चुकी थी। लियाना ने कहा कि इसमें बस थोड़ी बहुत सिलाई सुधार करनी होगी ताकि ये उसकी शादी की पोशाक के रूप में काम आ सके। मैडम फ्लॉम ने बताया कि कढ़ाई अब भी पूरी तरह ठीक है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि राजा के राज्याभिषेक के कपड़े लॉर्ड तफकान पर ठीक बैठें। मैडम फ्लॉम ने आह भरते हुए कहा कि अगर इस कोट को ठीक से साफ कर लिया जाए तो ये बिल्कुल नया लगेगा। लियाना ने माना कि उसे डर था कि मैडम फ्लॉम उसे डांटेंगी कि वो इतना कीमती पारिवारिक खजाना किसी ऐसे व्यक्ति को दे रही है जो इसके लायक नहीं। लेकिन उस औरत ने गहरी सांस ली और कहा कि कुछ भी कहने से अब कुछ नहीं बदलेगा, ये शादी तो हर हाल में होनी ही है। उसने कहा कि चाहे वो आदमी कितना भी असभ्य क्यों ना हो, पर शादी के दिन उसे दूल्हे जैसा दिखना ही चाहिए। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए, दिल में अजीब सा दर्द हुआ। दाई ने समझाया कि उसका इरादा दुख पहुंचाने का नहीं था, बस पल बहुत भावुक था। लियाना ने कहा कि इस बात ने उसे अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत बहुत बुरी रही थी, लेकिन पूरे समय में उसने कभी अपनी दुल्हन से बदतमीजी नहीं की। फेल्टर परिवार की उस यात्रा के बाद तो वो वाकई चिंतित था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जिसे वो सच्चा प्यार समझती थी वो पूरी तरह एक धोखा था। लॉर्ड तवाकिन खुद फेल्टर किले तक उसे वापस लाने आए। सच कहूँ तो उसे लगा जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिली हो। लियाना ने दाई से कहा कि दूल्हा दिखने में डरावना लगता है, पर असल में वो वैसा नहीं। मैडम फ्लॉम ने बात खत्म करते हुए कहा कि लॉर्ड तवाकिन उस पोशाक के काबिल हैं। दाई मुस्कुराई और बोली कि दरअसल वो काफी सुंदर भी हैं। फिर खुद ही हंस दी और कहा कि जंगली लोग सुंदर नहीं हो सकते। उसने कहा कि जैसे ही वो राजकुमारी की सुबह की पोशाक पूरी कर लेगी, वैसे ही इस पर काम शुरू कर देगी
तब तक माप भी तैयार हो जाएंगे। उसने कहा कि वो बस कुछ काम आना चाहती है। राजकुमारी ने सोचा अच्छा हुआ उसने फेल्टर परिवार की सारी बातें मैडम फ्लॉम को नहीं बताईं, वरना वो बेहोश हो जाती। फिर राजकुमारी लॉर्ड तवाकिन के कमरे में गई और पूछा कि क्या उनके पास थोड़ा समय है। जैसे ही उसने उन्हें देखा वो रुक गई, कुछ कह ही नहीं पाई। लॉर्ड तवाकिन ने उसका नाम लेकर बार बार पुकारा तो वो होश में आई। उसने कहा कि उसे शादी की पोशाक के बारे में बात करनी है। लॉर्ड ने अपने शूरवीरों को बाहर भेज दिया। वो सोचने लगी कि फिर से वे दोनों अकेले हैं। लॉर्ड तवाकिन पूरी तरह ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। लियाना ने कहा कि वो उनके लिए शादी की पोशाक बनाना चाहती है। उसने माना कि ये कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं है, पर फिलहाल वही उसके बस में है। लॉर्ड ने कहा कि खुद को ज्यादा थकाए नहीं। लियाना ने मुस्कुरा कर कहा चिंता मत कीजिए, ये शुरू से सिलना नहीं है, बस थोड़ा एडजस्ट करना है। राजकुमारी ने समझाया कि उसे माप लेने होंगे ताकि पोशाक ठीक से फिट बैठे। उसने कहा कि लॉर्ड अपने हाथ उठाएं ताकि वो ऊपरी हिस्से से शुरू कर सके। उसने कलाई से कोहनी तक नाप लिया। फिर जब उसने कंधे की चौड़ाई नापी तो उसने हल्का सा कंपन महसूस किया। लियाना को एहसास हुआ कि वे उसी स्थिति में खड़े हैं जैसे जब उन्होंने पहली बार किस किया था। माहौल अजीब सा बन गया और उसने सोचा कि शायद उसे मैडम फ्लॉम को ही ये काम दे देना चाहिए था, लेकिन फिर उसने तय किया कि अब बस शुरू कर ही देती है। उसने कहा कि अब वो गले का माप लेगी। लॉर्ड थोड़ा झिझके और पूछा कि क्या ये संकेत है कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार है। लियाला ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस माप ले रही है। वो सोचने लगी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है और अगर सच में कोई ऐसा पल आया तो लॉर्ड क्या करेंगे। उसने उसके सीने का माप लिया और कहा कि जरा स्थिर रहें। उसे लगा चाहे कुछ भी करे दोनों को झिझक और कंपन महसूस होगी। उसने सोचा कि ये तो बार बार होगा, इसलिए अब खुद पर शक करना छोड़ देना चाहिए। उसे लॉर्ड की आदत डालनी होगी। राजकुमारी ने कहा अब वो कमर का माप लेगी। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी ने पूछा कि अगर वो थोड़ा हिला तो क्या कोई दिक्कत होगी। वो खड़ा नहीं रहना चाहता। लड़की हैरान रह गई और पूछा कि हिलने की जरूरत क्यों है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉर्ड मुस्कुराया और कहा अभी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। उसका हाथ उसके बालों में गया। लियाना ने विरोध किया और कहा कि उसके पास शादी की तैयारियों का ढेर है, लेकिन वो उसकी बाह सहलाता रहा। उसने फुसफुसाया कि राजकुमारी मुझे 1 मिनट भी नहीं दे सकती। फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लॉर्ड ने बुदबुदाया कि ये गलती थी, चीजों को यूं ही जाने देना, और फिर उसके होंठ उसके होंठों से टकरा गए। उसने मन ही मन कहा हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। खोया हुआ समय उसे अब खल रहा था। राजकुमारी ने किस तोड़ा और कहा रुकिए लॉर्ड, हमें रुकना होगा। 3 तक गिनते हैं और फिर पीछे हटते हैं। लेकिन जैसे ही उसने 3 गिना कुछ हुआ। फेरोज कमरे में घुस आया। उसने कहा कि वो वापस आ गया है और कुछ दिलचस्प मिला है। उसने एक नजर में देखा कि दोनों कमरे के अलग अलग कोनों में खड़े हैं और माहौल में गर्मी है। लॉर्ड का सहायक झिझका और पूछा क्या मैं बाद में आऊं? राजकुमारी ने झल्लाकर कहा नहीं। उसने सोचा कि शायद वो बीच में आ गई है और लॉर्ड व उसके सलाहकार को परेशान कर रही है, लेकिन फेरोज ने सिर हिलाया और कहा नहीं, ये बात राजकुमारी से जुड़ी है, इसलिए उसे यहीं रहना चाहिए। उसने उन्हें याद दिलाया कि लॉर्ड तवाकिना के आदमी राजकुमारी के आदेश पर सर वेरोस को खोज रहे थे। नाम सुनते ही राजकुमारी ने फेरोज पर सवालों की बौछार कर दी। सलाहकार कहाँ है, वो कैसा महसूस कर रहा है? उस व्यक्ति ने अफसोस जताते हुए बताया कि सर वेरोस लापता हैं। लियाना ने पूछा क्या इसका मतलब है कि वो फेल्टर कैसल में नहीं है? उसने जवाब दिया कि ऐसा ही लगता है, वो बस ऐसे ही बिना किसी निशान के गायब नहीं हो सकता, कुछ खून या सबूत तो रहना चाहिए था। फेरोस ने दोहराया कि सब कुछ साफ सुथरा था और मालिक की प्रतिक्रिया देखकर लगा कि वो किसी को छिपा नहीं रहा था। लियाना ने सोचा कि शायद अचानक हुई रस्म के दौरान लिंडन फेल्टर ने उसके सलाहकार को काल कोठरी में बंद कर दिया हो। लॉर्ड के सहायक ने कहा कि उसने भी यही सोचा था, लेकिन किले की जांच से कुछ और ही सामने आया। राजकुमारी को यकीन नहीं हो रहा था कि सर वेरोस खुद से चला गया होगा। वो सालों से वहां था, हर उतार चढ़ाव में। उसने सोचा शायद उसके जाने की कोई ऐसी वजह हो जो उसने शाही परिवार से नहीं बताई। ये सोचते ही राजकुमारी के सिर में चक्कर आने लगे और पैर लड़खड़ाए। लॉर्ड ने समय रहते उसे पकड़ लिया और बैठने को कहा। फेरोज ने कहा कि वो राजकुमारी की चिंता समझता है, लेकिन उसे सावधान किया कि ज्यादा तनाव या बेहोशी खतरनाक साबित हो सकती है। लड़की को याद आया कि उसने झूठ बोला था कि वो गर्भवती है। ये चाल नका की सत्ता की रक्षा के लिए थी, इसलिए राजकुमारी ने तय किया कि वो अंत तक इस गर्भवती होने का नाटक जारी रखेगी। फेरोज ने कहा कि उसके पास एक अच्छी खबर है। सर लिंडन ने राजकुमारी के लिए शादी का तोहफा मंगवाया है, एक नया बिस्तर, 2 संदूक सोने के सिक्कों के और 5 नौकर जल्द ही आएंगे। लियाना उस उदारता से हैरान रह गई जो उनके स्वर्ण दुश्मन की तरफ से आई थी।
उसे लगा था लॉर्ड फेल्टर उसे कोसेंगे, तोहफा नहीं देंगे। फेरोज ने गर्व से कहा कि उसकी बातों ने काम किया। सर लिंडन ने शांति से और सभ्यता से व्यवहार करने पर सहमति जताई। लड़की ने सोचा, ये तोहफा उस सोने से कहीं ज्यादा कीमती है जो सर लिंडन ने पहले छीना था। फेरोज ने राजकुमारी की प्रतिक्रिया और उस शानदार तोहफे पर उसकी नजर को ध्यान से देखा। अब उसे समझ आया कि गरीबी के बावजूद फेल्टर राज्य का सबसे अमीर परिवार क्यों है। उसने मन ही मन सोचा कि लॉर्ड का ठंडा दिल भी शायद सोच समझकर ये सब कर रहा है। हालांकि वो आदमी कोई नरम दिल नहीं है। उसने जोड़ा कि ये तोहफा मुफ्त नहीं है। सर लिंडन चाहते हैं कि नाजायज बच्चे को आधिकारिक रूप से फेल्टर के रूप में मान्यता दी जाए। लड़की ये सुनकर सन्न रह गई। लॉर्ड उसकी प्रतिक्रिया को बाज की तरह देख रहा था। फेरोज ने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, ये राजकुमारी का फैसला है। उसने बताया कि यही सारी जानकारी उसने जुटाई है। राजकुमारी ने उसे धन्यवाद कहा और निकलने लगी। लॉर्ड के साथ अकेले रहकर सलाहकार ने पूछा कि उसकी उच्चता के लिए अब तुम्हारी क्या योजना है। उसे लगा लॉर्ड सब समझ चुका है। उत्तराधिकारी की मौत के साथ ही नाजायज बच्चा सामने आ गया। फेरोज ने कहा कि ये तो साफ है, राजकुमारी फेल्टर कासल अपने प्रेमी से मिलने गई थी। उसने कहा कि लॉर्ड ये अनदेखा नहीं कर सकता कि दुल्हन के दिल में अब भी लेफिट के लिए भावनाएं हैं। लॉर्ड ने कहा कि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमारी झूठ बोल रही है या अपने भावी पति को छल रही है। सहायक ने पूछा, क्या लॉर्ड बस बैठकर देखता रहेगा जबकि लेफिट अब भी रिश्तेदार बनने का नाटक कर रहा है। लॉर्ड ने समझाया कि फेल्टर परिवार तो वैसे भी बर्बाद होने वाला है, तो क्यों ना इस मौके पर कुछ जाल बिछा दिए जाएं। उसने कहा कि उस परिवार से अब भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है, इसलिए पूरी ताकत से दबाव डालना होगा। फेरोज मुस्कुराया और बोला, वो उन्हें पूरी तरह निचोड़ देगा और जैसे ही लॉर्ड आदेश देगा धरती से मिटा देगा। लॉर्ड सोच में पड़ गया कि क्या सच में लियाना किले में अपने प्रेमी से मिलने गई थी और संवेदना जताने की बात बस एक बहाना था। वो समझ नहीं पा रहा था कि राजकुमारी के होठों पर वो खून कहां से आया था। वहीं से तो ये पूरा रोमांटिक जांच वाला मामला शुरू हुआ था। लॉर्ड खुद से पूछता रहा कि लियाना ने चुंबन से इनकार क्यों नहीं किया। क्या वो सच में अपना वादा निभाना चाहती थी या सिर्फ उस व्यक्ति की रक्षा के लिए सब झूठ खेल रही थी जिसे वो प्यार करती थी। उसे उसकी कांपती उंगलियां, गालों की हल्की लाली और आंखों में छिपी चाह याद आई। उसने अनगिनत बार लोगों से सच उगलवाने के लिए यातना का सहारा लिया था, इसलिए वो जानता था कि शरीर झूठ नहीं बोलता। फिर भी संदेह उसके मन को कुरेदता रहा। क्या अगर राजकुमारी ने हर हरकत, हर प्रतिक्रिया बस उसे धोखा देने के लिए दिखाई हो। राजकुमारी ने घोषणा की कि गार्ड के कप्तान सर वेरोस लापता हैं और उसने शूरवीरों को आदेश दिया कि उसे ढूंढो। उसे फेरोज की बात याद आई कि शायद सलाहकार खुद अपनी मर्जी से गया है और वो सोचने लगी कि उसके अचानक गायब होने के पीछे कोई छिपी वजह तो नहीं। लड़की ये सोचकर परेशान हो उठी कि क्या वो कभी लौटेगा और अगर नहीं लौटा तो वो इस किले में आखिर किस पर भरोसा करे। तभी मैडम फ्लैम्बेट ने राजकुमारी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और बताया कि वो सिलाई का सामान, शादी का जोड़ा और एक गाउन लाई हैं। उसने कुछ हिस्सों की सिलाई ठीक की और एक कॉलर जोड़ दिया ताकि वो अब सुबह के कपड़ों जैसा दिखे। लियाना ने नैनी को मेहनत के लिए धन्यवाद कहा और बताया कि उसने कुछ नाप ले लिए हैं। वो औरत शादी के कपड़ों की तुलना बाकी कपड़ों से करने लगी और ये देखकर दंग रह गई कि उन्हें कितना सुधारने की जरूरत है। वो गुस्से में बड़बड़ाई कि इतने चौड़े कंधों वाला लॉर्ड आखिर खुद के कपड़े चुनता कैसे होगा। मैडम फ्लम्बो ने राजकुमारी से पूछा, क्या उसने नाप ठीक से ली थी। लियाना को कोई जवाब नहीं सूझा क्योंकि उसे याद आया कि उस वक्त वो कितनी घबराई हुई और कांप रही थी। मैडम फ्लम्बो ने कहा कि उसने ऐसे नंबर पहले कभी नहीं देखे। उसने सोचा कितना अच्छा होगा ऐसे चौड़े कंधों वाले आदमी की बाहों में समा जाना। नौकरानी शर्मा गई, उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए और उसने राजकुमारी से विनती की कि वो ये सब भूल जाए। राजकुमारी मुस्कुराई और सोचा कि शायद नानी को इतने समय बाद फिर से शाही कपड़ों पर काम करने का यही असर हुआ है। औरत ने राहत की सांस ली कि राजकुमारी इतनी समझदार है और कहा कि चोगे को थोड़ा छोटा करना होगा और कॉलर और कंधों में थोड़ा कपड़ा और जोड़ना होगा। वो उत्साहित हो गई और बोली कि शादी के कपड़ों में बेल्ट जोड़ना अच्छा रहेगा और पतलून के निचले हिस्से में भी वही कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। लियाना ने हामी भरी और मन ही मन माना कि नानी की सिलाई में सबसे ज्यादा निपुणता है। मैडम फ्लोम्बो ने पूछा, पतलून की लंबाई कितनी रखनी है। राजकुमारी फिर घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके मान लिया कि उसने लॉर्ड के पैरों की लंबाई का नाप ही नहीं लिया। औरत गुस्से से भर गई, बोली कि कोई इतनी जरूरी नाप लेना कैसे भूल सकता है। अगर पतलून छोटी निकली तो क्या होगा। लियाना ने मन ही मन स्वीकार किया कि वो तो बस लॉर्ड के चुंबन के बारे में सोचती रह गई थी। वो पूरी तरह से उस पर मोहित हो चुकी थी।
मैडम ने कहा कि नाप फिर से लेनी पड़ेगी, वरना शादी के कपड़े फिट ही नहीं होंगे। लियाना को शक हुआ कि क्या वो ऐसा कर भी पाएगी। नानी ने जिज्ञासा से पूछा, क्या राजकुमारी सच में लॉर्ड से मिलना नहीं चाहती? उसने कहा कि वो राजकुमारी का उदास चेहरा नहीं देख सकती और खुद नाप लेने का प्रस्ताव दिया। लियाना ने नानी को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये लॉर्ड को नापसंद करने की बात नहीं है, लेकिन औरत अपने इरादे पर अड़ी रही और बोली कि वो अभी वापस आती है। लियाना सोचने लगी, क्या ये मानना इतना मुश्किल है कि उसे लॉर्ड से नफरत नहीं बल्कि अजीब से एहसास हैं। तभी मैडम फ्लोम्बो ने बाहर से आवाज दी कि वो लॉर्ड तक नहीं पहुंच पाई, वो पहले ही जा चुके थे। न जाने क्यों राजकुमारी ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा उठी। नानी ने अचानक पूछा, शादी में कितने दिन बचे हैं? लियाना ने कहा, शादी 10 दिन में है, अंतिम संस्कार के ठीक 10 दिन बाद, जो कि कल है। नानी ने पूछा, क्या ये तारीख तुम्हारे चक्र से मेल खाती है? ये सुनते ही लड़की चौंक गई और सुई से अपनी उंगली चुभा बैठी। नानी बोली, इसे तुरंत साफ करना होगा। लियाना ने तीखे स्वर में कहा कि बात कद की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि वो इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जा सकती। मैडम फ्लोम्बो ने कहा कि उसे राजनीति की समझ नहीं, इसलिए ये नहीं जानती कि लॉर्ड से झूठ बोलना और गर्भवती होने का नाटक करना क्यों जरूरी है। राजकुमारी ने समझाया कि ये नका पर लॉर्ड तवाकान के पूरे कब्जे को रोकने के लिए जरूरी है। राजकुमारी ने पूछा, क्या गर्भ छिपाने का कोई तरीका है? नानी ने कहा, यह तभी मुमकिन है जब दूल्हा दुल्हन अलग अलग कमरे में रहें। उसने याद दिलाया कि शादी की पहली रात परंपराओं का पालन करना पड़ता है। लियाना ने सोचा कि इस मुसीबत से निकलने का एक ही तरीका है कि वो पहली रात को ही टाल दे, लेकिन वो बर्बर दूल्हा ऐसा कभी नहीं मानेगा। उसने तय किया कि वो गर्भ का बहाना बना देगी, हालांकि उसे पता था कि वो आदमी किसी बहाने को रुकावट नहीं बनने देगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैडम फ्लोम्बो घबरा गई। उसने सोचा, लॉर्ड वापस आ गए हैं। उसने राजकुमारी से कहा कि वो खुद को संभाल ले, जबकि वो दरवाजा खोलने गई। तभी भयानक चीख गूंज उठी। लियाना मुड़ी और देखा कि लेफिट वहां था। उसने कहा कि वो सब सुन रहा था और जानना चाहता है क्या सच में उसके दिल के नीचे किसी और का बच्चा पल रहा है। लियाना उस पर चिल्लाई कि वो पागल हो गया है, ऐसे घुस आया जब लॉर्ड तवाकान को सब पता चल जाएगा। उसने आदेश दिया कि लेफिट तुरंत निकल जाए, लेकिन वो बोला, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएगा। पिता कौन है? लियाना भड़क उठी, क्या उसे खुद नहीं पता होना चाहिए? उसका पूर्व मंगेतर बोला कि वो 2 हफ्ते से दूर था और अपनी आंखों से सच देखना चाहता था। उसी वक्त मैडम फ्लोम्बो समझ गई कि मास्टर फेल्टर अब भी जिंदा है। राजकुमारी ने उसे थोड़ी देर के लिए जाने को कहा। लेफिट चिल्लाया कि वो सच खुद राजकुमारी के मुंह से सुनना चाहता है। तब उसे एहसास हुआ कि वो बस खुद ये यकीन करना चाहता है। वो जानना चाहता था कि क्या उसने उस बर्बर लॉर्ड से कहा कि लेफिट उसका पहला प्रेमी था और वो अब भी उसी की है। लड़की ने पलटकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस सगाई से निकलने के लिए झूठ था। राजकुमारी ने साफ कहा कि अब वो लॉर्ड तवाखान से शादी करने जा रही है। इस शादी से एक उत्तराधिकारी पैदा होगा जो आरसैक का नाम लेकर नका का कानूनी शासक बनेगा। लेफ ने ताना मारा कि तुमने तो अभी कहा था कि ये सब झूठ है। उसने कहा, भले ये सच हो, लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि कोई जंगली बर्बर किसी और के बच्चे को जिंदा छोड़ेगा? राजकुमारी ने कहा कि उनके बीच विवाह अनुबंध हुआ है जिसमें सब कुछ लिखा है। लेफ गरज उठा, क्या तुम सच में सोचती हो कि एक कागज का टुकड़ा किसी भी वक्त फाड़ा नहीं जा सकता? मैडम फ्लोम्बो जो ये सब सुन रही थी चौंक गई जब पूर्व मंगेतर ने कहा कि लॉर्ड तवाकान नका में बदला लेने आया है। राजकुमारी ने कहा, मुझे अफवाहों से सच मत बेचो, मुझे सच्ची कहानी पता है। तवाकान को अनुबंध की परवाह नहीं, वो चाहता तो फाटक तोड़कर किला फतह कर सकता था, पहरेदारों को मार सकता था और राजकुमारी को पंडित के पास ले जाकर एक पल में अपनी पत्नी बना सकता था। उसने अपने पूर्व मंगेतर के हाथ पर दांत के निशान देखे और याद आया कि उसने उसे कैसे मजबूर किया था। लियाना को एहसास हुआ कि असली बर्बर तो लेफिट ही था, जबकि लॉर्ड तवाकान ने अपनी दुल्हन के साथ हमेशा सज्जनता दिखाई। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, मैं अब तुम्हारी प्रेमिका नहीं, तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी इस किले से निकल जाओ। लेफिट कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकर अंदर आया और बोला, लॉर्ड तवाकान लौट आए हैं। लियाना चिल्लाई अपने भावी पूर्व मंगेतर से कि हमें अभी छिपना होगा और उसे बालकनी की ओर धकेल दिया। लेफिट अड़ गया और बोला, मैं कोई डरपोक नहीं जो भाग जाऊं, लेकिन राजकुमारी ने झिड़क दिया कि चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। मेरी दया की भी हद है, उसने गुर्राते हुए कहा।
या तो चूहे की तरह चुप रहो या कुत्ते की तरह फाड़ दिए जाओगे। उसी वक्त मैडम फ्लैप की कांपती आवाज आई। उसने बताया कि लॉर्ड तवा खान पहले ही कक्ष में पहुंच चुके हैं। लॉर्ड ने अपनी दुल्हन से पूछा, क्या बात है? सब कह रहे हैं कि कोई जरूरी मामला है जो मुझसे जुड़ा है। लड़की ने बस कंधे उचका दिए। कुछ खास नहीं, बस इतना कि जब तुम्हारे कपड़े तैयार कर रही थी तब लगा कि मुझे तुम्हारी कुछ और नाप लेनी होगी। राजकुमारी ने पूछा, क्या मेरे प्रभु अब ये काम कर पाएंगे? उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तो मुझे बस इस नाप के लिए बुलाया गया है। फिर उसने गुस्से से कहा, चलो काम शुरू करो, और नौकरानी पर झल्लाकर बोली, मैं खुद ही ये नाप ले लूंगी। जब लियाना पास झुकी तो उसे पसीने की गंध महसूस हुई और वो हल्के से मुस्कुराई। सच में तुम जल्दी में आए हो ना प्रभु? प्रभु ने कहा, मैंने सोचा था कोई जरूरी बात है। लियाना ने मन ही मन सोचा, शायद वो बस अपनी दुल्हन को देखने की जल्दी में आया है। राजकुमारी ने कहा, ये हमारे परिवार के लिए जरूरी है, बिना माप के कपड़े दोबारा नहीं बन सकते। आदमी बड़बड़ाया, अगर पता होता कि बस इसी के लिए बुलाया गया है तो मैं धीरे आता। उसने कहा, शायद वो उससे दूर इसलिए रह रही थी क्योंकि उसकी बदबू बुरी है। पर लियाना ने कहा, नहीं, इतनी बुरी नहीं है, बस हल्की सी मांस जैसी गंध है, और सच कहूं तो थोड़ी गर्म लगती है। लड़की ने कहा, छोड़ दो ताकि वो नाप ले सके, पर वो नहीं छोड़ पाया और कुछ और पल रुकने की बात करने लगा। राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, वो एक खबर को लेकर परेशान था। उसने बताया कि फेल्टर परिवार का नाजायज बेटा लोफर महल आया था और फिर उसे खबर मिली कि राजकुमारी उसे ढूंढ रही थी। इन दोनों बातों से उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। प्रभु ने फिर पूछा, क्या सच में तुमने मुझे सिर्फ नाप के लिए बुलाया है? लड़की सोचने लगी कि वो उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। क्या उसे सब कुछ पता चल गया या वो बस परख रहा है? लियाना ने सोचा, शायद वो उसे परखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद सब बोल दे। उसने तय किया कि उसे लेफेटा को किसी तरह बचाना ही होगा, वो हमेशा छिपा नहीं रह सकता। उसने सोचा, अगर वो गिर गया या कोई देख ले तो क्या होगा? उसने प्रभु से कहा कि उसने उसे नाप के लिए ही बुलाया है, लेकिन इस कमरे में नहीं कर सकती क्योंकि मैडम फ्लॉम यही हैं और यही कमरा है जहां सारा सिलाई का सामान है, इसलिए अगले कमरे में चलने का सुझाव दिया। प्रभु मान गया और हंसते हुए बोला कि अब तो उसे ये सब और दिलचस्प लगने लगा है। दरवाजा बंद होते ही वो अचानक उसके पास आया और उसे दीवार से लगाकर जोर से चूम लिया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। लड़की ने कहा, रुक जाओ। उसने पूछा, क्या ये जगह असहज है या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? लड़की ने कहा, वो थोड़ा डर गई है। तब उसने उसे धीरे से नीचे उतारा और कहा, शायद मैं जल्दी में था। वो झुककर उसकी आंखों में देखने लगा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी नजरों से लियाना इतना घबरा गई कि उसने जल्दी से उसके हाथ रख दिए। उसने पूछा, वो ऐसे क्यों देख रहा है? उसने कहा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ गलत है। लड़की को लगा उसने कुछ अजीब किया है। उसने कहा, अगर तुम ऐसे देखना बंद कर दो तो मैं हाथ हटा लूंगी। उसने कहा, अगर यही बात है तो मैं देखना बंद कर दूंगा। उसने कहा कि जब तुमने मेरे आंखों पर हाथ रखे तो अच्छा लगा, इससे लगा कि तुम अब मुझसे दूर नहीं भाग रही। उसने कहा कि वो आज के लिए उसे माफ कर देगा और ये बात नजरअंदाज करेगा कि फेल्टर परिवार का लड़का अगले कमरे में छिपा है। लियाना ने कहा, ये सही है, क्योंकि प्रभु ही किले की सुरक्षा देखते हैं तो जाहिर है उन्हें सब पता होगा। उसने फर्श से फीता उठाया और कहा, चलो अब काम पर लौटते हैं, बताओ क्या नापना है? फार्मोस ने भारी आवाज में कहा कि उसने मालिक का आदेश पूरा कर दिया है। क्या हुआ? उसने कहा, उसने सोचा था कि ये फेल्टर परिवार को खत्म करने का अच्छा मौका होगा। उसने मन में सोचा कि ये पहली बार है जब उसने अपने मालिक को इतना बेचैन देखा है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उन्हें खबर मिली कि एक फेल्टर चूहा किले में घुस आया है। प्रभु का चेहरा सख्त हो गया जब उसे पता चला कि वो राजकुमारी के कमरे में है। फार्मोस ने सोचा, एक लड़की अपने प्रेमी को अपने कमरे में कैसे ला सकती है जब उसका मंगेतर है? उसे लगा अब प्रभु की दया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की किस्मत वाली है या बहुत चालाक। फ्रामुस ने बताया कि वो लड़का भाग निकला और जिंदा है। उसने कहा, वो किले में ऐसे भाग रहा था जैसे उसे अपनी जान की परवाह ही नहीं। उसके हाव भाव से साफ था कि वो राजकुमारी को नहीं छोड़ेगा। सहायक ने पूछा, क्या प्रभु इसे अनदेखा करेंगे? उसने कहा, इस बार हाँ। सहायक ने कहा, उसे ये फैसला समझ नहीं आया। फ्रामोस ने कहा, बात सिर्फ धोखे की नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी शार्क राज्य से जुड़ा था। उसने कहा, प्रभु जानते हैं कि फेल्टर परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर क्यों? प्रभु ने कहा, उसे पैसे मिले हैं। सहायक ने सोचा, शायद ये काम सर लिंडन फेल्टर ने करवाया होगा। फ्रामोस ने कहा, हाँ, ये बात सही लगती है। वो आदमी पूरे राज्य का सबसे अमीर था, लेकिन बहुत कंजूस और नीच। प्रभु ने कहा कि पैसे राजकुमारी ने दिए थे। सहायक ने हैरानी से पूछा, क्या हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो लगभग कंगाल है? फ्रामोस को झटका लगा कि प्रभु इस बात को ऐसे ही जाने देंगे, जबकि आमतौर पर वो खून बहा देते हैं।
प्रभु मुस्कुराया क्योंकि उसे याद आया कि उसे बहुत बड़ा इनाम मिला था। सहायक ने चेतावनी दी कि अगर प्रभु ऐसे ही नरम रहे तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं होगा। उसने कहा उसे यकीन है क्योंकि राजकुमारी ने अपने प्रेमी को नहीं बुलाया था। उसने कहा वो इतनी मूर्ख नहीं है कि एक साथ अपने प्रेमी और मंगेतर दोनों को बुला ले। सहायक ने कहा बात में तर्क है, लेकिन अगर राजकुमारी सच में बेगुनाह है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा बच निकलेगी। प्रभु ने माना कि उसने पहले सोचा था कि राजकुमारी बस खेल का हिस्सा है, एक खूबसूरत इनाम जिसे जीतकर राज्य हासिल किया जा सकता है। उसने माना कि लियाना और लेफिट काफी समय से प्रेमी रहे होंगे। उनके बीच का रिश्ता ऐसे खत्म नहीं हो सकता, खासकर जब वो गुप्त प्रेमी उसी बच्चे का पिता भी है। प्रभु ने समझा कि दुल्हन अपने प्रेमी को छिपाने के लिए बेताब थी। उसने तो हद तक जाकर अपने भावी पति को बहकाने की कोशिश की थी, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। फिर प्रभु खुद अपने जुनून में खो गया और सब भूल गया, क्योंकि अब उसे न राज्य की विरासत की परवाह थी न फायदे की। वो बस उस लड़की को चाहता था। उसने तय किया कि वो सब कुछ वापस लेगा, जिसमें वो दिल भी शामिल है जो फेल्टर के बड़े बेटे ने चुरा लिया था। फार्मोस खुश हो गया कि उसका पुराना निर्दयी मालिक फिर लौट आया और अब सब सामान्य हो गया। उसने कहा अगर प्रभु ने अपनी असली मनसा जाहिर कर दी तो वो इसे गंभीरता से लेगा और राजकुमारी की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। उसने कसम खाई कि वो चूहा दोबारा मौका नहीं पाएगा। उसी रात लियाना करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आई। अंतिम संस्कार के ख्याल उसके मन को तोड़ रहे थे। उसने खुद से वादा किया था कि मजबूत रहना है, लेकिन अपने पुराने प्रेमी को किले में छिपाने का अपराध बोध उसे भीतर से खा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु सब जानते हुए भी अनजान क्यों बना हुआ है। ये उसके लिए धोखे जैसा था। कोई इंसान ऐसी गलती को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? राजकुमारी सोचने लगी, क्या प्रभु उसे परख रहा है या सच में उसे माफ कर रहा है? और क्या इसका मतलब ये था कि वो अब उसके लिए वाकई मायने रखती है? उसने खुद ही पानी लेने का निश्चय किया, क्योंकि सारे नौकर सो रहे थे। कुएं की तरफ चलते हुए वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही। लियाना ने सोचा कि प्रभु उसे तंग करने के लिए ही ऐसा कर रहा है। वैसे भी हुसैन जैसा आदमी तो एक स्पर्श के लिए सब कुछ अनदेखा कर देता, लेकिन प्रभु तिवाकन ऐसा नहीं था। वो वही व्यक्ति था जिसने महल जीता था और दर्जनों सैनिकों का खून बहाकर विवाह का प्रस्ताव रखा था। जब राजकुमारी कुएं तक पहुंची तो एक पुरुष स्वर ने उसे पुकारा। वो हाइड था, सर वेरोस का शिष्य। उसने कहा घबराओ मत, वो बहुत देर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था ताकि राजकुमारी के लिए पानी ला सके। लियाना ने पूछा वो इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा उसे एक संदेश चुपके से देने का आदेश मिला था। हाइड ने स्वीकार किया कि वो संदेश सर वेरोस ने भेजा है। राजकुमारी तुरंत सलाहकार के हाल के बारे में पूछने लगी। हाइड ने कहा उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना कि सलाहकार जा चुके हैं। फिर उसने कहा उसके पास समय कम है और राजकुमारी को ध्यान से सुनना चाहिए कि सर वेरोस क्या कहना चाहते थे। उसने फुसफुसाकर कहा उस पर भरोसा मत करो, उसका असली मकसद बदला है। लड़की सन्न रह गई, लेकिन हाइड ने जोड़ा कि उसने कहा था कि राजकुमारी को सब कुछ समझना होगा। लियाना सोचने लगी, क्या सर वेरोस ने वाकई लेफिट को ये कहते सुना था कि प्रभु तिवाकना की सच्चाई बदले की आग है? शायद वो इसलिए संदेश भेज गया कि राजकुमारी सावधान रहे और शादी हो तब तक टाले जब तक वो सारी सच्चाई लेकर वापस न आ जाए। अपने कमरे में लियाना बार बार सोचती रही कि सलाहकार बिना कुछ बताए अचानक क्यों चला गया। उसे लगा शायद वो लेफिट की बातों में आ गया, लेकिन अफसोस कि उसने पहले कभी उस पर भरोसा नहीं किया। उसने उसे जलन समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब उसे मानना मुश्किल हो रहा था कि वेरोस सच कह रहा था। तो फिर प्रभु तिवाकना ने बदला लेने की इच्छा पूरी करने के लिए उसका सिर क्यों नहीं काटा? शायद वो कोई और ज्यादा दर्दनाक अंत चाहता था। वो विज्ञान का नाम मिटा देना चाहता था। लियाना को एहसास हुआ कि प्रभु के सारे मीठे स्पर्श और चुंबन बस उसे बहकाने का तरीका थे ताकि उसका दिमाग उलझा रहे। अगले दिन सुबह वो गहरी सोच में थी, तभी नौकरानी की नरम आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। औरत ने जब देखा कि राजकुमारी अपने नाखून चबाते हुए बच्चे जैसी लग रही है तो घबरा गई। उसने कहा बस थोड़ा ट्रिम कर दे तो ठीक हो जाएंगे। लड़की ने कहा कर दो, किसी को परवाह नहीं। मैडम फ्लिट ने कहा बात नाखूनों की नहीं हाथों की है, ऐसे हाथ जो पूरे राज्य को संभालते हैं, उन्हें सुंदर और साफ होना चाहिए। लियाना परेशान हो गई और उंगली खींच ली। तभी उसे तेज दर्द हुआ और खून उसके कपड़ों पर गिर गया। नौकरानी ने कहा ये गहरी कट है और मेरी गलती है, पर राजकुमारी ने कहा इतना भी बुरा नहीं है। उसने याद दिलाया कि अब भी बहुत तैयारी बाकी है, अंतिम संस्कार जल्द है। नौकरानी ने कहा पहले खून रोकना जरूरी है और जल्दी से मरहम लाने चली गई। लियाना फिर सोच में खो गई। उंगली का दर्द उसे फिर उसी आदमी की याद दिला रहा था जो बदला लेना चाहता था।
उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। उसके मन में ये साफ था कि वो इंसान जो दयालु दिखता था असल में बस खेल खेल रहा था। उसका मकसद पूरा राज्य हथिया रहा था। जब अंतिम यात्रा निकलने वाली थी तब नौकरानी ने बताया कि कपड़े तैयार हैं लेकिन एक समस्या है। लियाना ने पूछा क्या, तो मैडम फ्लॉम ने मुस्कुरा कर कहा कि राजकुमारी अब भी बहुत सुंदर लग रही हैं और उसमें कोई कमी नहीं। लियाना ने चिढ़कर कहा, यह तारीफ का वक्त नहीं। मैडम ने कहा, समस्या असल में उन जंगली लोगों की नजरों की है। उसमें चेतावनी दी कि राजकुमारी को सतर्क रहना होगा। लियाना ने उसकी बात अनसुनी की और प्रभु देवाकना की ओर चल पड़ी। उसने सोचा नौकरानी बस मन बहला रही है। प्रभु देवाकना उस पर काले कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने नोट किया कि राजकुमारी के सुबह के कपड़े बदले हुए हैं। उसने बताया कि नौकरानी ने उन्हें ठीक किया है। प्रभु ने कहा कि दुल्हन पर वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और कहा कि हमें साथ ही सवारी करनी चाहिए। लियाना को यह बुरा विचार लगा क्योंकि उसे पिछली बार का अनुभव याद था जब वो उसके साथ घुड़सवारी पर गई थी। उसने कहा वो अकेली जाएगी क्योंकि उसका खुद का घोड़ा तैयार है, लेकिन प्रभु ने कहा साथ चलना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कहीं से भी तीर आ सकते हैं और अगर कोई खतरा हुआ तो वो पहले पकड़ लेगा। लड़की ने आखिर मान लिया। लॉर्ड ने बड़ी सहजता से राजकुमारी को उठाकर घोड़े पर बिठा दिया, लेकिन लियाना हैरान रह गई क्योंकि उसके मंगेतर का कंधा तो हाल ही में घायल हुआ था। उसे चिंता हुई कि वो चोट अभी ताजा होगी। भले ही वो ताकतवर था पर जरूर दर्द हुआ होगा। दोनों चल पड़े और रास्ते में राजकुमारी को अजीब सा लगा। लॉर्ड हर काम में परफेक्ट था, चाहे वो घुड़सवारी हो या फिर किस करना, लेकिन लियाना को हाइड की बात याद थी। उसने ठान लिया कि वो अपना दिमाग नहीं खोएगी और सतर्क रहेगी। जब वे मंदिर पहुंचे तो लॉर्ड ने उसका हाथ बढ़ाकर उतरने में मदद की। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब उसे नीचे उतरना तो आता ही नहीं, ऊपर से ये जगह बहुत ऊंची थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी सीढ़ियां थीं। ये कठिन चढ़ाई देवताओं के सम्मान का प्रतीक था, लेकिन तभी पुजारी और उनके शिष्य नीचे उतर आए और उनका रास्ता रोक लिया। लियाना हैरान रह गई क्योंकि पुजारी कभी खुद नीचे नहीं आते थे। इतनी कठिन चढ़ाई वे शायद ही करते हों। मुख्य पुजारी ने कहा कि वो दैवीय आदेश लेकर आए हैं और घोषणा की कि राजकुमारी आरसैक इन अंतिम संस्कारों में शामिल नहीं हो सकती। उसने बताया कि जब तक राजकुमारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो देवताओं की इच्छा का विरोध करता है, वो मंदिर की जमीन पर कदम नहीं रख सकती। लियाना ने पूछा क्या उसका मतलब उसके मंगेतर से है। उसने हंसते हुए कहा कि ये मजाक है, ये तो सर लिंडनफेल्टर का शब्द लगता है। कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। उसे समझ आ गया कि वे उसे नाका से अलग करना चाहते हैं, इसलिए उसने मांग की कि राज्य की राजकुमारी को रोका ना जाए। लेकिन पुजारी ने कहा कि देवताओं के सिवा यहाँ कोई राजा नहीं, मैं केवल मुख्य पुजारी के आदेश मानता हूँ। राजकुमारी ने सीधे उनसे मिलने की मांग की, पर उसने कहा कि वो अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त हैं। साथ ही उसने शर्त रखी कि अगर राजकुमारी अपनी सगाई तोड़ दे और उस व्यक्ति को छोड़ दे जो देवताओं का विरोधी है, तब मंदिर उसका स्वागत करेगा। लियाना जानती थी कि अगर वो अब पीछे हटी तो अफवाहें फैलेंगी कि राजकुमारी नाका किसी जंगली के प्रेम में पड़कर देवताओं से मुंह मोड़ चुकी है और यही कारण बन जाएगा उसके मंगेतर से राजगद्दी छीनने का। इसलिए उसने घोषणा की कि अगर मुख्य पुजारी नीचे नहीं आते और कायरों की तरह छिपे रहते हैं तो वो खुद ऊपर जाएगी। पुजारियों ने विरोध किया कि ये देवताओं का अपमान होगा, लेकिन लॉर्ड ने उसे रोक लिया और समझाया कि यही तो उनका मकसद है। वो चाहते हैं कि राजकुमारी खुद जाल में फंसे। उसने चेतावनी दी कि जब तक ये न पता चले कि ऊपर क्या चाल बिछी है, तब तक वहां ना जाए। लियाना ने माना कि उसका मंगेतर सही कह रहा था और वापस मुड़ गई। तभी उसने पुजारी की हड़बड़ाई हुई आवाज सुनी। अब साफ था कि ऊपर कोई जाल था। असल में लॉर्ड फेल्टर ने खुलकर शाही परिवार की अवहेलना करने का फैसला किया था। ये कदम सीधे युद्ध की घोषणा जैसा था। पहले जब किला घिरा था तो उनका दुश्मन लॉर्ड तवाकन ही था। अब लियाना को समझ नहीं आ रहा था कि असली खलनायक कौन है। सोच में डूबी वो गलत कदम रख बैठी और गिरते गिरते बची। लॉर्ड ने उसे समय पर थाम लिया। उसने धन्यवाद कहा, पर मन में सवाल उठा कि क्या वो सच में उसका साथी है या दुश्मन। वो हमेशा उसकी फिक्र करता है, उसकी रक्षा करता है, पर क्यों? क्या ये कोई बदले का खेल है? ऊपर सीढ़ियों पर सर लिंडन और उसका बेटा चौंक उठे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो बर्बर इंसान इतना चतुर भी हो सकता है। लिंडन गुस्से से भरा था, सोच रहा था कि लॉर्ड तवाकन ने आखिर कैसे चाल समझ ली। लेफिट ने अपने चाचा से कहा कि अच्छा ही हुआ जाल नहीं चला। अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता तो ये बड़ा संकट बन जाता। तब फेल्टर परिवार को नकासा से निकाल दिया जाता। सर लिंडन ने निराशा में आह भरी। उन्होंने एक बड़ा मौका खो दिया था जिससे वे उस बर्बर सरदार को खत्म कर सकते थे। लेकिन लेफिट ने कहा कि लोग राजकुमारी से बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर वो मर जाती तो बगावत भड़क जाती। चाचा ने ताना मारा कि अब भी उस गिरी हुई औरत के लिए तेरे दिल में जगह है। लगता है तू उसे बहुत बचा रहा है।
लेफिट ने गुस्से में कहा कि वो नहीं समझ पाया कि उसने अपने पुराने प्रेमी के लिए क्या किया। वो खिड़की पर खड़ा था, किसी भी पल कूद सकता था। उसे याद आया जब लियाना ने लॉर्ड तवाकन से कहा था कि चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो समझ गया था कि ये इशारा उसे बच निकलने का मौका देने के लिए था, यानी राजकुमारी ने अपने पुराने मंगेतर की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वो इतनी महान थी कि सगाई रहते हुए किसी और से प्रेम स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि अब भी उनके बीच उम्मीद बाकी है, उनके भाव फिर जाग सकते हैं। जबकि लियाना अब उस हुक्म चलाने वाले लॉर्ड के काबू में थी। वही मंत्री सिर पकड़कर बैठ गया कि उसका भतीजा तो बर्बाद हो चुका, लेकिन लेफिट बोला कि अब जाकर उसे सब साफ दिख रहा है। लिंडन हंसते हुए बोला कि जब राजकुमारी उस बर्बर से शादी करेगी तो तू क्या करेगा? लेफिट ने दांत पीसते हुए कहा कि चाहे जो भी करना पड़े मैं इसे रोकूंगा। लॉर्ड तवाकन और लियाना तेजी से वापस महल पहुंचे। रास्ते में लॉर्ड ने उसके हाथ पर ताजा कट देखा और पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, बस कैंची पकड़ते हुए ध्यान भटक गया था। लॉर्ड ने कहा कि तुम्हें नई कैंची चाहिए। लियाना झेंप गई। उसने सोचा कि इतना मामूली सामान बदलवाने की भी औकात नहीं। थोड़ी देर बाद वे अरसाक महल पहुंच गए। राजकुमारी ने लॉर्ड का धन्यवाद किया और जाने लगी। लॉर्ड कुछ पल रुका, फिर उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसने पूछा कि उसके लिए ये इतना जरूरी क्यों है कि वो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाई। फिर खुद ही बोला कि जरूर ये बड़ा मसला होगा। लियाना ने कहा तुम सही कह रहे हो। लोग सोचेंगे कि जो राजा अपने सैनिकों की याद को भूल जाए वो कैसा शासक होगा। सब कुछ बिगड़ जाएगा और चांसलर इसका फायदा उठाकर मुझे सत्ता से दूर करने की कोशिश करेगा। लॉर्ड ने कहा कि वो खुद ये मामला संभालेगा। लियाना चौंक गई और डर गई कि कहीं वो सर लिंडन को सजा ना दे। उसके चेहरे पर डर देखकर लॉर्ड ने कहा कि वो हथियारों से कुछ नहीं करेगा। लियाना ने राहत की सांस ली और पूछा कि फिर वो क्या करेगा। लॉर्ड ने कहा कि अभी उसे खुद नहीं पता। फिर अलविदा कहने लगा, लेकिन लियाना ने उसे रोककर पूछा कि इतना शक्तिशाली लॉर्ड आम सैनिकों के अंतिम संस्कार की परवाह क्यों करता है। लॉर्ड ने जवाब दिया कि क्यों नहीं करनी चाहिए। अब से उसकी मंगेतर की चिंता उसकी अपनी बन चुकी है। वो लियाना की सुरक्षा और सुकून का जिम्मेदार है। लियाना ने पूछा कि क्या यही वजह है? क्या लॉर्ड तवाकन सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा है? लॉर्ड तवाकन धीरे से बड़बड़ाया कि उनके बीच अभी भी बहुत दूरी है। फिर उसने सोचा कि क्या वो औरत उसकी मदद आसानी से स्वीकार करेगी अगर वो उसे कोई खास वजह दे दे। उसने कहा तो फिर राजकुमारी यही समझे कि मेरे छुपे हुए इरादे हैं। वैसे भी अब वो चाहता है कि मिस लियाना उसका एहसान चुकाए, क्योंकि उसने अंतिम संस्कार के झंझट को संभाला था। लियाना के मंगेतर ने पूछा तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर याद दिलाया कि साइंस का साम्राज्य इस वक्त बुरी हालत में है। शक है कि वो ज्यादा कुछ दे नहीं पाए। लॉर्ड ने कहा कि वो जो भी राजकुमारी दे सकेगी वो ले लेगा और उससे कहा कि अपने कमरे बदल ले। उसने कहा अपने मंगेतर के नाते मैं तुम्हारे कमरे के बदल वाले कमरे में रहने आ रहा हूँ। वो कमरे असल में साइंस के शासकों के लिए बने हैं। उनके बीच में एक साझा बाथरूम है, यानी वो दोनों कमरे मिलकर एक ही बड़े कमरे जैसे हैं। लियाना हैरान रह गई ये सोचकर कि अब उसे अपने मंगेतर के साथ कमरा साझा करना होगा। हर निजी पल, हर छोटी बात अब साझा होगी। वो आदमी लियाना के चेहरे पर हैरानी देखकर बोला क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? लड़की ने कहा लॉर्ड तवाकन शादी के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने जवाब दिया अगर ऐसा है तो ये कोई खास इनाम नहीं लगता। लियाना ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि चूंकि हालात ऐसे हैं तो वो दूल्हे को अंदर आने देगी, लेकिन शर्त ये होगी कि वो सच में अंतिम संस्कार की समस्या हल करे और एक बूंद खून भी ना गिरे। आदमी ने अपनी मंगेतर से विदा ली और कहा कि वो कल उससे फिर मिलेगा, क्योंकि वो अब देरी नहीं करेगा। उसने लियाना का हाथ थामा और उसे अपने चेहरे के पास लाकर उसके अंगूठे के कटे हिस्से पर होंठ रख दिए। लियाना का पूरा शरीर कांप उठा। जाते जाते लॉर्ड ने राजकुमारी से अपने हाथों का ध्यान रखने को कहा और वो सोचने लगी कि क्या उसने सही फैसला लिया। हालांकि कल्पना करना मुश्किल था कि लॉर्ड तवाकन कभी किसी चीज में असफल हो जाए। फिर भी नायिका जानना चाहती थी कि लॉर्ड अब अंतिम संस्कार वाले मामले को कैसे सुलझाएगा। लियाना और हमारे प्यारे दर्शक दोनों ही बस अंदाजा लगाते रहे और उसके समाचार का इंतजार करते रहे। इस बीच सर वेरोस ने अपनी रिपोर्ट शुरू की और बताया कि अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान मंदिर में क्या क्या हुआ। उसने बताया कि सबसे पहले घंटी को पकड़ने वाली जंजीर टूट गई, जबकि पुजारी रोज उसकी देखभाल करते थे। महारानी ने नकली आश्चर्य दिखाया। अधीनस्थ ने बताया कि किसी तरह उन्होंने घंटी फिर से टांग दी। फिर महायाजक ने जमीन को पवित्र करने का अनुष्ठान किया। अब बस ताबूतों को कब्रिस्तान में पहुंचाना बाकी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आसमान से एक विशाल पत्थर गिरा।
लुढ़कते हुए नीचे आया और मंदिर की सीढ़ियां तोड़ दी। ये सुनकर सबको अजीब लगा, लेकिन चश्मदीदों ने कसम खाई कि ये सच है। अब पुजारी मंदिर के अंदर फंसे हैं, क्योंकि सीढ़ियां ही नीचे जाने का रास्ता थीं। जब तक नई सीढ़ियां नहीं बनती, अंतिम संस्कार रुक गया है और पूरा मामला टल गया है। लोग सोच रहे हैं कि शायद महायाजक ने कोई पाप किया है और देवता नाराज हो गए। राजकुमारी सांस रोके सुनती रही और बीच बीच में सवाल पूछती रही। सलाहकार ने कहा कि कई पुजारी इसे बेवकूफी मानते हैं, लेकिन ये सब उस दिन हुआ जिस दिन अंतिम संस्कार था। उसने पूछा, क्या ये सब सर्वशक्तिमान की क्रोध का संकेत नहीं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राजकुमारी लियाना खुद अंतिम संस्कार में नहीं आई। नायिका मुश्किल से मुस्कान छिपा पाई और सोचने लगी कि लॉर्ड तवाकन के दिमाग में ऐसा अजीब विचार कैसे आया। उसने मन में सोचा, क्या उसका मंगेतर इतना सनकी है कि उसने जादूगर भी बुला लिया? सेवक ने शर्माते हुए कहा कि राजकुमारी तो बहुत खुश दिख रही हैं, भले ही देवता गुस्से में हों। लड़की को ये देखकर मजा आया कि सब लोग महायाजक को ही दोष दे रहे हैं। उसने सलाहकार से पूछा कि किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि देवता उससे यानी राजकुमारी से नाराज हैं? आखिर महायाजक ने ही उसे मंदिर में आने से रोका था। आदमी ने कहा, हाँ ऐसी अफवाहें तो हैं, लेकिन उसने खुद कभी यकीन नहीं किया, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं की। राजकुमारी ने कहा, ये सच है तो अब हम ये ऐलान कर सकते हैं कि देवताओं को नाराज होने का कारण था। उसने आदेश दिया कि कल सुबह सूर्योदय पर दिव्य चौक में प्रहरी ये आधिकारिक घोषणा पढ़ेगा। सेवक ने रात की शुभकामना दी और चला गया। नायिका अकेली रह गई और सोचने लगी कि वो सही समय पर काम में रुकी थी, तभी उसे ये अच्छी खबर मिली। उसने याद किया कि वो आखिरी बार इतनी खुश तब हुई थी जब लॉर्ड तवाकन ने महल पर कब्जा नहीं किया था। तब तक तो लियाना अच्छी खबर शब्द ही नहीं बोलती थी। असल में लॉर्ड तवाकन ही पहला व्यक्ति था जिसने इतने समय बाद उसे सच में खुश कर देने वाली खबर दी थी। फिर भी वो खुश थी कि अंतिम संस्कार की तारीख बदल गई है। हालांकि वो अब भी ये सोचकर दुखी थी कि वो गिरे हुए सैनिकों के परिवारों से मिल नहीं पाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सोच नहीं पा रही थी कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने सोचा, जरूर लॉर्ड तवाकन होंगे और आप में से कई ने भी ये सोच लिया होगा। हाँ, आप सही हैं, दरवाजे के पीछे वही था, उसका मंगेतर। हालांकि उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे थे। शायद मंदिर की यात्रा के बाद उसने कपड़े नहीं बदले थे। लॉर्ड ने पूछा, क्या वो अंदर आ सकता है? लेकिन लियाना इतनी चौंक गई कि जवाब ही नहीं दे पाई, इसलिए वो खुद अंदर आ गया। लियाना ने पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? आदमी ने कहा, वो ये बताने आया है कि अंतिम संस्कार की समस्या हल हो गई है। उसने जोड़ा कि महायाजक कल राजकुमारी से संपर्क करेगा और कहा कि उसके दावे पर भरोसा न करे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि लॉर्ड तवाकन का इससे कोई लेना देना है। लियाना ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। लॉर्ड ने आगे कहा कि मंदिर को थोड़ा नुकसान हुआ है। राजकुमारी ने कहा कि उसे पहले से पता है। उसने कहा कि सारा खर्च वो खुद उठाएगा और दुल्हन को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो थोड़ा लुका और बड़बड़ाया, ये सब बहुत छोटा लग रहा है। लियाना समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या था। लॉर्ड ने कहा कि यहाँ आने से पहले वो चट्टान से निपट रहा था, इसमें पूरा दिन लग गया। लियाना समझ गई कि वो चट्टान मंदिर की नींव वाली जगह की है। शायद उसने उसे चढ़कर घंटी को नुकसान पहुंचाया और फिर किसी तरह पत्थर को हिलाया जिससे सीढ़ियां टूट गईं। अब नायिका को समझ आया कि उसका मंगेतर इतना गंदा क्यों है। वो पूरे दिन अपनी दुल्हन के लिए मेहनत करता रहा था। लॉर्ड को थोड़ा अफसोस हुआ। लॉर्ड तवाकन ने आज बहुत कुछ किया था, लेकिन सब कुछ अचानक और छोटा सा लग रहा था। उसने पूछा, क्या वो अब नए कमरे में जा सकते हैं? लियाना ने कहा, ये बहुत जल्दीबाजी होगी। लॉर्ड तवाकन राजकुमारी के करीब आया और पूछा, क्या वो उसे छू सकता है? उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसके ठोड़ी पर फेरी, लेकिन नायिका तुरंत पीछे हट गई। लॉर्ड तवाकन समझ गया कि वो नहीं चाहती कि कोई उसे गंदे हाथों से छुए। लियाना ने उसके हाथ में चोट देखी और सोचा कि ये चोट उसे चट्टान पर लगी होगी, लेकिन उसने कहा उसे याद नहीं। उसने जोर देकर कहा कि वो कमरे में उसके साथ चलें ताकि वो घाव का इलाज कर सके। लॉर्ड तवाकन बोला कि जब तक उसे नए कमरे में जाने का जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं हिलेगा। लियाना उसकी जिद देखकर झुंझला गई, लेकिन नाराज होकर भी मान गई और बोली, उम्मीद है अब दूल्हा खुश होगा। पर उसने एक और बात पूछी, क्या वो अपनी दुल्हन को छू सकता है? लियाना ने कहा, हाँ, लेकिन पहले अपने हाथ धो ले। फिर बोली, पहले घाव का इलाज खत्म करते हैं। लियाना ने कभी नहीं सोचा था कि जो खुशखबरी उसे मिली है उसकी इतनी बड़ी कीमत होगी। लॉर्ड तवाकन ने अपने हाथ काट लिए, खुद को गंदा कर लिया, सिर्फ अपनी दुल्हन को खुश करने के लिए। लियाना समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके लिए क्या कर रहा है। भले ही वो बदले की भावना से आया हो, लेकिन किसी वजह से राजकुमारी उसके पास खुद को शांत और सुरक्षित महसूस कर रही थी।
ये एहसास उसे डराने लगे। वो नटीलिया की शासक होकर ऐसे भाव नहीं रख सकती थी। उसने कपड़ा भिगोकर लॉर्ड के हाथों की धूल और मिट्टी साफ की और फिर पट्टी बांधी। तब उसे एहसास हुआ कि लॉर्ड को बस चोट दिखी नहीं थी, इतने बड़े हाथों पर घाव छिप नहीं सकता। फिर भी नायिका ने दोबारा पूछने का फैसला किया। उसने कहा, तुमने ये घाव देखा नहीं, दर्द नहीं हुआ? उसने जवाब दिया, शायद मैं काम में इतना व्यस्त था कि ध्यान ही नहीं गया। बस सफाई, मरहम और पट्टी काफी है, इतना बुरा नहीं दिख रहा। उसने कहा, थोड़ा पास आओ ताकि मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर दूं। उसने पूछा, इतना पास काफी है? लियाना ने सोचा, क्या ये रोशनी का असर है या सच में वो इतना अच्छा दिख रहा है? उसकी आंखों में वही तेज चमक थी जैसी उस दिन थी। नायिका जानती थी अगर वो ऐसे देखता रहा तो बात बिगड़ जाएगी, और वही हुआ। राजकुमारी और लॉर्ड तवाकन ने एक कोमल चुंबन साझा किया। लियाना ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। कुछ पलों बाद जब उसने पलकें झपकाईं तो लॉर्ड का हैरान चेहरा दिखा। उसने देखा कि वो खोई हुई थी और जवाब नहीं दे रही थी। फिर पूछा, क्या राजकुमारी ठीक है? लियाना ने खुद को मन ही मन डांटा और कहा कि वो बहुत पास है। आदमी थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन माहौल फिर भी अजीब बना रहा। लियाना ने सोचा, चलो खत्म कर ही दें। उसने अंदर ही अंदर खुद पर हंसी उड़ाई कि उसने अपने हाथों से उसका चेहरा साफ करने की बात क्यों कही। क्या उसे कहना चाहिए कि और पीछे हटो? नहीं, वो ये नहीं कहेगी। शायद मोमबत्तियों की रोशनी का असर था जिसने उसके चेहरे को इतना प्यारा दिखाया। लड़की ने कहा कि वो अब भी बेचैन महसूस कर रही है क्योंकि वो बहुत पास है, और बोली, अपनी आंखें बंद करो। आदमी ने कहा, ये अजीब अनुरोध है। लियाना को एहसास हुआ कि उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो उसकी भावनाएं न देख पाए। इतनी नजदीकी पर कुछ छिपाना मुश्किल था, लेकिन लॉर्ड ने साफ मना कर दिया और कहा वो ऐसा नहीं करेगा। नायिका चौंक गई, उसे लगा उसने गलत सुना। उसने दोबारा पूछा तो उसने फिर वही कहा। वो सोचने लगी कि अचानक लॉर्ड इतना जिद्दी क्यों हो गया। अगर पानी उसकी आंखों में चला गया तो? तभी लॉर्ड के माथे से खून बह निकला। लियाना घबरा गई, लेकिन उसने कहा, सब ठीक है। उसे चोट के बारे में पता था, पर वो खून नहीं बहा रहा था, इसलिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। उसने कहा, ये उसकी गलती है, कभी कभी वो चेहरे पर ज्यादा ध्यान दे देती है। लॉर्ड ने कहा, आगे बढ़ो, दर्द नहीं हो रहा। लियाना ने कहा, नहीं, ये सिर की चोट साफ करनी ही होगी। वो सोचने लगी कि इतना जोखिम लेकर वो यहाँ क्यों आया, जबकि उसे पहले इलाज कराना चाहिए था। उसने कहा, लगभग हो गया। तभी अचानक रोशनी बुझ गई। लॉर्ड ने कहा, बिल्कुल सही वक्त है। लियाना ने पूछा, इसमें सही क्या है? लॉर्ड मुस्कुराया और बोला, अब मैं आखिरकार अपनी दुल्हन को छू सकता हूँ। उसने याद दिलाया कि राजकुमारी ने कहा था कि वो उसे तभी छू सकता है जब वो सारा कीचड़ और गंदगी धो ले। लियाना ने मन ही मन सिर पकड़ा कि उसे अब अजीब क्यों लग रहा है। ये उनकी पहली झप्पी तो नहीं थी। उसने सोचा, शायद अचानक अंधेरे का असर है। फिर उसने कहा, ये अचानक मुझे छूने की इतनी इच्छा क्यों? उसने कहा, ये सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन जब मैं उस चट्टान पर चढ़ रहा था तो सिर पर पत्थर लगा और उस पल लगा कि मौत कभी भी आ सकती है, और तब एहसास हुआ कि अब तक मैं अपनी दुल्हन को छू भी नहीं पाया। उसने जोड़ा कि ये अजीब कारण है, लेकिन पहली बार उसे ऐसा विचार आया जब उसने दर्द महसूस किया। लियाना ने पूछा कि वो उस चट्टान पर गया ही क्यों जब रास्ता इतना कठिन था। लॉर्ड ने कहा, अब राजकुमारी को चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी और अब वो अच्छा महसूस कर रहा है। लड़की ने कहा, फिर भी ये जोखिम लेना सही नहीं था। फिर मन ही मन उसने नोट किया कि उसके मंगेतर के बाल कितने मुलायम हैं, जबकि दिखने में सख्त लगते हैं। लियाना को यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके लिए इतना खतरा मोल ले सकता है। अब उसे लगा कि ये आदमी उतना ठंडा और निर्दयी नहीं जितना पहले लगा था। नायिका ने समझा कि शायद जिंदगी में बहुत चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। शायद यही बात अफवाहों पर भी लागू होती है। लॉर्ड ने कहा, ये वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। लियाना ने पूछा, उसका मतलब क्या है? उसने कहा, उसे लगा था कि वो बस खड़ी रहेगी और उसे छूने देगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दुल्हन खुद उसके शरीर को छुएगी। इसी वजह से वो खुश है कि उसे चोट लगी। अगले दिन राजकुमारी अपने दफ्तर में पुजारियों से मिली। उसने गुस्से में पूछा कि क्या वो पागल हो गए हैं जो ऐसी बात मांग रहे हैं। महायाजक ने शांत स्वर में दोहराया कि महारानी को शादी टालनी होगी। फिर जोर से कहा कि ये जरूरी है क्योंकि भगवान गुस्से में है। लियाना ने मन में आंखें घुमाईं और सोचा कि लगता है पुजारी भी अफवाहों पर यकीन करते हैं। लगता है आदेश पढ़वाने का असर हुआ। सूरज मुश्किल से उगा था जब वो दौड़ते हुए यहाँ आया और चिल्लाने लगा। पुजारी ने कहा कि अधर्मी लोग धरती पर चल रहे हैं। नायिका ने कहा, उसे तो ऐसा कुछ नहीं लगा।
उसने पूछा, क्या राजकुमारी भगवान के शब्दों का इनकार कर रही है? उसने जवाब दिया कि वो तो वही मानती है जो सुना है। सबको पता है कि सर्वशक्तिमान इसलिए नाराज हैं क्योंकि राजकुमारी अंतिम संस्कार में नहीं आई थी, जबकि महायाजक ने खुद उसे आने से रोका था। ये सब उसी की गलती है, इसलिए भगवान नाराज हैं। आदमी चिल्लाया, किसने हिम्मत की ऐसा कहने की? कहते हैं उन्होंने पुजारी को रस्सी से नीचे उतारा। शायद उसने अपनी अंदर की सारी हिम्मत ही नहीं बल्कि अपनी आखिरी समझदारी भी उलट दी। नायिका बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, शायद इसलिए कि आज उसने ज्यादा नींद नहीं ली थी। वो देर तक लॉर्ड दिवाकन के साथ स्नानागार में रही थी। अब भी उसे उसके बालों की मुलायमियत महसूस हो रही थी, जैसे उसकी मजबूत लेकिन कोमल बाहें उसे फिर से अपने पास खींच रही हों। राजकुमारी को पुजारी के उपदेश का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो लॉर्ड दिवाकन के ख्यालों में खोई हुई थी। उसने महसूस किया कि मेरे स्वामी ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके साथ वक्त पंख लगाकर उड़ गया। पुजारी आखिरकार राजकुमारी के पास पहुंच गया और पूछा कि क्या वो सुन भी रही है, लेकिन लियाना ने तेज आवाज में कहा, बताओ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसने मांग की कि वो लॉर्ड दिवाकन से अपनी शादी रद्द कर दे। उसने पलट कर कहा, अब अचानक ऐसा क्यों? पुजारी बोला कि जब तक भगवान जंगली लोगों के पापों को माफ नहीं करते तब तक ये शादी नहीं हो सकती, वरना दिव्य क्रोध बरसेगा। वो राहत की सांस ली। आखिर असली मुद्दा सामने आ ही गया। वो बार बार जोर देता रहा कि भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। असल में बात तो सीढ़ियां ठीक करवाने की थी। सर लिंडन शायद उसके लिए पैसा नहीं देंगे, लेकिन जितना ये पुजारी जिद्दी था उससे लग रहा था कि ग्रैंड चांसलर ने ही इस शादी को रोकने के लिए दबाव बनाया है। लियाना ने तंज कसते हुए कहा, तो मतलब भगवान तुम्हारे सपने में आए और कहा कि शादी तोड़ दो? पुजारी भड़क गया, कैसे तुम सर्वशक्तिमान के बारे में इतनी बेअदबी से बोल सकती हो? नासुक पर आई परीक्षाएं तो आरसक को सबक सिखाने के लिए थीं। लियाना ने चेतावनी दी, जबान संभालो, ये मंदिर नहीं महल है और कानून के हिसाब से मैं तुम्हें राज परिवार का अपमान करने पर सजा दिला सकती हूँ। पुजारी चिल्लाया, भले ही ऐसा हो, लेकिन तुम भगवान की इच्छा के खिलाफ जाकर किसी पापी से शादी नहीं कर सकती। तभी वो अचानक रुक गया क्योंकि पीछे से वही जंगली सरदार की आवाज गूंजी। लॉर्ड दिवाकन अंदर आया और राजकुमारी से देरी के लिए माफी मांगी। पुजारी उछल पड़ा और बोला कि जंगली का यहाँ आना बेअदबी है, लेकिन लियाना ने उसकी बात अनसुनी की और अपने होने वाले दूल्हे को बैठने का इशारा किया। फिर बोली, हम कहाँ रुके थे इससे पहले कि तुमने बीच में टोक दिया था? लियाना ने सपाट स्वर में कहा। भगवान को हमारी शादी से दिक्कत है। पुजारी गड़बड़ा गया, बोल ही नहीं पाया। लियाना मुस्कराई। ये चाल काम कर रही थी। उसे समझ आया कि अकेली खड़ी होकर वो कमजोर लग रही थी। उसने पलट कर पूछा, तो भगवान कितने दिन तक तुम्हें इस सब में उलझाए रखेंगे? पुजारी कांपने लगा, बोला, जब तक भगवान की मंजूरी नहीं मिलती। लियाना झुक कर बोली, और वो मंजूरी कैसे मिलेगी? उसने कहा, हमेशा की तरह एक प्रतिनिधि के जरिए, मतलब मेरे द्वारा। लॉर्ड दिवाकन की आंखें सिकुड़ गईं। तो सब कुछ तुम्हारी बात पर ही निर्भर है? उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर तुम भगवान के प्रतिनिधि हो तो मैं तुम्हारा मुंह खरीद लूं या खुद फाड़ दूं? पुजारी चिल्लाया, ये क्या बेहुदा बात है? लॉर्ड ने उसे काटते हुए कहा, अपनी जुबान संभालो, ये राजसभा है। फिर बोला, तुम्हारे पास अब भी विकल्प है, लेकिन अगर तुमने नहीं चुना तो मालिक तुम्हारे लिए चुन लेगा। पुजारी गरज उठा, ये पागलपन है। भगवान के प्रतिनिधि के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी लॉर्ड ने धीमे से कहा, लॉक, और दरवाजा जोर से बंद हो गया। पुजारी घबरा गया, चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? महारानी से विनती की कि कुछ करें, लेकिन लॉर्ड बोला, मैं राजकुमारी के आदेश पर चलूंगा। अगर वो कहें खोलो तो खुलेगा। राजकुमारी ने कहा, बातचीत अभी खत्म नहीं हुई, दरवाजा बंद ही रहे। पुजारी ने कहा, महारानी होश में आइए। लेकिन लियाना बोली, चलो ये दिलचस्प बातचीत जारी रखते हैं। उसने फिर पूछा, आखिर शादी की तारीख क्यों बदली जा रही है? लॉर्ड दिवाकन बोला, आज रात अंतिम संस्कार होगा और राजकुमारी वहां उपस्थित रहेंगी। उसके बाद शादी तय समय पर होगी। लियाना हैरान रह गई, सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। पुजारी ने भी विरोध नहीं किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब सही चल गया। फिर लॉर्ड ने शूरवीरों को आदेश दिया कि ताबूतों को चर्च ले जाएं। तभी राजकुमारी को एहसास हुआ कि पुजारी इतनी आसानी से क्यों मान गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सीढ़ियां ठीक करवाने के लिए अब उसे अच्छा बजट मिल जाएगा। राजकुमारी ने कहा, यह सब ज्यादा हो गया, तुम पहले ही बहुत खर्च कर चुके हो। वैसे भी वो डर गया है, अब शादी टालने की हिम्मत नहीं करेगा, तो खर्च करना बेकार है। लॉर्ड ने कहा, इसे बदतमीजी मत समझो, लेकिन मैं अपना पैसा अपने तरीके से खर्च कर सकता हूँ। लियाना ने महसूस किया कि कितना अच्छा लगा कि कोई उसके मसले खुद हल कर रहा है। उसका दूल्हा अब सचमुच उसका साथी जैसा लगने लगा था।
असली वजह तो विरास के आने पर पता चलेगी, लेकिन फिलहाल वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने लॉर्ड का शुक्रिया किया कि शादी और अंतिम संस्कार दोनों शांति से हो जाएंगे। लॉर्ड ने मुस्कुराकर पूछा, तो दुल्हन सचमुच गंभीर है? उसने कहा, हाँ मेरे स्वामी, मैं शादी टालना नहीं चाहती। ये सुनकर लॉर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। वो खुद भी हैरान थी कि अब वो इस शादी को पक्का मान रही थी। अचानक उसने देखा कि लॉर्ड के होठों पर मुस्कान आई। पहली बार वो उसे इतना इंसानियत से भरा दिखा। उसने कहा, मुझे इस पर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। और तब उसे समझ आया कि वो सचमुच खुश है उससे शादी करने पर। सब लोग सोचते थे कि उसका होने वाला पति बहुत बुरा इंसान है, लेकिन असलियत में वो अच्छा था, जिसे लियाना भी पसंद करने लगी थी। उधर ग्रैंड चांसलर अपने महल में गुस्से से पागल हो रहा था। चिल्लाया, क्या शादी टालने की मांग करना इतना मुश्किल है? वो कायर पुजारी आखिर बना कैसे उच्च पुजारी? सर लिंडन बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें किसी और को ढूंढना होगा। नेफिट ने कहा, मतलब क्या? ये पुजारी किसी काम का नहीं। अब उस शैतान औरत के हाथों में ताकत नहीं रहनी चाहिए। लिंडन फॉरेल ने घोषणा की कि वो उच्च पुजारी को बदलना चाहता है। भतीजे ने पूछा, लेकिन कैसे? उच्च पुजारी की पदवी तो जीवन भर के लिए होती है। अगर वो बूढ़ा आदमी मर गया तो नए को ढूंढने में वक्त लगेगा। शादी की रस्में पूरी करने वाला कोई नहीं था। बिना पुजारी के शादी कैसे हो सकती थी? ऐसा मत कीजिए चाचा, अगर ये बात बाहर फैली तो हंगामा मच जाएगा। लेकिन ग्रैंड चांसलर जोर से हंसा, बोला, मेरे कोमल और कमजोर भतीजे, कोई आश्चर्य नहीं कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर भाग गई। उसने कहा, वो ना चोरी हुई है ना खोई है, मैं उसे वापस लाऊंगा। अभी भी नहीं समझे भतीजे, आज का दिन खास है, जरा रुकिए, कब्रिस्तान अंधेरा होते ही सब समझ जाओगे। जैसे ही पुजारी लोग ताबूत नीचे ला रहे थे, एक हुड पहने अजनबी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। एक सिपाही ने उसे डांटा, यहाँ से निकल जाओ बूढ़े, ये जगह खतरनाक है। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथ से लॉर्ड तिवाकन की ओर इशारा किया और भारी आवाज में पूछा, वो कौन है? सिपाही ने चिढ़कर कहा, क्या तुम सच में नहीं जानते? वो तिवाकनों का महान कमांडर है। अब चलो यहाँ से। जितनी जानकारी चाहिए थी मिल गई। बूढ़ा मनी मन सोचने लगा, क्या मेरे स्वामी नाका के पाप का बदला लेने लौटे हैं? उस दिन जो खून नहीं बहा था, क्या वो आज बहने वाला है? सिपाही फिर गरज उठा, कितनी बार कहूँ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। शाम तक अंतिम संस्कार का समय आ गया। चैपल लोगों से भरा था। राजकुमारी हैरान थी कि इतने लोग क्यों आए। मैडम फ्लॉम्बो ने कहा, वजह है, सबको बस तमाशा चाहिए, जिज्ञासा और चुगली दोनों। पहले तो राजकुमारी को समझ नहीं आया, फिर याद आया, सबको लगता था सर फर्टेल मर चुके हैं, तो मतलब आज राजकुमारी अपने पुराने प्रेमी के अंतिम संस्कार में अपने नए मंगेतर के साथ आई है। लियाना ने समझा कि माहौल फटने ही वाला है, कोई भी लॉर्ड तिवाकन की बुराई शुरू कर सकता है, खासकर अगर ग्रैंड चांसलर ने अफवाहें उछाली तो। मैडम फ्लॉम्बो ने चेतावनी दी कि वो सबकी आंखें और कान तो बंद नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि अपने स्वामी को पहले से आगाह कर दें। राजकुमारी ने सहमति जताई, लेकिन उसे लगा कि उसका दूल्हा लोगों की बातों पर गुस्सा नहीं करेगा। उसने कभी उसे अपना आपा खोते नहीं देखा था। फिर भी माहौल का दबाव बहुत भारी था। उसे उससे डर नहीं था, बस थोड़ा असहज महसूस हुआ। लॉर्ड तिवाकन उसे अजीब सी भावना दे रहा था। तभी मैडम फ्लॉम्बो ने देखा कि राजकुमारी खोई हुई है। उसने चेताया, ध्यान से चलो, रास्ता उबड़ खाबड़ है। तभी उसके आगे एक लकड़ी का डंडा गिरा। वो उसी बूढ़े हुड वाले आदमी का था। नर्स ने पूछा, आप ठीक है महारानी? लेकिन वो बोली, मैं इस बूढ़े को पहचानती हूँ, हर बार मंदिर के पास इसे देखा है, कभी कभी इसे कुछ सिक्के देती हूँ। लियाना बोली, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, अभी तो अंतिम संस्कार के लिए जा रही हूँ। जब उसने उसका डंडा लौटाया, बूढ़ा कुछ बड़बड़ाया पाप और खून के बारे में। लियाना ने कहा, दोबारा कहो, मैं सुन नहीं पाई। तब वह चिल्लाया, आज तक की हवाओं को तैयार रहना चाहिए, खून आने वाला है। लियाना सन्न रह गई। मैडम फ्लॉम्बो ने कहा, दूर रहिए अजनबी, खतरनाक भी हो सकते हैं। लियाना ने कंधे उचकाए, कोई बड़ी बात नहीं, शायद बूढ़ा बस कुछ कहना चाहता था। लड़की ने फिर पूछा, पर इस बार उसे सिर्फ बड़बड़ाहट और अजीब आवाजें सुनाई दी। तभी लॉर्ड तिवाकन की गूंजती आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? नर्स ने बताया, महारानी रास्ते में इस हुड पहने बूढ़े से टकरा गई थी। लॉर्ड ने पूछा, क्या दुल्हन को कुछ वक्त और चाहिए? लियाना ने कहा, नहीं, वो तो शायद ठीक से बोल भी नहीं पाता। मुझे अब चलना होगा, कहीं अंतिम संस्कार छूट न जाए। अगर उसे कुछ कहना है तो बाद में कह सकता है। लॉर्ड तिवाकन ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पूछा, तुम ठीक हो? लियाना बोली, हाँ, बस चाहती हूँ कि अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए। लॉर्ड ने कहा कि उसने सारे पहरेदारों को
को चौकन्ना रहने का आदेश दिया है। लियाना ने आभार जताया। लॉर्ड बोला, मैं पहले जाकर सब देखता हूँ। लेकिन लियाना के मन से बूढ़े के शब्द निकल नहीं रहे थे, जैसे वो शब्द दिल पर बोझ बन गए हो। धीरे धीरे लोग हॉल में जमा होने लगे जहाँ अंतिम संस्कार होना था। पुजारियों ने आकर कुछ कहा तो राजकुमारी चौंक कर बोली, ये तो बकवास है। फिर पूछा, आखिरी बार किसी ने उच्च पुजारी को कब देखा? एक पुजारी बोला, आज सुबह उसे रॉयल चैपल में आते देखा था। दूसरे ने कहा, हम में से कोई भी आज वहाँ से बाहर नहीं गया। तभी लॉर्ड तिवाकन अपने सहायक के साथ पहुँचे। लियाना बोली, हमें अंतिम संस्कार शुरू करना है, लेकिन उच्च पुजारी का पता ही नहीं। लॉर्ड ने अपने सहायक से पूछा, कुछ खबर है? लेकिन उसने सिर हिलाया, कोई जानकारी नहीं मेरे स्वामी। उसी बात सर लिंडन फर्टेल, जो आम लोगों के बीच खड़ा था, सब सुन रहा था। लॉर्ड तिवाकन बोला, अगर ये हादसा था भी है तो किसी ने अच्छी तरह से इसकी योजना बनाई थी। फेरोस ने सिर हिलाया, मैं तुरंत देखता हूँ मेरे स्वामी, आप हमेशा सही निकलते हैं। वो जैसे ही मुड़ा, राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है किसी ने जानबूझकर किया है? लॉर्ड तिवाकन ने ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, हो सकता है उच्च पुजारी के कई दुश्मन थे। तभी उसकी नजर लॉर्ड फर्टेल पर पड़ी, जो भीड़ में खड़ा था। तभी फेरोस ने जोर से चिल्लाया, मैंने उच्च पुजारी को ढूंढ लिया। फेरोस सीधे ताबूतों की ओर भागा, बोला, वो इनमें से एक में है। कब्र खोदने वाले ने कहा था, एक ताबूत बाकियों से ज्यादा भारी है। उसने सबसे भारी वाला ताबूत खोला और राजकुमारी की चीख हॉल में गूंज उठी। लॉर्ड तिवाकन मुस्कुराया, शव छिपाने का बढ़िया तरीका। फेरोस बोला, ये हादसा नहीं, किसी ने बहुत चालाकी से उसे छिपाया है। राजकुमारी ने समझ लिया कि उच्च पुजारी की हत्या हुई है। उसने देखा कि ग्रैंड चांसलर सबसे ज्यादा चौंका हुआ था, जैसे उसे भी कुछ पता न हो। बाकी सब की तरह वह भी दबी सांसों में गुस्से से बोला, ऐसा दिन और कोई किसी को मार दे। फिर पूछा, अब आज का अंतिम संस्कार कौन करेगा? यह सवाल सबके बीच गूंज उठा। पुजारी भी असमंजस में थे। आखिर तय हुआ कि बुजुर्ग परिषद की आपात बैठक बुलाई जाएगी। ग्रैंड चांसलर ने कहा, इतना महत्वपूर्ण पद खाली नहीं रह सकता। जैसे ही परिषद फैसला करेगी और नया उच्च पुजारी चुना जाएगा, वह बाहर आकर औपचारिक घोषणा करेगा। सर लिंडन फर्टेल ने फिर से घोषणा की कि अंतिम संस्कार को दोबारा टाल दिया गया है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे ताबूतों को संभालें। राजकुमारी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मीलों दूर से भी कोई देख ले तो समझ जाए कि वह भड़की हुई है। उसे शांत करने के लिए लॉर्ड ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इसे अपनी हार मत समझो। फिर उसने कहा, अब मैं नॉब की सुरक्षा का जिम्मा लेता हूँ और राजकुमारी के साथ मिलकर अपराधी को ढूंढने निकलूंगा। नायिका ने मन में सोचा, वह सही कह रहा है। अब आरसठ परिवार के पास नए बॉडीगार्ड शूरवीर है। अब वो दिन गए जब राजकुमारी चुपचाप वार सह लेती थी। जिसने भी उच्च पुजारी की हत्या में हाथ लगाया है, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, उसे सजा मिलकर रहेगी। लेकिन सर लिंडन ने एक भयानक गलती की। उसे समझ ही नहीं आया कि पुराने पागलपन भरे अपराध अब दोहराए नहीं जा सकते। नायिका ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। वह अब डर में नहीं जीना चाहती। उस डर को मिटाने की शुरुआत असली दुश्मन को खत्म करने से करनी होगी। इसलिए लियाना ने साहस दिखाते हुए सुझाव दिया कि लॉर्ड को हत्यारे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने से शुरुआत करनी चाहिए। उसी शाम लॉर्ड फर्टेल का किला हंगामे से भर गया। ग्रैंड चांसलर गालियां बकता हुआ ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था और उस आदमी पर चीजें फेंक रहा था जिसने उच्च पुजारी को मारा था। वह गुस्से में चिल्लाया, आखिर किसी के दिमाग में कैसे आया कि लाश को ताबूत में डाल दे? बस इतना करना था कि उसे हादसे की तरह दिखा देते। सर लिंडन ने गुस्से में भाड़े के सैनिक को धक्का दिया और चिल्लाया, क्या सोच रखा था तुमने? क्या खुद पकड़े जाना चाहते थे? डरा हुआ आदमी हाथ ऊपर उठाकर बोला, समय बहुत कम था और मंदिर में गवाह बहुत ज्यादा थे। चांसलर ने हंसकर कहा, घटिया बहाना, और उस पर लाते बरसाने लगा। फिर गर्जा, उम्मीद है तुमने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा, वरना सीधा तुम्हारे सिर आएगा। सर लिंडन ने आदेश दिया कि उस मूर्ख सैनिक को समझाओ कि कम से कम लाश को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता, जैसे पिछले उच्च पुजारी की हत्या के वक्त किया गया था। सर लिंडन बोला, किसी को भी कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह मेरा आदेश था। जंगली लोगों के साथ खेल नहीं किया जाता, वरना मैं खुद उसे मार डालूंगा। खून से लथपथ लड़का कराहते हुए बोला, समझ गया। यह चमत्कार था कि इतनी पिटाई के बाद भी वो बोल पा रहा था। उधर अंतिम संस्कार शुरू हो चुका था। ताबूत पहले से खोदी हुई कब्रों के पास सजे थे। लॉर्ड तिवाकन और उसका सहायक सब पर नजर रखे हुए थे ताकि हालात बिगड़ नहीं। उसी समय राजकुमारी गिरे हुए सैनिकों को परिवारों में फर्नीचर के टुकड़े बांट रही थी। यही उसके पास बची हुई एकमात्र
कीमत थी। फिमोस ने बड़बड़ाया, कोई हैरानी नहीं, महारानी के पास अब कुछ नहीं बचा। अब उसे समझ आया क्यों। लेकिन लॉर्ड दिवाकन ने कहा, उसके नजर में दयालुता और उदारता ही सच्चे शासक की पहचान होती है। उसने जोड़ा कि राजकुमारी को कभी कभी खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ दूसरों का नहीं। उसके सहायक ने कहा, अफवाह है कि उसके पास शोक के कपड़े तक नहीं है और उसने पुरानी पोशाक को दोबारा सिला है। तब लॉर्ड ने याद दिलाया कि यही उसकी सादगी और समझदारी थी जिसने उसे उसका प्रस्ताव स्वीकार करने पर मजबूर किया। फिमोस ने सहमति जताई, लेकिन फिर पूछा, मालिक आप क्या सोचते हैं, सर फर्टेल ने उच्च पुजारी को क्यों मारा? वो कोई मूर्ख तो नहीं लगता? लॉर्ड ने कहा, जब हमने ताबूत से लाश निकाली तो ग्रैंड चांसलर का चेहरा सच में हैरान था। वो अभिनय नहीं था, उसे साफ था कि या तो कुछ गड़बड़ हो गई या हत्या की मंशा ही नहीं थी या फिर भाड़े के हत्यारे से गलती हुई। लॉर्ड ने अपने आदमी से कहा कि इस मामले की तह तक जाओ। फिर घोड़े से उतर गया। उसने देखा कि राजकुमारी अब आजाद थी। फिरामोस सोच रहा था, शायद लॉर्ड को अपनी दुल्हन को इतना टूटे हुए देखकर अजीब लग रहा है। सिर झुका हुआ, चेहरे पर मायूसी। जितनी लड़ाइयां उसने लड़ी, यह लाशों का छोटा ढेर उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन फिर भी साफ दिख रहा था कि लॉर्ड को राजकुमारी की हालत का दुख है। वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने कसम खाई थी कि वह उसे वापस लाएगा और किसी दिन यह सब पूरा चक्र पूरा करेगा। सच कहीं तो उससे राजकुमारी से पहले ही विवाह प्रस्ताव रख देना चाहिए था, तब शायद यह सारा खून खराबा टल जाता। सहायक यह सोचकर उलझन में था कि उसका मालिक एक दिन प्रेम के लिए इतना कैसे बदल सकता है। अब कहानी राजकुमारी के महल की ओर बढ़ती है। नायिका अपने कमरे में ठंड से कांप रही थी। मन में सोच रही थी, अगर अभी इतनी ठंड है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। लियाना को पहले ही पछतावा हो रहा था कि उसने गर्म कंबल छोड़ा, लेकिन सुबह हो चुकी थी और उठना ही था। उसने सोचा चेहरे पर पानी डालने से नींद और ठंड दोनों भाग जाएंगे। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, चीख निकल गई। वहाँ आधा नग्न लॉर्ड दिवाकन खड़ा था। उस बोला, क्या राजकुमारी पहले नहाना चाहती हैं? लियाना झल्लाकर बोली, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा नंगा दूल्हा मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है। लॉर्ड मुस्कुराया और बोला, तुम आधी नींद में बहुत प्यारी लग रही हो, और हाँ, अब ये मेरा बाथरूम भी है। लियाना ने सिर पकड़ लिया और हाल ही का उनका समझौता याद आ गया। बोली, माफ कीजिए, मैं आधी नींद में थी। फिर दरवाजा पटक दिया और धीरे से बड़बड़ाई, मैं कैसे भूल गई कि अब ये सब साझा है। उसने दरवाजे के पार से कहा, जाइए लॉर्ड, आराम से नहाइए, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, पर एक बात बताइए, असली तब कहाँ है? लियाना ने गहरी सांस ली और बोली, पहले था बड़ा खूबसूरत सोने की किनारी वाला, लेकिन फेल्डर ने उसे अपने बगीचे के लिए तोड़ दिया। अब वो संगमरमर के टुकड़े बगीचे की सजावट बन गए हैं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जो कुछ भी बिक सकता था ये सब बेच दिया। इतना पानी नहाने में बर्बाद करना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर रुकी, फिर पूछा, आपको मुझसे कुछ काम था मेरे स्वामी? लॉर्ड ने जवाब दिया, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे नहाना है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, कभी न कभी तुम्हारे साथ नहाकर स्वागत करना बुरा नहीं होगा। ये सुनकर नायिका दंग रह गई। दर्शक भी लॉर्ड की इस अजीब बात से हैरान रह गए होंगे। लियाना का चेहरा लाल पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि दूल्हा आखिर इस बात पर इतना अड़ा क्यों है। पल भर को उसने कल्पना कर ली कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा, लेकिन तुरंत खुद को झटका देकर उस विचार को मन से निकाल दिया। उसे खुद पर घिन आई कि उसने ये सोचा भी कैसे। फिर वो अपने कमरे की ओर भागी, बिस्तर पर गिर गई और ठान लिया कि अब से लॉर्ड के आसपास बहुत सावधान रहना होगा। आखिर गलती उसी की है। कोई इंसान इतना आकर्षक कैसे और फिर ऐसी बातें कह सकता है जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। लियाना ने खुद से कहा, अब बेवकूफी बंद करनी होगी। पहले समझना होगा कि लॉर्ड असल में चाहता क्या है। लोग बार बार कहते हैं कि लॉर्ड तिवाकिना के मन में बदले की आग है, और ये बस मजाक में नहीं कहा जाता। उसने तय किया कि उसे उस छड़ी वाले बूढ़े आदमी को फिर से ढूंढना होगा। उधर लॉर्ड और उसका सहायक दस्तावेजों में उलझे थे कि एक सैनिक भागता हुआ अंदर आया और बोला, राजकुमारी महल से निकल गई हैं। उसने बताया कि सुना है वो मंदिर गई है गरीबों में खाना बांटने। फिरामोस ने कहा, राजकुमारी कितनी मेहनती है, लेकिन पूछा उनके साथ कौन गया है। सैनिक ने बताया, सिर्फ एक शूरवीर। ये सुन गुस्से में पागल हो गया। बोला, कौन समझदार इंसान किसी को अकेले इतनी खतरनाक जगह जाने देता है? फिर गर्जा, आखिर किस मूर्ख ने उसे ऐसा करने दिया? अधीनस ने कहा, मैं क्या करता, मैं उसे रोक नहीं सकता था, और वैसे भी आपने खुद कहा था कि राजकुमारी के साथ सम्मान से पेश आना है और उन्हें किसी बात पर जोर नहीं देना है। हाँ, वही कहा था, लेकिन अब जांच करनी पड़ेगी। फिरामोस ने पूछा, क्या कम से कम कुछ सैनिक भेजे हैं? शूरवीर ने झिझकते हुए कहा, एक आदमी भेजा है और चाहे तो और भी भेज दो। फिरामोस चिल्लाया, भेजो कुछ और, कुछ भी हो सकता है। लॉर्ड ने कहा, मैं खुद चला जाता हूँ, ये कागजी काम तो वैसे भी बोरिंग है। उसका सहायक बोला, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, शूरवीर संभाल लेंगे। फिरामोस ने कहा, अभी ढेर सारे रिपोर्ट बाकी हैं और उच्च पुजारी का हत्यारा भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन लॉर्ड ने कहा, तुम संभाल लोगे। फिरामोस झल्लाया, आप सब कुछ अकेले नहीं कह सकते। लॉर्ड ने जाते जाते कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। सहायक अकेला खड़ा रह गया, सोचता हुआ कि उसका मालिक हमेशा उसे बीच में ही क्यों छोड़ देता है। पिछली बार राजकुमारी के पीछे भाग गया था और अब
कागजों का पहाड़ छोड़ गया। किसे पता था कि प्यार लॉर्ड को इतना नाटकीय बना देगा। उधर राजकुमारी मंदिर पहुंची और अपने साथी से कहा यही रुको। उसने पूछा क्या आप चाहती नहीं कि मैं बांट दूं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी बोली नहीं, मैं खुद देना चाहती हूँ, और कहा हालात पर नजर रखना, खासकर अगर सर फेल्टर के सैनिक दिखे तो। वह आदमी बोला देवी आपको शुभकामनाएं। और राजकुमारी सोचने लगी उस बूढ़े आदमी को कैसे ढूंढे। कोई नहीं जानना चाहिए कि वह उससे क्या बात करने वाली है, कम से कम जब तक सरवेरा वापस न आ जाए। कुछ देर खोजने के बाद लियाना ने उसे पा लिया, लेकिन उसने देखा कि कोई अजनबी बूढ़े आदमी को रोटी दे रहा है। शायद मंदिर के लोगों ने उसे भी खाना देना चाहा था। तभी बूढ़े ने अचानक वह रोटी फेंक दी और अपनी छड़ी से उस व्यक्ति को पीटने लगा। लियाना सह नहीं पाई और चिल्लाई रुक जाओ। फिर उसने पूछा क्या हुआ, क्यों उस पर हमला कर रहे हो, और अजनबी से भी पूछा तुमने कुछ किया क्या जिससे ये नाराज हो गया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही उस आदमी की नजर लियाना से मिली, वह बिना बोले भाग गया। लियाना ने कहा रुको और उसके पीछे दौड़ी। उसने उसका हुड पकड़कर पीछे खींचा तो उसके सिर पर गहरा खून से भरा जख्म दिखा। ये छड़ी से लगी चोट नहीं लग रही थी, बल्कि पुराना घाव था। सूखे खून से उसका माथा सख्त हो चुका था। लियाना ने पूछा ये कैसे हुआ। वह आदमी हुड वापस पहनते हुए बड़बड़ाया प्रायश्चित के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लियाना ने कहा अगर ऐसा है तो खून क्यों बहा रहे हो। उसने ठंडे स्वर में कहा प्रायश्चित में रक्त का बलिदान जरूरी है। लियाना को ये बात अजीब लगी, क्योंकि उसने किसी भी देवी देवता के बारे में ऐसा नहीं सुना था जो अपने भक्तों से खून बहाने को कहे। उसने और पूछा क्या तुमने घाव का इलाज कराया। वह चुप रहा। लियाना ने आंखें सिकोड़कर कहा किया नहीं ना। फिर बोली अब तुरंत घाव साफ करो, नहीं तो मैं मंदिर में शिकायत कर दूंगी या खुद देखने आऊंगी। लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोला। लियाना ने दोबारा पूछा तुम्हारा नाम क्या है। हवा में हल्की आवाज गूंजी क्लेमा। लियाना ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्ला, अब तुम जा सकते हो। फिर वह मुड़ी और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। अब तुम्हारी बारी है बूढ़े। अब वो सीधे मुद्दे पर आ गई थी। कई दिनों से मन में जलता सवाल आखिर पूछ ही लिया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा लॉर्ड दिवाकन आखिर किससे और क्यों नफरत करता है। बूढ़ा आदमी चुप रहा। लियाना और झुककर बोली तुम ही ने तो 2 दिन पहले ये बात कही थी, अब सब सच बताओ। कुछ देर खामोशी रही। फिर बूढ़े ने गला साफ किया और लड़की से अरासित उत्तराधिकारी के रूप में बात करने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी महारानी। वह उसका साथी था। लियाना ने पूछा क्या हुआ, और उसने हाफते हुए कहा लॉर्ड देवाकन यहाँ आ रहे हैं। लियाना के चेहरे पर सदमा और बेचैनी एक साथ उभर आए। उसे पता था कि अब ये बात फिर टल जाएगी। उसने तय किया कि लॉर्ड को इस बूढ़े के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसने अपने कमांडर को कहा लॉर्ड दिवाकन को कुछ देर रोक लो। फिर वह बाहर आई और लॉर्ड से मिलने गई। लॉर्ड ने अपनी दुल्हन को देखकर हैरानी से देखा। उसकी सुंदरता ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने बुदबुदाया मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम अब राजकुमारी जैसी नहीं लग रही। लियाना शर्मा गई और बोली ये पुराने कपड़े हैं बस इसलिए। लॉर्ड ने कहा तुम स्वाभाविक रूप से खूबसूरत हो। लियाना ने मन ही मन सोचा ये कैसी झूठी बातें कर रहा है, क्या फायदा इस तारीफ का अगर उसके दिल में सिर्फ बदला है। उसने झुंझला कर कहा बस कीजिए लॉर्ड टैकन, मैं कोई इनाम नहीं हूँ। लॉर्ड ने हाथ आगे बढ़ाया। लियाना हैरान रह गई कि वो इतना सभ्य क्यों है। उसने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं। उसने कहा सुना कि तुम महल से निकल गई हो, इसलिए सोचा दुल्हन के साथ चल लूं, पर लगता है काम तो खत्म हो गया। लियाना ने ठंडे स्वर में कहा हाँ ऐसा ही है। तब लॉर्ड ने पूछा क्या राजकुमारी अक्सर अकेली बाहर जाती है। लियाना ने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ रॉयल गार्ड का कमांडर है। लेकिन लॉर्ड ने कहा एक आदमी काफी नहीं। लियाना बोली नॉक इतनी छोटी जगह है कि पूरी सेना की जरूरत नहीं। माय लॉर्ड ने कहा कि वह असहमत है। उसने उसे याद दिलाया कि सर लिंडन ने राजकुमारी को जबरदस्ती पकड़ा था और लगभग उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। वह आदमी बोला कि अगली बार उसे बुलाया जाए। लड़की ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका होने वाला पति उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों में व्यस्त है। तब लॉर्ड ने जवाब दिया कि अब अपनी दुल्हन की सुरक्षा का ध्यान रखना और उसके साथ रहना उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। ऐसे पलों में नायिका को खास तौर पर खुशी होती थी कि उसका दूल्हा उसके प्रति कितना दयालु है। उसने पूछा कि मंदिर की मरम्मत अब शुरू होगी। लॉर्ड ने कहा कि जब नया कार्डिनल चुना जाएगा। लाइना ने मन में सोचा कि लॉर्ड बहुत चतुर है, शायद वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शादी वास्तव में हो जाए, इसीलिए वह मरम्मत के लिए जल्दी नहीं कर रहा। लेकिन अगर लॉर्ड सच में उसका भाग्य लिखा साथी होता तो वह हमेशा अपनी दुल्हन का साथ देता। लाइना ने कड़वाहट से सोचा कि तब शायद वह चैन से सांस ले पाती। वो अपने विचारों में इतनी खोई थी कि पीछे से तेजी से आती गाड़ी की आवाज तक नहीं सुन पाई। अचानक एक नाइट ने चिल्लाया कि लॉर्ड तुरंत पीछे मुड़ो। लॉर्ड तिवकन और राजकुमारी दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैरल से भरी गाड़ी उलट गई थी। वे बहुत भारी थे और इतने ज्यादा कि लुढ़कते ही राजकुमारी और लॉर्ड लगभग जड़ हो गए। भागते हुए रास्ते से हटने की कोशिश करने लगे। लॉर्ड तिवकन ने अपनी मंगेतर का नाम चिल्लाया और उसे धक्का देकर खतरे से दूर किया। जब सब शांत हुआ तो राजकुमारी होश में आई। तभी एक चीख ने उसे चौंका दिया। किसी के ऊपर बैरल गिर गए थे। उसका दिल रुक गया। लाइना को यकीन नहीं हुआ कि उसके मंगेतर को कुछ हुआ है। वह कांपते पैरों से उठी और उसे ढूंढने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। तभी एक हाथ ने उसका मुंह ढक लिया। किसी ने धीरे से कहा चुप रहो। उसे तुरंत आवाज पहचान में आई। ये लेफ्रिड था, उसका
उसका पूर्व प्रेमी, जिसने उसके कान के पास झुककर कहा कि वह नहीं चाहता कोई उसे देखे। अगले ही पल उसने नायिका को अपनी गाड़ी में धक्का दिया और ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, जल्दी चलो। लाइना हाफ गई। लेफिट पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे खुद नहीं पता वह क्या कर रहा है। उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही उससे कहा था कि वह चुपचाप गायब हो जाए। लड़की उसकी हरकत से हैरान और गुस्से में थी, लेकिन अपहरणकर्ता उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। उसने लाइना का हाथ पकड़ा और ऐसे बात करने लगा जैसे वह उसकी प्रिय हो। उसने कहा कि वह सच में खुश है, कि उसे कुछ नहीं हुआ। वह डर गया था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। उसने जोड़ा कि वह बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि वह उससे अकेले में बात कर सके, बस दोनों, बिना किसी रुकावट के। लाइना ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छोड़ा। उसने उसे पागल कहा। वह बाहर हो रही घटनाओं को लेकर घबराई हुई थी, सोच रही थी लॉर्ड तिवकन कैसा होगा। उसने उसे कहा कि बकवास बंद करे और तुरंत गाड़ी रोक दे। आखिरी पल में लॉर्ड ने खुद को बचाने की जगह दुल्हन को बचाया था। गाड़ी में खिड़की तक नहीं थी और नायिका बेचैन बैठी थी, लॉर्ड तिवकन की हालत को लेकर परेशान। बेशक उसके मन में सबसे बुरा आने लगा, लेकिन उसने खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश की। यकीन किया कि उसका मंगेतर ठीक है, पर लेफिट उसे बार बार समझा रहा था कि शांत हो जाओ। लॉर्ड तिवक बहुत पहले मर चुका है। उसने कहा अब उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं। उसने बताया कि वह बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, सब पहले से योजना बनाकर रखा था और एक दी गलती नहीं की। उसने कहा कि लॉर्ड इतने भारी बैरल के नीचे बच ही नहीं सकता। लेफिट गर्व से बोला कि उसने सब सोच रखा था। उसने अपने नाइट्स को आदेश दिया था कि अगर लॉर्ड जिंदा मिले तो उसे खत्म कर दे। राजकुमारी हैरान रह गई, उसे विश्वास नहीं हुआ। गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन लड़की जानती थी कि लेफिक झूठ बोल रहा है। लॉर्ड ने 10 साल युद्ध से तबाह इलाकों में जिंदा रहकर दिखाया था, वह ऐसे किसी मामूली हादसे में नहीं मर सकता। उसके मन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। किस्मत इतनी बेरहम नहीं हो सकती कि उसके मंगेतर को छीन ले। नायिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिल्लाया, यह झूठ है, लॉर्ड मर नहीं सकता। लाइना गुस्से से भर उठी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, निकल जाओ और फिर कभी नाका मत आना। लेफिट गुर्राया, ईमानदार बनो। तुम्हारे मेरे लिए जो जज्बात थे वो अब भी खत्म नहीं हुए। लाइना ने सख्ती से कहा, आखिरी चेतावनी, अगर तुम लौटे तो मैं खुद निपट लूंगी। शायद उसने उसकी आखिरी बात सुनी ही नहीं, क्योंकि तभी गाड़ी जोर से झटकी। लेफिट ने सामने की दीवार पर मुक्का मारा और ड्राइवर को धीमा करने के लिए चिल्लाया, लेकिन जवाब में बस हल्की कराहें आई। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी बगल की तरफ झटकी। लेफिट संभल भी नहीं पाया और राजकुमारी से टकरा गया। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और तेज धूप अंदर आई। कुछ पल के लिए लाइना की आंखें चौंधी आ गईं। उसने देखा कि सामने उसके मंगेतर की परछाई खड़ी है। उस पल उसे याद आया जब पहली बार उसने लॉर्ड को देखा था। तब टेंट के अंदर धूप पड़ी थी और उसने सोचा था कि लॉर्ड किसी बड़े खतरनाक जानवर की तरह दिखता है। तब भी उसे लगा था कि वह किसी भी पल अपने दुश्मन का गला पाड़ देगा। वही एहसास अब फिर लौट आया। अचानक लॉर्ड तिवक ने उस गिरे हुए आदमी का टखना पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वह ताकत देखकर लाइना समझ गई कि उसके मंगेतर की भावनाएं कितनी तीव्र है। किसी आदमी को इस तरह उठाकर फेंकना आसान नहीं। लॉर्ड ने लाइना से कहा कि वह गाड़ी से उतर सकती है, लेकिन वह अब तक सदमे में थी, हिली तक नहीं। लॉर्ड ने पूछा, क्या मैं तुम्हें खुद नीचे उतार दूं? वह तुरंत संभली और बोली, मैं खुद उतर सकती हूँ। तिविकन के नाइट्स ने लेफिट को पकड़ लिया, जो लाइना से गुहार लगा रहा था कि उन्हें छोड़ने का आदेश दे। मन ही मन नायिका को राहत महसूस हुई कि उसका लॉर्ड सही सलामत उसके सामने खड़ा है। इतने मानसिक संघर्ष के बाद आखिरकार उसने उसे जिंदा देखा। तभी उसने देखा कि उसके मंगेतर के शरीर से खून की एक बूंद टपकी। उसका डर फिर लौट आया। उसने कहा, ओह नहीं, मेरे लॉर्ड घायल हो गए हैं। वह उसके पास गई उसे देखने के लिए, लेकिन उसने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया और कहा, उसकी चोटें गंभीर नहीं है। उसने जल्दी से कहा, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। लेकिन लॉर्ड की आवाज में झुंझलाहट थी। क्या तुम जानना चाहती हो कि यह घाव इतने गहरे हैं कि मुझे मार सके? लाइना का चेहरा उलझन में सिकुड़ गया। लाइना ने डर और उलझन में पूछा कि उसका मंगेतर इतनी डरावनी बातें क्यों कह रहा है। तब म्योड ने उसे याद दिलाया कि जिस दिन उसने फेल्टर परिवार के नाजायज बेटे की जान बख्शने की कसम खाई थी, वह मौका वह पहले ही दे चुका था। तभी राजकुमारी को अचानक सब समझ में आया जब उस पर टहलते वक्त हमला हुआ था और वह बेहोश हो गई थी। जागने पर उसने सब संभाला था, लेकिन राजकुमारी वहाँ नहीं थी। वह भागी हुई गाड़ी के पीछे दौड़ा और अपनी मंगेतर को उसके पुराने प्रेमी के साथ पाया, और वह स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे देखकर गलतफहमी होना स्वाभाविक था। उसने हंसते हुए कहा, मेरे लॉर्ड, आप पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। लाइना ने बताया कि वह अपनी मर्जी से गाड़ी में नहीं गई थी। जब तक उन्होंने उसे घसीटकर अंदर नहीं डाला, उसे समझ ही नहीं आया था कि यह सब एक साजिश थी। लॉर्ड ने कहा कि अगर राजकुमारी सच में कहती है कि उसे कुछ पता नहीं था, तो सबकी सोच बदल जाएगी। अब तो लगता है कि फेल्टर परिवार का वह नाजायज वारिस अपने मन से ही धोखे की योजना बना रहा था। माय लॉर्ड ने अपने नाइट्स को बुलाया और कहा, उस घटिया आदमी को पकड़कर यहाँ लाओ, उसका सिर यही काट दे और उसका शव फेंक दो तथा सिर उसके परिवार को फेंट में भेज दो। अब सामने आया असली दरिंदा अपनी असली सूरत में। लाइना
को यह अंजाम बिल्कुल अप्रत्याशित लगा। वह भागकर माय लॉर्ड के पास आई और उनसे उस कैदी को न मारने की विनती करने लगी। लॉर्ड ने झुंझलाकर कहा था कि वह इसमें दखल न दे, लेकिन राजकुमारी बार बार गिड़गिड़ाती रही। तब लॉर्ड ने पूछा, क्या साइंस के लोगों के यहाँ गद्दारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? लाइना ने कहा, समस्या ये है कि फेल्टर परिवार इस सजा को माफ नहीं करेगा। वे इसे अपमान समझेंगे और वह इस टकराव से डर रही है। माय लॉर्ड ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वह हमेशा उसका साथ देगा। पर लाइना जानती थी कि मामला इतना आसान नहीं। अगर फेल्टर परिवार ने शाही परिवार पर युद्ध की घोषणा कर दी तो सारे रईस उनके पक्ष में हो जाएंगे। लॉर्ड तिवकन पीछे नहीं हटेगा, वह भयानक प्रहार करेगा, फिर राज्य बिखर जाएगा, गृह युद्ध भड़क उठेगा, साम्राज्य ढह जाएगा। उसने सोचा, पहले ही साइंस में बहुत खून बह चुका है, उसे लेफिट से रिश्ता तोड़कर लॉर्ड तिवकाना के प्रस्ताव को उसी वक्त स्वीकार कर लेना चाहिए था। उसे लॉर्ड फेल्डर को पड़ोसी राज्य से मदद मांगने नहीं देना चाहिए था। शायद तब इतने लोग न मारे जाते और हालात इतने बिगड़ते नहीं। राजकुमारी को हर महीने झूठ नहीं बोलना पड़ता, अपनी हालत और अनजाने डर को छिपाने के लिए बहाने नहीं बनाने पड़ते। उसे अपने असली एहसासों को समझने में इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह बार बार अपने मंगेतर से विनती करती रही कि उस गद्दार को छोड़ दे। उसने कहा कि वह सिर्फ बचाना चाहती है, हाँ, लेकिन इस नीच को नहीं। पर लॉर्ड ने कहा कि उसे उस पर भरोसा नहीं, वह थक चुका है उसकी बातों पर यकीन करके। वह हमेशा झूठ को सच की तरह पेश करती है और अपने वादे भूल जाती है। उसने कहा कि वह सच बोल रही है। लॉर्ड ने कहा कि उसने इतने झूठ बोले हैं कि अब उस पर विश्वास करना नामुमकिन है। लड़की बोली कि वह सब कुछ दांव पर लगा देगी, बस अगर वह उस पर यकीन कर ले। लॉर्ड ने कहा कि उसकी दुल्हन को एक बुरी आदत है, उसे लगता है कि वह पहले जैसा छल फिर दोहरा सकती है और उसे मूर्ख बना सकती है। लाइना हाफ में और बोली, माय लॉर्ड, आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरे मन में ऐसी बात भी आई होगी? माय लॉर्ड ने ठंडी आवाज में कहा, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुल्हन के मन में क्या योजनाएं थी। उसने फैसला कर लिया है कि अब वह उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। फिर उसने पूछा, तो अब भी चाहती हो मैं उस कैदी को छोड़ दूं? लड़की ने सिर हिलाया, हाँ। तब वह बोला, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा ताकि राजकुमारी आखिरकार मुझसे पीछे हट जाए। फिर उसने कहा, लेकिन इसके बदले मैं भी कुछ चाहता हूँ। उसने उसे पास खींचा और गुर्राया। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।